इस जो पीडीएफ में बनाया हूं ना तुम्हारे लिए भाई, इसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला, ऐसा मैं भी बोल सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे सेटिस्फाई हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे सेटिस्फाई नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पूरी दुनिया को तुम खुश नहीं कर सकते। जो कैमरे के पीछे बैठा हुआ है उसे मैं रियलिटी बता रहा हूँ। तुम भाई कुछ भी हो जाए, जो पढ़ाई होती है और जो मेहनत होती है भाई, जितनी मेहनत करोगे उतने मार्क्स आएंगे। ये बोलो मार्क्स और बोलो पढ़ाई, दोनों क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। बहुत सारी चीज तुम्हें एनसीईआरटी में होती है पर हमें नहीं पता रहता, तो वो चीज मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तुम्हें असली में रियलिटी पता चलेगी, हाँ एनसीईआरटी ऐसे भी हो सकती है, एनसीईआरटी में ये भी चीज पता है। मैं बता रहा हूँ ऐसा किसी ने यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया है। मैं मतलब मुझे तो नहीं मिला यार अभी तक। मैं इस वीडियो पे जो पढ़ने आए हो ना वो पढ़ो और गायब हो जाओ। ये मतलबी बन जाओ। 10th क्लास में मतलबी नहीं बनोगे, 11th क्लास में मतलबी नहीं बनोगे, 12th में बनोगे, दुनिया खा जाएगी तुम्हें। चलो फिर टाइम वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यार स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है, कंट्रोल बहुत 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 इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा हार्ड चैप्टर क्यों नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यार तुमने जो 9th में बायोलॉजी पढ़ी थी ना, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस था। जो 9th में हमने बायोलॉजी पढ़ी थी वो क्या थी, सेल्स थी, टिश्यूज थे जो मुझे दिखते ही नहीं थे। इमेजिन कैसे करूं भैया, जो दिख ही नहीं रहा मुझे, कभी मैंने देखे नहीं, मैंने चेयर कभी देखी नहीं, तो मैं कैसे, मेरे दिमाग में वो फिगर आएगी क्या कि वो चेयर ऐसे होती है, नहीं आएगी, सिंपल सी बात है ना। तो यार यही चीज इधर नहीं होने वाली। जो 10th की बायोलॉजी है ना वो बहुत बहुत ज्यादा सिंपल होने वाली है। क्यों? क्योंकि तुम इसमें देखो, अभी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तुम्हारे सबसे पहले क्या बना हुआ है, इधर हमारा, इधर बना हुआ है दिमाग। और दिमाग तुमने देखा तो नहीं है पर हाँ महसूस किया है कि हाँ इधर होता है दिमाग, है ना, सिंपल। मतलब मैं सेल बोलूं, सेल तो महसूस नहीं कर सकते पर दिमाग महसूस किया जा सकता है। तो दिमाग के बारे में बहुत सारा चीज पता चलेगा, है ना, पूरी बेसिकली पूरा ब्रेन पता चल जाएगा। प्लांट्स में कैसे चीजें होती हैं, वो कैसे चीजों को कंट्रोल करते हैं, इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट के फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अभी तुम्हें पता चलेगा कि भाई बाहर वीडियो कुछ और चल रही होती है, फिर मैं गाने चल रहे होते पार्टी के, और उससे मैं इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ, मैं घर में नाचने लग जाता हूँ, है ना। तो इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अपने आसपास के जो दोस्त हैं, यार हैं, अंकल आंटी हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे फ़ोन करके अच्छा बेटा 10th में पहुंच गए हो, अब क्या कर रहे हो, तो ऐसे बहुत सारे इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है। तो इन्वायरमेंट में भी कुछ चेंजेस करते हैं, उसकी वजह से चेंजेस आते हैं, रिस्पॉन्ड होता है, एक्शन होता है, रिएक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में होने वाली हैं। तो ये हमारा पहला पेज है। इसमें होने क्या वाला है यार, देख लो पहले पेज में ही तुम्हें कुछ ना कुछ तो दिख ही गया होगा भैया ने क्या कर रखा है। सबसे बात आती है कंट्रोल, मतलब सबको पता है, चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए, नाम का मतलब पता होना चाहिए। तो दूसरा आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल मतलब आपको पता था, कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, तुमने सुना होगा, ग्रुप एक्टिविटी होती है, हम लोग कोऑर्डिनेट करके चल रहे होते हैं। ऐसे हमारे बॉडी में तुमने पता है, तुम्हारे अंदर स्टोमक है, तुम्हारे अंदर स्किन है, तुम्हारे अंदर नोज है, तुम्हारे अंदर क्या बोलते हैं, टंग है, तुम्हारे अंदर ही भैया, भैया के अंदर भी है, भैया कहीं दूसरे प्लेनेट से नहीं आए हैं, है ना। तो वो सारे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, तभी आज हम लोग जी पा रहे हैं, है ना, मस्त। तो ये चीज, इसी को मैंने एक लैंग्वेज में बता दी। इन केस कोऑर्डिनेशन की कहीं तुम्हें डेफिनेशन नहीं मिलने वाली एनसीईआरटी में कि कोऑर्डिनेशन ये होता है, तो मैंने क्या किया है तुम्हारे लिए, इधर एक डेफिनेशन दे दी। तो वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन, जो हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन है ना, अभी याद करते चलो, वीडियो के साथ साथ याद हो जाएगा। जिसे बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं आती है उसी को याद नहीं होगा, जिसे सिंपल इंग्लिश आती है, हाँ ऐसा ऐसा समझ आ जाता है, उसे याद हो जाएगा। उसने बोला वर्किंग टुगेदर विद द वेरियस ऑर्गन ऑफ अ लिविंग ऑर्गन्स, किसी भी लिविंग ऑर्गन्स के बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक साथ काम करने लग जाए इन अ सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड एंड इफिशिएंट वे। एक सिस्टमैटिक और बोलो कंट्रोल्ड और बोलो इफिशिएंट वे में, टू प्रोड्यूस प्रॉपर रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुली। अब स्टिमुली क्या होता है भाई, ये होता है कोई चेंज। अगर तुम्हारे अंदर कोई ना कोई चेंज आता है तो उसके रिस्पॉन्स आएगा, जाहिर सी बात है एक प्रॉपर रिस्पॉन्स होना चाहिए। अगर तुम्हें जो बुखार हुआ है तो तुम्हारी बॉडी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड तो करेगी उसका, है ना। तो तुम्हारे अंदर वायरस गया है तो वायरस क्या होगा, चेंज होगा। अब उसका जो रिस्पॉन्ड आ रहा होगा बॉडी, तुम्हें बुखार हो जा रहा है, तुम्हें जुकाम हो जा रहा है, तो ये सारा क्या है, रिस्पॉन्ड है बॉडी का। फिर तुम उसके लिए क्या करते हो, मेडिसिन टेक करते हो। तो बेसिकली यही है हमारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मेरे हिसाब से क्लियर होगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, आप खुद भी पढ़ सकते हो। अच्छा ये पीडीएफ भैया आप कहाँ दोगे, आप दोगे कि नहीं दोगे, तो मिलेगी भाई, ये पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पे, हाँ, या तो वेबसाइट पे। तो वेबसाइट पे अगर मैं अपलोड कर दूंगा तो वेबसाइट की लिंक भी डाल दूंगा। अगर मैंने क्या किया, टेलीग्राम पे दे दिया, तो टेलीग्राम से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जाके चैनल ज्वाइन कर लो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आओ, इन द प्रीवियस चैप्टर हमने कुछ पहले पढ़ा हुआ है। बेसिकली मैंने देखो इधर आपके लिए कंक्लूजन दे दिया है। इस चैप्टर में, इस पैराग्राफ में आपको क्या मिलने वाला है यार, दो टाइप के मूवमेंट की बात होने वाली है। एक बात होनी है ग्रोथ की और दूसरी होनी है नॉर्मल मूवमेंट, जो हम लोग ये मोशन कर रहे हैं, ऐसे मजे मार रहे हैं ना, ये जो मोशन हो रहा है ये सारा क्या है, ये हमारा एक मूवमेंट हो गया। एक जो ग्रोथ वाली मूवमेंट होती है, जैसे मैं इतना बड़ा हो गया, अपने आप तो नहीं हुआ, ग्रोथ हुई होगी मेरी। प्लांट इतना बड़ा हो जाता है, कैसे बड़ा हो जाता है, अपने आप थोड़ी होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो वो एक ग्रोथ होता है। प्लांट की ग्रोथ हो गई या रनिंग चुइंग हो गया ना,
ये सारी बात की हुई है। तो मैं लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा आपको, जैसे मैं ट्यूशन में पढ़ाता हूँ, अपने बैच में पढ़ाता हूँ, वैसे मैं आपको भी पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो इन प्रीवियस चैप्टर हमने क्या देखा हुआ है, वी लुक एट द लाइफ प्रोसेसेस के बारे में हमने देखा था। न्यूट्रिशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये सारे हमने पढ़े थे। तो इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस फंक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिम्स, वो हमारे क्या करते हैं, कुछ खराब हो जाता है तो उसे मेंटेन भी करते हैं, रिपेयर भी करते हैं, एक्सक्रीशन भी पढ़ा था हमने ना। ये सारा क्या थे, लाइफ प्रोसेस थे हमारे। देयर वी हैड स्टार्टेड विद द नोशन ऑफ द ऑल वी हैव। तो इधर जो हमने पहले पढ़ रखा है उसी के बारे में थोड़ा बहुत आगे चीजें चल रही होंगी। दैट इफ वी सी समथिंग मूविंग इट इज अलाइव। अगर कोई चीज चल रही है, पंखा चल रहा होता है तो क्या वो मूव कर रहा है? मेरा ये पेंसिल ऐसे मूव कर रही है ना, ये क्या है, मूव कर रही है, तो क्या ये जिंदी है? नहीं भाई, जिंदा नहीं है ना। ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो सम ऑफ दिस मूवमेंट आर फैक्ट द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। तो कुछ मूवमेंट इस तरीके से होते हैं जो ग्रोथ की वजह से होते हैं। जैसे इन प्लांट, एज इन प्लांट में तुम देखोगे तो ग्रोथ की वजह से होता है। सीड में देखोगे तो सीड जनरेट करके ग्रो होता है, जनरेट बेसिकली, जिसे जनरेट मतलब नहीं पता क्या। देखो मैं इस लेक्चर्स में ना, पूरे टॉपिक्स में, या जब भी मैं पढ़ाऊंगा, मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि सामने वाले को कुछ नहीं आता। तो मैं यही बोलूंगा, अगर तुमने चैप्टर पढ़ लिया है, बस रिवाइज कर रहे हो तो स्पीड ज्यादा करके देख लेना। ठीक है। एक ये एडवाइस है, फॉलो कर सकते हो, मर्जी आपकी है। आ जाओ। तो वी कैन सी दैट द सीडलिंग मूव ओवर द कोर्स ऑफ द फ्यू डेज। सीडलिंग क्या होती है, कुछ दिन में तुम देखते हो धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। इट पुश द सॉइल, सॉइल हटाती है और क्या करेगी, बाहर आ जाएगी, है ना। ऐसे तुम भी एक दिन क्या होगा, दुनिया के बाहर आओगे और एक नायाब राजा बन पाओगे, है ना। बट इफ द ग्रोथ ऑफ विल बी स्टॉप, दिस मूवमेंट वुड बी नॉट हैपन। अगर एक ग्रोथ रुक गई तो जाहिर सी बात है ये मूवमेंट नहीं हो पाएगी, जो ग्रोथ वाली मूवमेंट हो रही थी वो नहीं हो पाएगी। सम मूवमेंट एज इन एनिमल, एनिमल में देखोगे, कुछ प्लांट में देखोगे, दे आर नॉट कनेक्टेड विद द ग्रोथ, है ना। जैसे एग्जांपल उसने दे दिया, एक कैट रनिंग, एक कैट रनिंग, आप कैट रनिंग बोलो यार, है ना। या बोलो चिल्ड्रन खेल रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं, वो स्विंग वाला झूला आपने झूला होगा, है ना। फिर वो ऊपर से नीचे आते हैं तो पेट में भी कुछ अजीब होता है ना। वो सारा तुमने देखा होगा। बेफेलो क्या कर रही है, च्यूइंग कर रही है। वो कभी तुमने देखा होगा, अगर तुमने वो क्या बोलते हैं, हार्बीवोरस एनिमल्स के बारे में पढ़ा होगा तो क्या हुआ उधर, वो लोग जल्दी जल्दी चीज़ों को खा लेते हैं और सेफर प्लेस में जाके क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, मुंह में दोबारा खाना लाते हैं। उनके 4 पार्ट होते हैं स्टोमक के। ये सारी चीज़ जैसे 8th की है, उसमें पढ़ाया जाता है। आपने नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, मैं जो बता रहा हूँ सुन लो, बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। बेसिकली वो उन नेचर ने इस तरीके से डिजाइन कर दिया है कि वो लोग जल्दी जल्दी खा लेते हैं और सेफर प्लेस में जाते हैं। सेफर प्लेस में जाके फिर से वो उनका खाना, जो उनका पहला वाला, हमारा क्या होता है, 4 कंपार्टमेंट होते हैं उनके किसमें, स्टोमक में। तो पहले वाले खाने में रखते हैं, रुमिनेंट्स बोलते हैं उसे, फिर दोबारा मुंह में लाते हैं, तो मुंह में चुई करके फिर से दोबारा पचा के लेके जाते हैं। ऐसा कुछ हो रहा होता है। तो कटिंग कर रही है, तो इन सब मूवमेंट में क्या हो रहा है, ये सब ग्रोथ की वजह से नहीं हो पा रहे, है ना। उसने बोला है दीज आर नॉट मूवमेंट कॉज बाई ग्रोथ, ये ग्रोथ की वजह से नहीं है। तो इधर मैंने क्या देखा, एक तो मूवमेंट किसकी वजह से, रिजल्ट इन ग्रोथ की वजह से हो रही है, और दूसरी जो ग्रोथ की वजह से नहीं हो रही थी। यही मैंने इधर कंक्लूजन कर दिया है। तो ये छोटी छोटी चीज तुम्हें इस पीडीएफ में मिलने वाली है, जिसकी वजह से एक बार तुम्हें टाइम लगाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, पर अगली बार ये जो टाइम लगेगा ना, वो मैं बोल रहा हूँ, पहले अगर 2 घंटा लगा था तो 1.5 घंटे लगेंगे, फिर उसके अगले बार में आधे घंटे में तुम इसे कवर कर रहे होगे। तो ये एक मतलब बहुत अच्छी चीज तुम्हें मिलने वाली है इस पीडीएफ में। और जब मैं पढ़ा दूंगा तो फिर तो याद रखने की मेरे हिसाब से जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर अभी आप ध्यान से पढ़ रहे होगे तो व्हाई डू वी एसोसिएटेड सच विजुअल मूवमेंट विद लाइफ। हम लोग ऐसा क्यों कर लेते हैं कि कोई मूवमेंट हो रही है तो उसे लाइफ से जोड़ लेते हैं। क्यों भाई, लाइफ से क्यों जोड़ते हो आप? पॉसिबल आंसर इज दैट वी थिंक मूवमेंट एज रिस्पॉन्ड, मूवमेंट किसी ना किसी चीज का रिस्पॉन्स है टू चेंज इन द एनवायरमेंट ऑफ द ऑर्गेन्स। तो ऑर्गेन्स के एनवायरमेंट में कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा, तभी मैंने कोई ना कोई मूवमेंट शो की होगी। जैसे अभी तुम शांति से बैठ के वीडियो देख रहे हो और साइड में मम्मी आ जाए या पापा दरवाजे पे बेल बजाए, तो तुम्हारी हिम्मत, मतलब हो सकता है कुछ बच्चों की, वो डर जाएंगे, भाई पापा आ गए, अब मोबाइल देखेंगे, मोबाइल से पढ़ रहा हूँ बस, फिर उसके बाद सुनाएंगे, थोड़े से लेक्चर सुनना पड़ेंगे, तो तुम क्या करोगे, तुरंत मोबाइल चार्ज पे लगा दोगे और अपना पढ़ने बैठ जाओगे बुक से। ज्यादातर ऐसा हो जाएगा, है ना। मे भी नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये क्या है, तुमने एनवायरनमेंट में जो चेंज हुआ, पापा के आने की वजह से तुम्हारे अंदर जो चेंज आया, यही क्या है, रिस्पॉन्स है ना। तुम रिस्पॉन्स दे रहे हो। तो कैट में भी जैसे कैट रन कर रही थी, हो सकता है वो उसे चूहा दिख गया होगा, चूहे के लिए रन कर रही होगी, है ना। नॉट ओनली दैट, वी ऑल्सो थिंक द मूवमेंट एज एन अटेम्प्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिम्स टू यूज द चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट। अब जरूरी नहीं है ना मैं मूवमेंट कर रहा हूँ तो ऐसे ही अपने फायदे के लिए भी तो कर सकता हूँ मैं मूवमेंट। एक जगह से दूसरी जगह चला जाता हूँ, भाई दिल्ली में मजा नहीं आ रहा, मैं जाऊंगा मनाली, है ना, शिमला जाऊंगा, बिल्कुल बर्फीले हुए इलाके में मजे करके आऊंगा, तो ऐसा भी हो सकता है। तो प्लांट ग्रो आउट इनटू द सनशाइन, है ना, जाहिर सी बात है प्लांट सनशाइन में ग्रो होते हैं अच्छा खासा। चिल्ड्रन मजा आता है उन्हें स्विंगिंग करते हुए, बफेलो को, अब देखो उसने बताया है chew cud to help break up the food so as to be able to digest it better, अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए। यार इधर लैंग्वेज लिखी हुई है तो कुछ समझाने वाला मेरे हिसाब से है नहीं। तो when the bright light focus on the eye we touch the hot object,
हम लोग के आंख में जब ब्राइट लाइट पड़ती है तो क्या होता है, तुम्हारी पीपल छोटी हो जाती है। कहाँ पढ़ोगे भैया, हम पढ़ेंगे कौन से चैप्टर में, ह्यूमन आई वाले चैप्टर में तुम लोग पढ़ रहे होगे, है ना। उसमें तुम्हें पीपल का फंक्शन पता चलेगा, पीपल का काम करता है, इसका क्या काम होता है ना। फिर तो तुम्हें पता चलता है, जब भी ब्राइट लाइट हम लोग सुना होगा तुमने कि हम लोग जब अगर नहीं भी सुना तो तुमने वो देखा होगा, तोता देखा होगा ना, बेसिकली पैरेट देखा होगा, उसमें टॉर्च मारते हैं तो उसकी क्या हो जाती है, वो छोटी हो जाती है। बेसिकली वो पीपल क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। छोटी हो जाएगी तो लाइट अंदर कम जाएगी। तो ऐसा हम लोग के साथ भी होता है, जब डार्क एरिया से लाइट एरिया में जाते हैं तो हमारी जो पीपल होती है वो छोटी हो जाती है, और लाइट एरिया से डार्क एरिया में आते हैं तो पीपल बड़ी हो जाती है कि ज्यादा लाइट अंदर जा पाए। तो वही चीज उधर भी मूवमेंट हो रही है। फिर उसने बोला है अगर तुमने कोई हॉट ऑब्जेक्ट छू दिया तो जाहिर सी बात है उसे पकड़ के तो रखोगे नहीं, कोई ना कोई सिग्नल्स होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना जो हमें कंट्रोल करेगा, फिर हम लोग हाथ हटाएंगे, कोऑर्डिनेट करेगा। तो वही सारी चीज इधर डिस्कस करने वाले हैं। आपने अगर चैप्टर क्या कर लिया है, स्कूल में पढ़ लिया है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा इधर आप 2x वीडियो में देख लो, आपको बेसिकली लाइन टू लाइन समझ आ जाएगा। क्योंकि जरूरी नहीं स्कूल के टीचर भी कुछ आजकल क्या हो गया, डिजिटल बोर्ड हर स्कूल में आ चुका है। ज्यादातर जो अच्छे स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उसमें तो वो लोग क्या करते हैं, पीडीएफ बना के लाती है टीचर और पढ़ा देती है। तो यार उसमें मैं बोलूंगा सब चीज कवर नहीं होती, डिपेंड करता है स्कूल ऑन स्कूल। कुछ स्कूल अच्छे होते हैं, उसमें सारी टीचर अच्छे लेवल की टीचर होती है, तो वो अच्छी चीजें भी पढ़ा रही होती हैं। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। क्या नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोल रहा है, वी माइट थिंक अ बिट मोर अबाउट दिस, it become apparent that all these movement respond to the environment। तो environment में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड होता है, उसी की वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं और केयरफुली कंट्रोल भी की जाती है। ईच काइंड ऑफ चेंजेस इन द एनवायरमेंट इन्वोक द अप्रोप्रिएट मूवमेंट इन रिस्पॉन्ड। अब जिस तरीके से चेंज होगी, जाहिर सी बात है मुझे ठंडा ऑब्जेक्ट मिलेगा तो उसे भी कहीं और मैं उसमें रिस्पॉन्ड ही नहीं करूंगा, मजा आ रहा है मुझे, गर्मी में ठंडा मिलेगा तो वही, अगर मैंने कोई गर्म ऑब्जेक्ट छू लिया तो अलग चीजें होंगी, अलग रिस्पॉन्ड होगा। तो जाहिर सी बात है अलग अलग चीजें का अलग अलग रिस्पॉन्ड तुम दे रहे होगे, है ना। जैसे मम्मी का किसी को डर ही नहीं होता, मम्मी आ गई कोई बात नहीं, मम्मी तो है। वही पापा आते हैं पापा, फिर तो रिस्पॉन्ड इतना तेज होता है क्या बताऊं मैं, है ना। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द टू आवर फ्रेंड इन क्लास वी विस्पर, छोटा सा धीरे से, वो टीचर सुन लेंगी, भाई लंच में क्या लाया, ओ भाई बोलेगा कि नहीं भाई मैं तो कुछ नहीं लाया, मैं दूसरे का खाऊंगा। तो ऐसा करके तुम बोलते हो, क्यों बोलते हो, क्योंकि तेज थोड़ी बोलोगे उधर चिल्ला के हाँ भाई क्या लाया है, ऐसा तो नहीं बोलोगे। तो क्लियरली द मूवमेंट टू बी मेड डिपेंड ऑन द इवेंट ऑफ इवन द एंड इज ट्रिगरिंग इट। तो उस समय पे क्या चीज है उसके हिसाब से तुम रिस्पॉन्ड कर रहे होगे। और देयरफॉर सच अ कंट्रोल मूवमेंट मस्ट बी कनेक्टेड टू द रिकग्नाइजेशन ऑफ द वेरियस इवेंट इन द एनवायरमेंट फॉलो। यार लैंग्वेज भरी पड़ी, छोड़ दो, कहीं नहीं पूछने वाला कोई। आ जाओ, मैंने जो हाईलाइट करा है वो पढ़ो। अगर मैं बोलूँ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स यूज सिस्टम प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो कुछ ना कुछ तो वो लोग कर रहे होंगे, है ना, कुछ ना कुछ का सिस्टम यूज कर रहे होंगे। भाई एलवेज भाई का सिस्टम नहीं है ना, ये कोई इन्हीं का सिस्टम होगा जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, वो प्रोवाइड कर रहा होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तभी हम लोग कर पा रहे होंगे। अगर मेरे जीभ कोऑर्डिनेट नहीं करेगी मेरे दिमाग के साथ तो मैं अभी तुम्हें कुछ और बोलूंगा। सिंपल सी बात है ना, दिमाग से कुछ निकल रहा है, वही चीज मेरे जीभ या बोलो मुंह मुझे बोलने के लिए बोल रहा है। तो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स स्पेशलाइज्ड टिश्यू होती है जो इस चीज को कर रही होती है, आर यूज्ड टू प्रोवाइड दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी। तो सिंपल अगर मैं बोलूं कंक्लूजन, या देखो मैं लैंग्वेज, यही चीज ना बच्चा बोर हो जाता है। बच्चा बोर कहाँ होता है यार, चीजें लैंग्वेज चल रही होती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अगले टॉपिक से मेन चीजें समझाने की। आपको नहीं समझ आएगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में डाउन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट प्रोबेबली ऐसा कुछ होगा नहीं जो आपको समझ ना आए। अगर आपको बेसिक इंग्लिश समझ आती है तो आपको समझ आ जाएगा, जो मेन है वो मैं समझाऊंगा, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था 15 मिनट वीडियो में रुक जाओ। तो मैं बताने वाला हूं कि ऐसे ही नहीं चलने वाली चीजें, ऐसे बहुत लंबी हो जाएंगी, बहुत लंबे लेक्चर तुम नहीं देख पाओगे, ना मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगा सारे चैप्टर्स। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अगर मेरा समझा तो मैंने कंट्रोल समझ लिया, उसके बाद कंक्लूजन दे रहा हूँ। बेसिकली मैं कंट्रोल समझ लिया, उसके बाद कोऑर्डिनेशन समझ लिया, कोऑर्डिनेशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन समझ ली। फिर मैंने देखा टाइप ऑफ मूवमेंट होती है, टाइप ऑफ मूवमेंट भी मैंने देखा, एक ग्रोथ मूवमेंट होती है, एक नॉर्मल मूवमेंट, कोई भी हैंड मूवमेंट हो सकता है, गेस्चर मूवमेंट हो सकता है, कुछ भी बोल सकते हो ना। कुछ चीजें होती हैं जो हमारी एनवायरनमेंट के लिए हम लोग रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आता है, स्टिमुली होता है, तब हम लोग कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे होते हैं। अब इस चेंज को, अब ऐसा तो नहीं है हॉट ऑब्जेक्ट छूता हूं तो क्या होता है, हाथ हटाता हूं, तो कोई ना कोई तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर ही रहा होगा ना भाई। मेरा हाथ कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट कर रहा होगा मेरे दिमाग से, जो भी बोलो इधर से कुछ चीजें तो होंगी, सारी चीजें पता चलेंगी। तो वही एक चीज और याद रखनी है तुम्हें, क्या चीज है, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के पास एक सिस्टम होता है जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। दूसरी बात, कोई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स है तो उनके पास स्पेशलाइज्ड टिश्यू होती है जो प्रोवाइड कर रही होती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी। मैं इस वीडियो को इधर ही खत्म कर रहा हूँ, है ना। ये पहला पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट है। नेक्स्ट टॉपिक वाइज चलेंगे हम लोग। टॉपिक वाइज मतलब बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, एनिमल्स एंड द नर्वस सिस्टम है। तो एनिमल्स एंड नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे होंगे हम लोग, और मजा आने वाला है। बहुत जल्दी ही आपको नेक्स्ट लेक्चर मिल जाएगा।
प्लेलिस्ट में बना दूंगा, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग इसे 2x पे देखना। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करो 2x पे देखने की, क्योंकि दुनिया बहुत तेज है। आप लोग तेज नहीं बनोगे तो आप लोग पीछे रह जाओगे, क्योंकि अभी आप लोग दुनिया में निकले ही नहीं हो, है ना। बहुत सारे बच्चे एक बार प्लान कर चुके होते हैं, बहुत सारे नहीं करते हैं। बहुत सारी रियलिटी बातें करनी है यार, किसी दिन लाइव आएंगे, मजे करेंगे, बात करेंगे, अगर आप लोग का साथ रहा तो। चलो फिर खत्म करता हूँ लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय। जो हमारा टॉपिक है 6.1, यार हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा ये जो 6.1 है इसके 4 सब टॉपिक भी हैं वो सारे कवर करने के लिए। आज हम लोग नर्वस सिस्टम का बेसिकली न्यूरॉन्स पढ़ लेंगे, सारा उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शंस क्या है, सारा चीज़ कवर करेंगे। बात आती है दूसरी चीज़, ब्रेन वाला कवर करेंगे, और 2 सब टॉपिक है छोटे छोटे, वो भी कवर करेंगे। तो हो सकता है लंबी वीडियो हो जाए, मोस्ट प्रोबेबली लंबी होगी ही होगी। तो अपने लिए प्रिपेयर हो जाना, कॉपी पेन ले आना, नहीं लेना तो एनसीईआरटी बुक तो जरूर ले लेना। भैया ने जैसे ये एनसीईआरटी बुक डिज़ाइन की है, या बोलो इस पे ऊपर एडिट की है, वो नोट कर सकते हो तो नोट कर लेना, या तो मैं पीडीएफ तो तुम्हें टेलीग्राम पे दूंगा, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लो, उधर से डाउनलोड कर लेना, फिर आराम से बैठ के आराम से लिख लेना। और मैं बोलूँगा साथ साथ में लिख सकते हो तो साथ साथ में लिख लो, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो चुका है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है भाई, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेसिकली लेक्चर क्या है ना, टॉपिक क्या होने वाला है, एनिमल नर्वस सिस्टम पढ़ने वाले हैं। पहले टॉपिक में क्या डिस्कस किया था, जिसने नहीं देखा जाके देखो, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, टाइम वेस्ट होगा। बात आती है इन एनिमल्स सच जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो कौन प्रोवाइड करता है भाई, नर्वस और बोलो मस्कुलर टिश्यू प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अभी नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू भैया हमने पढ़ चुका है, कहाँ पढ़ा है, क्लास 9 में। अब भैया मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत है क्या, मुझे नहीं याद है यार। वो एपिथेलियल टिश्यू होती थी, वो स्पिंडल शेप होती थी, फिर हमारे बहुत सारे स्क्वायर करके हमारी टिश्यू तुमने देखी होंगी, मतलब तुम्हें याद नहीं है। बेसिकली तुम बोलो भैया मुझे याद नहीं, मुझे एनसीईआरटी उठानी पड़ेगी क्या 9th की, मैं बोलूँगा 1% भी जरूरत नहीं है ना। तुमने अगर ये नर्वस टिश्यू और टिश्यू वाला जो चैप्टर्स हमारा 6 चैप्टर है, कहाँ पे 9th में टिश्यू वाला, वो तुमने सही से नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इधर उसकी जरूरत नहीं पढ़ने वाली, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा क्या, बिल्कुल ही नहीं पढ़ने वाली। तो तुम ये मत सोचो कि मैंने 9th का क्लास वायरस टिश्यू वाला चैप्टर नहीं पढ़ा तो मुझे समझ आएगा पूरी तरीके से समझ आएगा। आ जाओ समझते हैं। अब मान लो टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, ये देखो भैया ने तो मान लो क्या किया है, थोड़ी देर रुक जाओ, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इन अर्जेंट इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। जाहिर सी बात है यार, अगर तुम कोई गर्म ऑब्जेक्ट छुओगे और तुम्हें मजा नहीं आएगा क्या, मजा आएगा, है ना, मजा आ जाएगा। फिर तुम क्या करोगे, हाथ हटाओगे, यार ये कैसे हो गया, कोई ना कोई तो मुझे कंट्रोल कर रहा होगा, और कोई ना कोई तो बीच में होगा जो मुझे क्या कर रहा होगा, कोऑर्डिनेट कर रहा होगा कि बेटा ऐसे कर, तभी तुम हाथ हटाते हो। तो बेसिकली पूरा चैप्टर ही इसी पे डिटेल में मतलब उसी के बेस पे ही है, तो वही पढ़ने वाले हैं। तो इधर होता क्या है यार, हम लोग क्या करते हैं, वी नीड टू डिटेक्ट इट, हमें जाहिर सी बात है उसे डिटेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। डिटेक्ट किया गर्म है, फिर हम लोग रिस्पॉन्स देंगे हाथ हटा के। तो हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। तो हम लोग को कैसे डिटेक्ट होता है, हम लोग कैसे पहचान पाते हैं, हम लोग क्या जादू शक्ति है क्या, नहीं भाई जादू शक्ति नहीं है। हमारे बॉडी में एक चीज़ होती है, क्या बोलते हैं उसे, बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। ये न्यूरॉन बहुत स्पेशल चीज़ है जो हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है, फंक्शन करवाता है। बेसिकली हम लोग गर्म ऑब्जेक्ट छू लेते हैं, या जो हम मतलब जो भी तुम कर रहे हो, मैं ये हाथ भी हिला पा रहा हूँ तो ये न्यूरॉन्स की वजह से। मैं अगर सोचूंगा नहीं तो मेरे दिमाग तक सिग्नल नहीं जाएंगे, मेरा दिमाग उसे प्रोसेस नहीं करेगा तो मैं चीज़ें नहीं कर पाऊंगा। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो याद रखता हूँ, सब चीज़ कहीं ना कहीं बेसिस होती है, किसके बेसिस पे, न्यूरॉन के बेसिस पे। अब न्यूरॉन का बेसिकली मैं स्ट्रक्चर बोलो भैया याद रखना जरूरी है, बिल्कुल याद रखना जरूरी है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तुम्हें पता होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है ना। इसके कुछ पार्ट्स हैं, उसको मैं डिटेल में बता रहा हूँ भाई। देखो मैं क्या ऐड कर रखा है, या आप अपनी बुक में भी ऐड कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से लिख लो। और हाईलाइट वाइलाइट जरूरी नहीं है, पर लिख लो, पेंसिल से लिखा तो होना चाहिए तुम्हारी बुक में। तो न्यूरॉन्स बेसिकली होता क्या है, ये लॉन्गेस्ट सेल है हमारी ह्यूमन बॉडी का, ये हमें पता रहना चाहिए। बात आती है फंक्शन की, तो कंडक्टिंग द इन्फॉर्मेशन थ्रू द इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ये क्या करता है, इसमें से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स फिर दूसरे वाले न्यूरॉन में जाएंगी, ऐसे पास करते करते हमारे दिमाग तक पहुंचती हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होती है फ्रॉम वन पार्ट टू द दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी में लेके जाती है। तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन को कंडक्ट करने का एक रास्ता होता है, जो क्या होता है, जो कौन करवाता है, वो हमारा न्यूरॉन हमसे करवा रहा होता है। तो न्यूरॉन क्या होता है, थोड़ा बहुत पता चल गया होगा, उसका फंक्शन क्या होता है वो पता चल गया होगा। तो अगर इसका पार्ट बोला जाए तो इसमें होता है भाई सेल बॉडी, एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है डेंड्राइट, एक होता है एक्सॉन, और हमारा नर्व एंडिंग्स होती है। तो भैया ने थोड़ा सा डिफाइन कर दिया है। डेंड्राइट का काम क्या होता है, डेंड्राइट का हमारा काम होता है रिसीव एंड ट्रांसमिट द स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है, चेंज। तो बेसिकली अगर तुमने गर्म ऑब्जेक्ट छुआ होगा ना, तो ये डेंड्राइट होंगे, तो तुम्हारे क्या होंगे, डेंड्राइट होंगे। ये डेंड्राइट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे रिसेप्टर में प्रेजेंट होते हैं। अब ये भैया रिसेप्टर क्या होता है, थोड़ा सा इधर आ जाओ पढ़ लेते हैं। तो ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल। तो हमारी कुछ नर्व सेल्स होती हैं, स्पेशलाइज्ड टिप्स होती हैं उनकी, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चेंज होती है उसे डिटेक्ट करने के लिए हेल्प कर रहा होता है।
सिंपल सी बात है। तो दीज रिसेप्टर आर यूजली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन। और सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं भाई? इनर ईयर हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया, ये सब हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं। तो गैस्ट्री रिसेप्टर किसे कहा जाता है? जो टेस्ट को बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, इधर लिख दिया है। गैस्ट्री रिसेप्टर क्या होता है? जो हमें टेस्ट डिटेक्ट करके बताता है। बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ये हमारे टंग में प्रेजेंट होगा। वही ऑल फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ होगा भाई? हमें स्मेल बताता है। तो साइज रहता है, स्मेल बताता है, तो कहाँ प्रेजेंट होगा? नोज में प्रेजेंट होगा। भैया इसके अलावा भी कुछ है? हाँ भैया, ये बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं। देखो ये क्या होता है, एक और होता है हमारा फोटो रिसेप्टर। फोटो मतलब क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, लाइट, याद आ रहा होगा। फोटो मतलब हमने पढ़ा था लाइट। तो फोटो रिसेप्टर मतलब जो हमारी आंख करती है वो लाइट को डिटेक्ट करती है। लाइट इन द सेंस मतलब रोशनी को डिटेक्ट करती है। फिर फोनो रिसेप्टर होता है। फोनो रिसेप्टर कहाँ पे होता है? हमारे इनर ईयर में होता है। जो इनर ईयर है ना, तो हमारे बुक में सिर्फ 2 चीजें दे रखी हैं, कुछ चीजें और है जो हमें पता होना चाहिए, वो भैया ने आपके लिए इधर ऐड कर दिया है। ये छोटी छोटी चीज तुम्हें इस पीडीएफ में मिलने वाली है, जो बहुत सारे लोग नहीं देते। और हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक अलग से रेफरेंस बुक उठाते हैं, फिर उसमें से पढ़ते हैं, फिर नोट्स बनाते हैं। तो भैया ने क्या किया है, आपका टाइम बचाने के लिए यार इसी में सारी चीज ऐड कर दी है। और मोस्ट प्रोबेबली इस पीडीएफ से बाहर कुछ नहीं जाने वाला। इस पीडीएफ को अगर अच्छे से पढ़ लिया तो सारे क्वेश्चन मैं बोलूंगा 80% क्वेश्चन तो तुम आराम से अटेम्प्ट करोगे। मैं ये नहीं बोलता भाई दूसरे बच्चों की तरह, दूसरे लोगों की तरह ना, कि भाई तुम 98-100% कर लोगे। झूठ किस लिए कहना। तुम्हें कहीं ना कहीं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। सिर्फ एनसीईआरटी से तुम टॉपर नहीं बन पाओगे, ये 102% है। बहुत सारे टॉपर निकल के आते हैं, बोलते हैं वो, पर असलियत वो नहीं होती। वो कहीं ना कुछ रेफरेंस बुक या कहीं ना कहीं उनकी कोचिंग में कोई मटेरियल दिया जा रहा होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं ऐड किया गया होगा चीज़ें, तब वो कर पाते हैं। ठीक है, सिंपल एनसीईआरटी किसी ने पढ़ ली और फोड़ लिया तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, बात आती है फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर कहाँ होते हैं? हमारे इनर ईयर में होते हैं भाई। टच और थर्मो रिसेप्टर, टच बेसिकली हम लोग टच करते हैं तो हमें फील होता है, वो क्या होता है? स्किन। तो हमारे स्किन भी एक तरह का रिसेप्टर है, और यही तो हमारी क्या करती है? सेंस करती है। अगर हमारे इधर वो टिप, जो नर्व एंडिंग का टिप्स होगा, इधर कहीं हमारे प्रेजेंट होगा, और वही हमारी क्या करेगा? सिग्नल लेके जा रहा होगा, सिग्नल लेके ले हमारे हाँ स्पाइनल कोड, फिर दिमाग में जाएगा। तब हमें पता चले बेटा हाथ गर्म हो रहा है, हटा दे जल्दी से, तब तुम हटाओगे। तो थर्मो रिसेप्टर मतलब टेम्परेचर वाला भी कहाँ से आता है? स्किन के आता है। तो ये चीज, 2 चीज़ तो याद रखनी थी, स्मेल और टेस्ट वाली। दूसरा तुम्हें आई, इनर ईयर और स्किन वाला भी तुम्हें पता होना चाहिए, ये भी याद रख लेना साथ में। तो हमें ये चीज़ पता चल गई क्या चीज़ भाई? कुछ रिसेप्टर होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है ना, जो हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं। तो रिसेप्टर में क्या प्रेजेंट होगा? ऐसा न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं ना रिसेप्टर में। तो न्यूरॉन में क्या होता है? डेंड्राइट होता है। डेंड्राइट क्या करता है? डिटेक्ट करता है वो जो भी चेंजेस हो रहे होंगे इन्वायरमेंट में, स्टिमुलस हो रहा होगा उसे चेंज, मैंने लास्ट वीडियो बताया था, स्टिमुलस मतलब होता है चेंज। जो भी इन्वायरमेंट चेंज हो रहा होगा उसे वो रिसीव करेगा, और ट्रांसमिट मतलब क्या करेगा? आगे भेजेगा। अगर आगे भेजेगा तो कहाँ आएगा? हमारा सेल बॉडी में आ जाएगा। सेल बॉडी क्या करता है? सेल बॉडी उसे आगे भेज देगा प्रोसेस करके। अब वो कहाँ से जाएगा? हमारा ये एक्सॉन से होते हुए जाएगा। एक्सॉन से होते हुए कहाँ जाएगा? नर्व एंडिंग में जाएगा। फिर जो नर्व एंडिंग का पार्ट है, नर्व एंडिंग का पार्ट में से क्या हो जाएगा? वो आगे हमारा ट्रांसफर हो जाएगा किसमें? नेक्स्ट न्यूरॉन में। ऐसे नेक्स्ट न्यूरॉन चलता जाएगा। अब भैया आपको समझ नहीं आ रहा, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, भैया ने सारा चीज़ इधर बताया हुआ है। ठीक है, अब बात आती है, मैं थोड़ा सा इधर बता दूं इसे खत्म। देखो सेल बॉडी को हम लोग साइटोन बोलो, काइटोन बोलो, ऐसा करके भी पढ़ते हैं। CY को KI भी पढ़ लेते हैं कहीं कहीं। ठीक है, याद रख लेना, मर्जी है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज द नेम ऑफ सेल बॉडी, ऐसा नहीं होता। जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने इधर लिख दिया है। तुम्हें डेंड्राइट का फंक्शन पता होना चाहिए, फिर एक्सॉन का फंक्शन पता होना चाहिए। ये क्या करता है? कंडक्ट करता है इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो सेल बॉडी से हमारा क्या मिल रहा होगा? जो भी उसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स मिल रहा हो, कंडक्ट करके कहाँ भेजेगा? आगे नर्व एंडिंग तक भेजेगा। तो ये काम होता है हमारा किसका? एक्सॉन का। तो एक्सॉन में भी कवर बाय द प्रोटेक्टिव सेट कॉल्ड मिथाइलिन सेट। भाई से सेट मुझे प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, मिथाइलिन सेट पढ़ते हैं इसे हम लोग, देखने में नहीं लगता वैसा, पर सेट पढ़ते हैं इसे। ठीक है, मिथाइलिन सेट याद रखना चाहते हो याद रख लो, क्योंकि जो अपर पार्ट तुम्हें दिख रहा है, जो पर्पल वाला पार्ट, यही हमारा क्या होता है? मिथाइलिन सेट होता है। तो एक्सॉन इसी से कवर होता है, प्रोटेक्ट करता है बेसिकली एक्सॉन को। ठीक है, नहीं पूछा जाता, ना एनसीईआरटी में कभी बताया गया है, तो मैं बस एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसलिए मैंने इधर क्या कर रखा है? स्टार में आपको बता रखा है। अब बात आती है हमारा इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुंच गया? हमारे नर्व एंडिंग में पहुंच गया। नर्व एंडिंग में क्या होगा भैया? तो नर्व एंडिंग में थोड़ा सा चीज़ें होंगी, आगे मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। ये हमारा क्या आ गया? नर्व एंडिंग आ गया। देखो अब बात होती है, थोड़ा सा मैंने डिटेल बताया। देखो डेंड्राइट से क्या हुआ? हमारे सिग्नल्स आ गए। अब सिग्नल्स कहाँ गया? सेल बॉडी से हमारा ट्रेवल होते हुए, एक्सॉन से ट्रेवल होते हुए कहाँ आ गए? नेक्स्ट डेंड्राइट में आ गए। देखो डेंड्राइट आ गया, ये डेंड्राइट आ गए, है ना। टर्मिनल नॉब बोलते हैं, टर्मिनल नॉब्स ऑफ एक्सॉन के टर्मिनल नॉब्स आ जाते हैं। फिर देखो नेक्स्ट हमारा न्यूरॉन मिल गया, नेक्स्ट न्यूरॉन के फिर डेंड्राइट से वो मिल जा रहे हैं। तो बेसिकली ये बोलूँ तो ये क्या है, उसी को थोड़ा सा देखो जूम करके बताया हुआ है कि ये क्या है? मेरा नेक्स्ट न्यूरॉन है, बोलो नेक्स्ट डेंड्राइट है, नेक्स्ट डेंड्राइट का पार्ट है, और ये क्या है? नर्व एंडिंग का पार्ट है। तो इसमें छोटे छोटे क्या है? ये हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली केमिकल प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम लोग एसिटाइल क्लोराइन पढ़ते हैं। ठीक है, ये तुमसे पूछा नहीं जाता, ये भी जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया है कि जो छोटे छोटे केमिकल्स होते हैं ये आगे जाके ट्रेवल होते हैं, फिर वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करते हैं। फिर वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स सेम वही तरीके से डेंड्राइट से हमारा सेल बॉडी से एक्सॉन से फिर से नर्व एंडिंग जा रहा होगा। तो ये चीज़ बहुत सारे लोग नहीं बताते। बेसिकली इधर एक केमिकल चेंजेस आ रहा होता है, केमिकल रिएक्शंस हो रही है, जिसके वजह
से केमिकल इंपल्स जनरेट होता है, फिर वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स फिर आप लोगों को आगे लेके जा रहा होता है। तो केमिकल वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे अभी तुम्हें क्वेश्चन भी मिलेगा और एक टॉपिक भी पूरा जिसके हिसाब से तुम्हें पूछा जाता है ना कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स, अगर सही मतलब ना क्वेश्चन ऐसा कुछ होगा कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स पूरी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है ना। क्यों अच्छा नहीं होता, दो हमारे पॉइंट है, डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन है, हमें मिलेगा टॉपिक में, टेंशन मतलब उधर मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। केमिकल वाला क्यों अच्छा होता है वो भी वो बताएगा। तो इधर हमारा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसे हम लोग केमिकल बोलते हैं, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिलीन क्लोराइन बोलते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर भी बोल देते हैं हम लोग, न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल रिलीज बाय द साइनेप्टिक क्लेफ्ट से हम लोग को रिलीज होता है, फिर वो नेक्स्ट वाला जो डेंड्राइट होगा उसे डिटेक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा प्रोसेस चल रहा होता है। अगर प्रोसेस थोड़ा सा और समझना चाहते हो तो ये कुछ मैंने तुम्हारे लिए डायग्राम बना रखा है। डायग्राम क्या है भाई, भाई तुम्हारा स्टिमुलस होगा, बेसिकली चेंज आया, चेंज को तुम क्या करोगे, तुम्हारा रिसेप्टर उसे क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। अब तुम्हारा जो चेंज था उसे डिटेक्ट कर लिया गया रिसेप्टर के द्वारा। वो रिसेप्टर कौन कौन सा होता है, स्किन का हो सकता है, नोज का हो सकता है, टंग का हो सकता है ना। ये सारे रिसेप्टर हमारे काम में आ रहे होंगे। फिर वो कहाँ जाएगा, वो हमारा जो डेंड्राइट होगा वो सेंसरी न्यूरॉन्स का है ना, डेंड्राइट उसे रिसीव करेगा, फिर वो भेज देगा कहाँ पे, सेल बॉडी पे। सेल बॉडी से कहाँ चला जाएगा, एक्सॉन में, एक्सॉन से साइनेप्स। अब ये साइनेप्स बहुत लोग नहीं बताते, ये साइनेप्स है क्या, बेसिकली गैप है ना, जो गैप है मैंने इधर आपके लिए डेफिनेशन लिख दिया है, अ साइनेप्स अ स्मॉल गैप बिटवीन द टू एडजेसेंट न्यूरॉन। तो जो एडजेसेंट मतलब एक न्यूरॉन ये हो गया, अब एक और न्यूरॉन मान लो इधर आ जाता है, एक और न्यूरॉन हम लोग ऐसे बना लेते हैं, एडजेसेंट न्यूरॉन के बीच में जो गैप आता है, वेयर द नर्व इंपल्स पासेस फ्रॉम वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जारी हो एक डायरेक्शन में, बेसिकली ये जो गैप आ रहा है ना, ये गैप, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनस बोलते हैं। तो यार ये देखो इधर लिख भी दिया है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, तो इसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनस बोलते हैं। तो इधर ही बेसिकली हमारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स केमिकल में चेंज होकर फिर से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है नेक्स्ट वाले के लिए। तो ऐसा कुछ चल रहा होता है प्रोसेस, जिसकी वजह से आज तुम एक हॉट ऑब्जेक्ट छूटते हो तो उसे तुम डिटेक्ट कर पाते हो। अगर ये प्रोसेस नहीं हो रहा होता तो तुम्हारा हाथ पूरा जल जाता और तुम्हारे दिमाग तक तुम्हारा सिग्नल भी नहीं जाता। तो बहुत सारे ऐसा तुमने केसेस अभी तक नहीं देखा है, भैया थोड़े बड़े हो गए हैं तो ऐसे केसेस देखने के लिए मिलते हैं कि यार कभी कभी देखा है तुमने वो एनेस्थीसिया सुना होगा। एनेस्थीसिया क्या करता है, उधर की चीज़ों को सुन कर देता है। अब उधर का चीज़ें सुन हो गई तो क्या होगा, उधर का न्यूरॉन सुन हो गए होंगे, सारे जो सेल्स होंगे वो सुन हो गए होंगे। सुन मतलब बेसिकली वो टाइट हो गए होंगे, तुम्हें वो सिग्नल्स आगे भेज ही नहीं पा रहे होंगे। इसलिए फिर क्या करते हैं डॉक्टर, आराम से फिर ऑपरेशन कर लेते हैं और पेशेंट को दर्द भी नहीं होता। तो उस समय क्या होता है, वो सिग्नल आ गया, दर्द उस समय भी तुम्हें हो रहा होता है, ऐसा नहीं होता नहीं होता, बस उस दवा की वजह से क्या होता है वो पार्ट सुन होता है, और वो जो सिग्नल्स निकल रहे होते हैं ना, वो सिग्नल्स क्या होते हैं, हमारे दिमाग तक नहीं पहुंच पाते। इसके ऊपर पूरा एक एक्सपेरिमेंट किया गया है अमेरिका में कि भाई वो उन्होंने क्या किया, एक मिरर ले लिया, मैं वो पूरी एक्सप्लेन नहीं करूंगा अभी, मिरर ले लिया पूरा ऐसा एक रखा ना, और एक हाथ इधर रखा, नकली के हाथ में हम लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे और हमें सेंसेशन इधर हो रहा था, छू में नकली रहा हूँ, और दिमाग मतलब हमारा दिमाग इतना ज़्यादा हुआ है ना, मैं बोलता हूँ दिमाग को थोड़ा सा तुम एक बार दिमाग में सोच लो कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। अगर वो दिमाग में सोच लेना, दिमाग अपने आप 100 रास्ते देता है। मैं इस चीज़ के लिए सबसे छोटा एग्जांपल देता हूँ हमेशा बच्चों को कि यार अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हें बोलो, तुम अपने दिमाग को बोलोगे ना मुझे 100 रुपये कमाने, तो 100 रुपये का आइडिया देगा। अगर तुम अपने दिमाग को बोलोगे मुझे 10,000 रुपये कमाना है तो 10,000 का आइडिया देगा। अगर तुम अपने दिमाग को बोलोगे मुझे 1 लाख रुपये कमाने महीने में, वो 1 लाख का आइडिया देगा। उसे बोलो 1 करोड़ कमाने एक महीने में, 1 करोड़ का आइडिया देगा। बस तुम्हारे दिमाग को तुम्हें बोलना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें बहुत सारे लोग सुने होंगे कि वो सुबह उठ के अपने आप को बोलो मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये सारी चीज़ें कर पाऊंगा, बोलते ना, ये सारी बहुत सारी कोड तुमने पढ़े होंगे। वो किस लिए बोला था, इसलिए बोला जाता है कि तुम अपने दिमाग को मैसेज पहुंचा रहे हो तो कि बेटा तुझे ये करना है, तुझे ये करना है। जब तक तुम अपने आप को नहीं बताओगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो यार बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा दिमाग। दिमाग अगर नहीं हुआ तो फिर सब खत्म। तो ये न्यूरॉन्स भी वो उसी तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं हुए तो तुम्हें सिग्नल्स मिल ही नहीं पाएंगे। जो कोऑर्डिनेट हो पाता है, तुम्हारा हाथ होता है वो हट ही नहीं पाएगा कभी, तुम्हारा हाथ पूरा जल जाएगा। सोच पा रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है छोटी छोटी चीज़ें। तो ये न्यूरॉन्स का थोड़ा बहुत काम होता है। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए होगा न्यूरॉन्स के लिए। अब बेसिकली जो मैंने बहुत सारी बातें की हैं इधर, वही क्या आ गई हैं इधर हमारे लैंग्वेज फॉर्म में लिखा हुआ है। मैं आपको समझा देता हूं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो दिस इन्फॉर्मेशन एक्वायर एट द एंड ऑफ द डेंटेड टिप्स, यही हमने पढ़ा था कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो क्या होंगी, एक्वायर होंगी, एक्वायर की जाएंगी डेंटेड टिप्स के द्वारा ऑफ द नर्व सेल का, इसी को नर्व सेल बोला जा रहा है, न्यूरॉन्स है ना। दिस इन्फॉर्मेशन एक्वायर एट द, ये पढ़ लिया हमने। फिर फिगर हमारा दे रखा है, फिगर ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है। अब बात आती है सेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब उधर क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शन मैंने जो आपको बताया, केमिकल रिएक्शन में मैंने बताया था आपको क्या फॉर्म हो रहा होगा, एसिटिल क्लोराइन फॉर्म हो रहा होगा। तो सेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट, उसी वजह से क्या हो रहा होगा, एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होगा। वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या होगा, देखो इंपल्स ट्रेवल फ्रॉम द डेंड्राइट टू सेल बॉडी, हमने यही बात की थी, डेंड्राइट से वो सेल बॉडी जाएगा, सेल बॉडी से कहां जाएगा, फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी एंड देन गो अलोंग द एक्सॉन, अलोंग द एक्सॉन, एक्सॉन के साथ साथ टू इट्स एंड, तो उसका जो एंड है हमारा एंड पॉइंट है, जिसे हम लोग नर्व एंडिंग बोल देते हैं, उधर तक पहुंचेगा। एट द एंड ऑफ द एक्सॉन द इलेक्ट्रिकल इंपल्स सेट ऑफ द रिलीज ऑफ, देखो मैंने बोला था ना कुछ केमिकल रिलीज करेगा, वो केमिकल का नाम ही क्या है, उस केमिकल का नाम ही है एसिटिलाइन क्लोराइन। स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना, मैंने इधर लिखा हुआ है आपके लिए, कहाँ पे है ये रहा, एसिटिलाइन क्लोराइन,
ठीक है, ये हमारा क्या है, वो केमिकल है जो रिलीज हो रहा होता है। ये बहुत सारी चीज़ें हमें बुक में नहीं मिलती, मैंने ऐड कर दिया है। दीज केमिकल क्रॉस द गैप। अब गैप कौन सा, वही साइनस। साइनस हमारा जो गैप था ना, ये गैप था, इधर आपको मिला होगा, ये जो गैप था हमारा छोटा सा, ये वाला गैप हमें क्या करता है, वो गैप से आगे चला जाता है। तो दीज केमिकल क्रॉस द गैप्स ऑफ द साइनप्स, जो हम लोग ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल देख रहे थे, गैप से पास हो जाते हैं और स्टार्ट सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स नेक्स्ट डेंड्राइट में। जो नेक्स्ट डेंड्राइट होगा, ये जो नेक्स्ट डेंड्राइट है, उसमें सेम चीज होने लग जाती है। एंड दिस इज द हाउ नर्वस इंपल्स ट्रेवल इन द बॉडी। इस तरीके से जो बोलो इंपल्स हमारी बॉडी में ट्रेवल होता है। तो तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हें स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। बहुत सारे बार ना वो दे देता है, ऐसे पॉइंट में दे देता है कि बताओ उसने क्या कर दिया, डेंड्राइट के बाद सेल बॉडी ना देखे, डेंड्राइट के बाद उसने एक्सॉन दे दिया, एक्सॉन के बाद नर्व एंडिंग दे दिया, फिर दे दिया सेल बॉडी। अब बच्चे को अगर ये स्ट्रक्चर ही याद नहीं है, आपको अगर ये स्ट्रक्चर याद नहीं है, तो फिर आप सोच ही नहीं पाओगे। तो तुम्हें पता होना चाहिए डेंड्राइट ने रिसीव किया, सेल बॉडी ने उसे प्रोसेस किया, फिर वो सेल बॉडी से आगे एक्सॉन एक पतला रास्ता है जहां से वो जा रहा था, ऐसा कुछ मन में बना लो ना, इमेज बना लो। एक्सॉन से वो पास होते हुए हमारा नर्व एंडिंग में गया, नर्व एंडिंग से फिर दूसरे सेल में चला जाएगा, सिंपल सा है, दूसरे न्यूरॉन में चला जाएगा, बेसिकली सेल में नहीं न्यूरॉन में चला जाएगा। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब बात आती है आगे, अ सिमिलर साइनेप्स फाइनली अलाउ डिलीवरी ऑफ सच इंपल्स फ्रॉम द न्यूरॉन टू द अदर सेल सच एज मसल हो गया, मसल या ग्लैंड वलैंड हो गया। तो मान लो वही न्यूरॉन्स हमारा जो होगा आगे इंपल्स को पहुंचाएगा, है ना, अदर सेल तक, और बोलो मसल सेल तक या ग्लैंड तक पहुंचाएगा। तो मसल सेल तक, जैसे ये मसल हमारा सेल फाइबर देख लो, ये मसल है हमारी, मसल तक पहुंचाया, इसी को न्यूरो जंक्शन बोलते हैं। देखो उसने लिखा है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बोल देते हैं। सेम वही प्रोसेस हो रहा होता है। देखो साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट है इधर, फिर वो अगले किससे चले जाएंगे, उस मसल्स में चले जाएंगे, उस मसल्स को फिर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए बोलेंगे, उस हिसाब से हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी, फिर हमारा हाथ का मूवमेंट होगा, है ना। हम लोग ऐसा जानते हैं कि हमारी जो मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, उसी की वजह से हमारा हाथ का मूवमेंट हो पाता है। आपने लिगामेंट, टेंडॉन्स ये सब पढ़े होंगे, है ना, कार्टिलेज जब बचपन में पढ़ाया गया होगा, तो उसी की वजह से मूवमेंट हो पाती है। तो मसल तक हमारा सिग्नल कौन लेके जाता है, न्यूरॉन्स ही लेके जाते हैं। उसी वही हमारे जो न्यूरॉन्स इंपल्स भेजते रहते हैं, वो मसल तक जाते हैं, फिर मसल मूव करने के लिए बोला जाता है। मसल हमें फिर हमारा मसल बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती है, उसकी वजह से हमारा हाथ मूव हो पाता है या बॉडी मूव हो पाती है। फिर इट इज दस नो सरप्राइज दैट नर्व टिश्यू इज मेड अप ऑफ अनऑर्गेनाइज नेटवर्क। अब भाई जाहिर सी बात है, इसमें तो सरप्राइज होने की बात तो नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे नर्व टिश्यू है वो किससे बनी हुई है, एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ नर्व सेल से बनी हुई है, और जिसे बोलते हैं हम लोग न्यूरॉन से बनी होंगी। अगर न्यूरॉन से नहीं बनी होती तो क्या होता, ये सारी जो हमारे फंक्शन हो पा रहे हैं हो ही नहीं पाते, है ना। तो एंड इज स्पेशलाइज फॉर कंडक्टिंग इन्फॉर्मेशन, है ना, वाई इलेक्ट्रिकल इंपल्स। तो एक स्पेशलाइज करती है हमारे कंडक्टिंग इन्फॉर्मेशन, फॉर कंडक्टिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन लेके जाती हैं, किसके द्वारा लेके जाती हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में, फ्रॉम एक पार्ट से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी में। तो नर्व टिश्यू भी हम लोग को पता चल गया भाई, छोटी चीज नहीं है, पूरा एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारी बॉडी में, है ना। बात आती है आगे, फिगर जो उसने बोला है, फिगर देख के आइडेंटिफाई करो कि भाई कौन सा पार्ट है। तो वेयर द इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर, तो अभी हमने पढ़ा था द इन्फॉर्मेशन एक्वायर एट द एंड ऑफ द डेंड्रिटिक टिप्स ऑफ न्यूरॉन, जिसके वजह से केमिकल रिएक्शन होता है और जो कि एक हमारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोड्यूस होता है। तो भैया ने इधर साइड में आपके लिए आंसर भी लिख दिया है कि आपको नहीं पता तो आप इधर ही आंसर लिख लो, और पेंसिल से लिख लो, पेन मत चलाना बुक में, पेंसिल से करोगे आराम से इरेजेबल होता है, आराम से उसी से यूज़ किया करो। मैं इधर भी अपने बैच में बोलता हूँ, बेटा पेंसिल के अलावा और कुछ नहीं चलना चाहिए बुक में, ठीक है। बुक को गंदी नहीं करना, पेन मिटा नहीं सकते, पेन और पेंसिल की अलग स्टोरी है, किसी दिन सुनाऊंगा। थ्रू विच द इन्फॉर्मेशन ट्रेवल, किसके ट्रेवल होता है भाई, एक्सॉन से द्वारा ट्रेवल होता है, सेकंड का आंसर हो गया। फिर वेयर द इंपल्स वर मस्ट कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, तो वो हमारा कहाँ पे होता है, नर्व एंडिंग के पास में होता है कि भाई वो चेंज हो रहा होता है। तो तुम्हें इधर याद क्या क्या रखना है, पहले तो स्ट्रक्चर याद रखना है, फिर वो प्रोसेस याद रखना है, डेंड्राइट से सेल बॉडी, फिर एक्सॉन, फिर नर्व एंडिंग्स, फिर उनके फंक्शंस क्या हैं वो भी याद रखना है। फिर हमारे जितने रिसेप्टर थे, मैंने 5 रिसेप्टर बताए हैं, वो ये 5 रिसेप्टर याद रखना है। न्यूरॉन्स का फंक्शन याद रखना है। साइनप्स क्या होते हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए, वो गैप होता है, ठीक है। फिर ये तो बेसिकली ये अगर याद हो गया पूरा पार्ट तो ये वही लिखा हुआ है ना। और क्या याद रखना है, बस एक स्ट्रक्चर जो तुम्हारा है, किस किससे से फ्लो डायग्राम बेसिकली तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अब इसमें एक एक्टिविटी आ गई। देखो बहुत लोग एक्टिविटी नहीं कराते, बोलते भाई ऑनलाइन देख लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। मैं इधर एक्टिविटी भी कवर करते हुए चलूंगा, क्योंकि एक्टिविटी इंपॉर्टेंट होती है। चलो पढ़ते हैं। पुट सम शुगर इन योर माउथ एंड हाउ डज इट टेस्ट। जाहिर सी बात है, जब मैं मुंह में शुगर रखूंगा तो मुझे मीठा महसूस होगा, तो मैंने वही लिख दिया, इट टेस्ट स्वीट। बहुत फालतू क्वेश्चन है मुझे पता है, पर हम लोग ने, मुझे क्या करना है भाई, सारी चीज़ मैंने लास्ट वीडियो बोला था, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ये सोच के बना रहा हूँ कि सामने वाले जो बच्चा देख रहा है उसे कुछ नहीं आता। इसलिए मैं बोल रहा था यार, अगर आपको आता है तो आप 2x करके स्पीड देख लो या 1.5 पे कर लो, अपने दिमाग को ट्रेन करो कि 1.5 पे 1-2x पे मुझे देखनी है वीडियो। तो इट इज़ अ टेस्ट, वही जाहिर सा टेस्ट स्वीट होगा ड्यू टू किसके वजह से, किसकी वजह से मुझे वो मीठा प्रेजेंट होगा, मेरी जीभ में क्या होगा, गैस्ट्री रिसेप्टर होगा, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर होगा, वो मुझे उस चीज़ का टेस्ट बता पाएगा, है ना। तो इसलिए मुझे टेस्ट मुझे लगता है भाई स्वीट होगा। फिर मैंने उसने बोला है कि ब्लॉक योर नोज बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर थंब और इंडेक्स फिंगर, फिर तुम उसे अपने ऐसा दबा लो, फिर नाउ ईट द शुगर अगेन, फिर से खा के देखो, इज देयर एनी डिफरेंस इन द टेस्ट, क्या कोई डिफरेंस होगा। तो इधर आंसर क्या होगा हमारा, मैंने लिखा है आपके लिए, इवन आफ्टर द ब्लॉकिंग द नोज देयर इज नो डिफरेंस इन इट्स टेस्ट। कोई भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा उसके टेस्ट में। क्यों ऐसा क्यों बोला गया, एज अ शुगर हैज़ नो स्मेल।
अब जाहिर से अगर मैंने नाक दबा दिया, मेरे नाक में क्या प्रेजेंट था, ऑल फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट था। अब यार शुगर में कोई स्मेल होती है क्या? वो इतनी सारी शुगर पड़ी रहती है, ये डब्बे में पड़ी रहती है, कभी स्मेल आती है क्या? नहीं आती। तो वही मैंने इधर लिख दिया, जो मुझे कॉमन चीज़ दिखी ना अपने नेचर में, मैं उसी से आंसर लिख रहा हूँ और वही सही आंसर होता है। याद रखना ये चीज़ बात। तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, बहुत सारे आंसर तुम्हें तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। फिर उसने बोला एज द शुगर हैज नो स्मेल दैट कुड नॉट कंट्रीब्यूट टू टेस्ट। जाहिर सी बात है उसका कोई स्मेल नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ वो टेस्ट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होगा, सिंपल सी बात है। फिर उसने बोला वाइल ईटिंग अ लंच, तुम लंच खा रहे हो, ब्लॉक योर नोज इन द सेम वे, जैसे तुमने पहले ऐसे किया था, फिर से करो। और नोटिस इफ यू कैन फुल्ली अप्रिशिएट द टेस्ट ऑफ द फूड यू आर ईटिंग, फिर तुम फुल्ली अप्रिशिएट कर पा रहे हो उस टेस्ट को, पहचान पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, वो चीज़ करके देखो। तो मैंने इधर आपके लिए थोड़ा सा बता दिया है क्या होगा भाई इन केस ऑफ लंच। इन केस ऑफ लंच क्या होगा, ब्लॉकिंग का नोज मेक द डिफरेंस। जाहिर सी बात है अगर लंच के केस में, क्योंकि जो हमारा चीनी में खा रहा था, शुगर खा रहा था, उसमें तो कोई स्मेल थी ही नहीं, इसलिए उसमें टेस्ट का कोई फर्क पड़ा ही नहीं। पर लंच में तो भाई स्मेल होती है ना, मम्मी इतना टेस्टी खाना बनाती है, किचन में बन रहा होता है, घर तक मतलब रूम तक बढ़िया खुशबू आ जाती है। फिर तुम्हारा बुक बंद करो और पढ़ना बाद में देखेंगे, पहले तो पेट पूजा होनी चाहिए, है ना, ऐसा करते हैं। तो इधर भी वही चीज़ लिखनी है हमें। तो इन द केस ऑफ लंच ब्लॉकिंग द नोज मेक द डिफरेंस इन द टेस्ट ऑफ वेरियस फूड आइटम। तो जाहिर सी बात है जब मेरा नाक बंद होगा तो क्या होगा, मेरे फूड आइटम्स में भी डिफरेंट टेस्ट आ रहा होगा। ये एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा तुम्हें, जुकाम हो जाता है ना, फीवर हो जाता है, तो क्या होता है, तुम खाते तो मस्त मस्त चीज़ों पर मतलब तुम्हें टेस्ट कुछ नहीं आता, सब फीका लगता है ना, बोलते मम्मी आज बिल्कुल चाट मसाला नहीं डाला गया। तो यार बेसिकली ऐसा होता है, जो नॉर्मल चीज़ें तुम्हें दिखती हैं वही चीज़ इधर लिखी हुई है। तो दिस इज बिकॉज लंच हैज़ टेस्ट, क्योंकि लंच के पास कुछ ना कुछ टेस्ट होता है, एज वेल एज उसके पास कुछ ना कुछ स्मेल होती है। फॉर फुल एप्रिशिएशन ऑफ इट टेस्ट एंड गैस्ट्रिक रिसेप्टर ऑफ द टंग एंड ऑल फैक्टरी रिसेप्टर ऑफ द नोज आर रिक्वायर्ड। तो मुझे अगर इसका फुल एप्रिशिएशन चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी नोज़ को जैसे दबा रखा था इसे हटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नोज़ से क्या मिल जाएगा, उसका स्मेल मिलेगा, और मुझे टंग से क्या मिलेगा, और गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर जो हमारा टंग है वो मुझे टेस्ट बता रहा होगा। तो इसलिए उसने बोला है कि फुल एप्रिसिएशन पाने के लिए तुम्हें ये चीज़ हटानी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, वही मैंने इधर लिखा हुआ है। बिना इसके तुम्हें फुल एप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला। तो मैंने तीनों के आंसर तुम्हें, मैंने इधर लिखा है क्वेश्चन 1 2 3, तीनों के आंसर तुम्हारे साइड में लिख दिए हैं। तुम्हें लिखना है तो तुम भी अपने बुक में ऐसे साइड में लिख सकते हो पेंसिल से, याद रखना। इज देयर इज द डिफरेंस इन हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट इन योर। हाँ भाई मैंने बता दिया था, दोनों में यही तो आंसर बता रहा था कि अगर नाक बंद होगी तो शुगर कैसे टेस्ट होगा, फूड कैसे टेस्ट होगा, मतलब बेसिकली डिफरेंस क्या आएगा, वही चीज़ मैंने डिस्कस कर ली है। इफ सो अगर ऐसा होता है तो वाई माइट बी, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उधर रिसेप्टर प्रेजेंट है। और क्या है, रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होते तो मेरा, अगर मेरा बोलो ऑल फैक्टरी रिसेप्टर और गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर मेरे टंग में ही होता तो मजा आ जाता, मुझे फिर नाक बंद करने की जरूरत नहीं होती, है ना। तो पर मेरा तो क्या होता है, हमारा अलग अलग होता है, ऑल फैक्टरी रिसेप्टर नोज में होता है, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर हमारे टंग में होते हैं। ये बार बार बोल के याद रख लो, और कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। तो बार बार याद बोलोगे याद हो जाएगा। अब बात आती है रीड एंड टॉक अबाउट द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ द दिस काइंड। अब मैंने भैया हमने पढ़ लिया, हमारे भैया ने हमें पढ़ा दिया है, हमें कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब उसने क्वेश्चन और पूछ लिया, क्वेश्चन नंबर 4, डू यू कम अक्रॉस द सिमिलर सिचुएशन व्हेन यू हैव अ कोल्ड। जब तुम्हें कोल्ड होता है तो ऐसी सिचुएशन में दोबारा पहुंचे हो क्या? हाँ पहुंचे भाई, क्यों नहीं पहुंचे। अब इधर एक चीज़ और बताऊंगा, तुम्हें मजा आएगा, बोलोगे भैया ये क्या बता दिया आपने। तो मैं इसलिए बोलता हूँ पढ़ने में मजा कब आएगा, जब तुम अंदर से मजे लेके पढ़ रहे होगे। तो इधर बताया देखो, ड्यूरिंग द कोल्ड द म्यूकस इज इन द नसल पैसेज बिकम, क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। जो हमारा म्यूकस प्रेजेंट होता है, म्यूकस क्या होता है भाई, तुमने पढ़ा होगा कहाँ पे, लाइफ प्रोसेस में स्टोमक पड़ा होगा, उधर हमारे 3 चीजें आती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आती है, म्यूकस आता है और पेप्सिन आता है ना। तो अब ये देखो म्यूकस क्या करता था, इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता था। जो तुम्हारे नाक में बढ़िया घी होता है ना, वो क्या करता है, तुम्हारे स्टोमक को मतलब बेसिकली प्रोटेक्ट करता है। तो वो म्यूकस ही जो तुम लोग अपने नाक में रखते हो और बोलते हो यार बड़ा छी है, बड़ा गंदा है, वही तुम्हारी बॉडी के पेट को बचा रहा होता है ना। तो अगली बार छी मत बोलना, वो तुम्हारी बॉडी का पार्ट है। अगर कोई बच्चा ऐसे नाक में डाल के ऐसे खा भी लेना तो वो गंदा है। क्यों? क्योंकि जो हेयर्स हमारे होते हैं वो गंदे चीज़ों को क्या करते हैं, हमारे एयर को फिल्टर करके भेज रहे होते हैं। तो इधर से जो ये निकाल के कोई खाए तो बेकार है भाई, वो गंदा चीज़ है। पर जो तुम्हारे नाक में म्यूकस प्रेजेंट है वो तुम्हारे मुंह में आता है, जिसे तुम बलगम बोल देते हो, है ना। बलगम, बबलगम नहीं, बलगम, जो बिल्कुल येलो येलो पार्ट निकलता है, घी की तरह बोलते हैं ना, घी में रोटी लगा के खा ले, बहुत बच्चों ने ऐसा बोला होगा, करा होगा, ठीक है। तो यार वही म्यूकस क्या करता है, हमारा क्या कर देता है, थिक हो जाता है, जिसके वजह से मैं एयर और बोलो स्मेल मॉलिक्यूल हमारे ऑल फैक्टरी रिसेप्टर तक नहीं पहुंच पाते। अगर ऑल फैक्टरी रिसेप्टर तक नहीं पहुंच पाएंगे तो मेरे ब्रेन तक सिग्नल नहीं जाएगा, और मैं उसका जो बोलो स्मेल, ऑर्डर मतलब होता है स्मेल, ऑडोर मतलब बोलते हैं, ऑडोर बोलते हैं शायद से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्मेल। तो इस स्मेल हमारे दिमाग तक नहीं पहुंचेगा तो हम लोग को हर चीज़ कैसा लगेगा, सेम लगेगा, जो भी खाएंगे सब सेम टेस्ट लगेगा। इसलिए अब तुम्हें लग रहा हो भैया ये आप झूठ बोल रहे हो, तो जब भी आप तुम्हें जुकाम हो या फीवर हो तो तुम क्या करना, मम्मी से पनीर की सब्जी बनवाना, छोला बनवाना, तुम बहुत ज़्यादा टेस्ट को डिफरेंस नहीं पहचान पाओगे। हाँ थोड़ा बहुत नहीं, ऐसे हो गया बस, इसी में थोड़ा ज़्यादा जुकाम हो जिसमें म्यूकस अच्छा खासा बन गया हो तुम्हारी बॉडी में, तब देखना तुम्हें ऐसा फील होगा, ठीक है। या बहुत सारे बच्चों को फील पहले भी हो चुका होगा। तो ये हमारा क्या था, टॉपिक था यार। तुम्हें मज़ा, मेरे हिसाब से तो मज़ा आना चाहिए जितना मैं एक्सप्लेन कर सकता था।
मैंने किया है। तो 6.1 में हमने नर्वस सिस्टम पढ़ लिया है, उसमें न्यूरॉन्स पढ़ लिया है, न्यूरॉन्स के फंक्शन पढ़ लिए, पार्ट पढ़ लिए, रिसेप्टर पढ़ लिए, 5 तरह के रिसेप्टर होते हैं वो भी पढ़ लिए, फिर मसल्स में कैसे ट्रांसफर होता है वो भी पढ़ लिए, कौन सा केमिकल होता है, गैप क्या होता है, क्वेश्चंस जो आए वो भी पढ़ लिए, जो हमारा एक फ्लो चार्ट बनता था वो भी पढ़ लिया, एक्टिविटी भी कर ली। यार मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा क्या ही करना है। जो बीच में क्वेश्चंस आते हैं, देखो यही चीज़ मैं बोल रहा था, जो मैं बोल रहा था ना स्टार्टिंग में तुम्हें कि एनसीईआरटी टॉप करवाती है, पर बच्चा ये आंसर खुद से थोड़ी लिखेगा यार। ये बच्चा जो टॉपर होगा ना वो इसके आंसर गूगल करके ढूंढेगा, इसके आंसर गूगल करके ढूंढेगा, और जो गूगल करके पढ़ेगा बेसिकली वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इधर उसने क्वेश्चन पूछा, बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, इसे पढ़ते ही नहीं है, छोड़ देते हैं, किस लिए पढ़ना भाई, ऐसा सोच लेते हैं वो लोग, है ना। तो पर जो बच्चा इसे पढ़ता है उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, फिर जाके तुम्हारे 85 90 मार्क्स 90 से अब मार्क्स आ रहे होते हैं एनसीईआरटी को पढ़ के। पर जो बहुत सारे बच्चे, तुम खुद सोच के देख लो, तुमने आज तक एनसीईआरटी पढ़ी है, कितने बच्चे अभी वीडियो देख रहे होंगे और कितने बच्चों ने ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे। मैं बोलूंगा सिर्फ 100 में से 2-4 बच्चे होंगे, 5 बच्चे होंगे जिनने ऐसा किया होगा, और उन्हीं के अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं। जो बच्चे वो बस रीड कर लिया, बोले भैया मैंने, मम्मी मैंने सारी एनसीईआरटी पढ़ ली भैया मैंने सारी पढ़ ली, उनसे क्वेश्चन पूछो सब खत्म। और मैं बोलूँगा बेटा क्वेश्चन देख तेरे इसमें से पूछ रहा हूँ, वो बोलेगा भैया ये तो मैंने देखा ही नहीं था, फिर कहाँ से मार्क्स आने वाले हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना जरूरी है। और डिटेल में पढ़ना कैसे है, डिटेल में पढ़ना देखा तो आपके सामने ही दिखा हुआ है पीडीएफ में, है ना। तो इस तरीके से पढ़ना है एनसीईआरटी को, तब जाके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलो फिर, टाइम कितना हो गया मुझे पता नहीं, या शायद से आधा घंटे से ज़्यादा हो गई होगी वीडियो, मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है, 15-20 मिनट से तो ज़्यादा ही हो गया होगा मुझे पढ़ाते हुए। क्या करें, ख़त्म करें, कितना बड़ा टॉपिक है एक बार देख लेते हैं। देखो यार बहुत 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 ज़्यादा डिटेल में है, तो कोशिश करना, क्या करना है तुम्हें, भैया से पढ़ना है, आगे भी पढ़ते जाना है। मैं सोच रहा हूँ ये भी तुम्हें पढ़ा दूँ, उसके बाद ही खत्म किया जाए, है ना। थोड़ा सा लंबा बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ बचा नहीं है। ये रिफ्लेक्स एक्शन है, पढ़ लेते हैं, ज़्यादा बातें करेंगे टाइम वेस्ट होगा। बात आती है व्हाट हैपन इन द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, तो मैंने भैया इसकी डेफिनेशन तुम्हें जल्दी से नहीं मिलती, रिफ्लेक्स आर्क की मिल जाएगी। रिफ्लेक्स आर्क एक रिफ्लेक्स आर्क है, वो तुम्हें मिल जाएगी डेफिनेशन एनसीईआरटी में, रिफ्लेक्स एक्शन की नहीं मिलती। तो भैया ने देखो उसमें स्टार्टिंग में बोला था कोऑर्डिनेशन की नहीं मिलती तुम्हें, कोऑर्डिनेशन की मैंने तुम्हें उधर लिख दी। तो मैंने छोटी छोटी चीज़ पे काम किया है इस पीडीएफ में, तो यार मेहनत तो की है, तो अपने एक दोस्त को शेयर कर देना, भैया की थोड़ी मेहनत आसान हो जाएगी। और जल्दी से भाई अपने दोस्तों को बता दो, स्टार्ट हो चुका है पढ़ाई इस चैनल पे, भैया ऐसे पढ़ा रहे हैं। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो उन्हें मज़ा आएगा, मैं भी, तो दोस्तों को बता सकते हो अपने। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, थोड़ा सा बात कर लेना। अगर आप लोग को थोड़ा सा बोर हो रहे हो तो जाके क्या कर लो, उठ के एक बार थोड़ा सा घूम लो, रेस्ट ले लो 5 मिनट का, फिर वापस आके देख लेना, वीडियो पॉज कर लेना ये, ठीक है। अब बात आती है आगे, आप लोग पॉज करके आ चुके होगे, थोड़ा पानी वानी पी लेना, भैया थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग, यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग भैया सब स्ट्रॉन्ग है दुनिया में। आ जाओ पढ़ते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो इट इज ए स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस क्या होता है भाई, स्पॉन्टेनियस स्पीड पढ़ा है क्या किसी ने, स्पॉन्टेनियस स्पीड, हाँ भैया पढ़ा है, स्पीडोमीटर में पढ़ा था। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर हमें क्या दिखाता है, स्पॉन्टेनियस स्पीड दिखाता है। स्पॉन्टेनियस मतलब तुरंत वाली, तो ये बहुत तुरंत होता है ना, बहुत तेजी से होता है। इनवॉलंटरी मतलब मैं नहीं चाहूंगा तब भी हो जाएगा। और बोलो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्ड विदाउट थिंकिंग बाय द ब्रेन, तो कुछ चीज़ें ऐसे होती है ना, मेरा दिमाग नहीं सोचता और अपने आप हो जाता है। भैया ये कौन सी चीज़ें होती हैं, भैया ये बता दो आप। तो बताऊंगा कैसे भाई, तुम्हारे सामने एग्जांपल लिख दिया है, सोच लो, है ना। तुम्हारा क्या है, विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन द टचिंग ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट। तुम्हारा दिमाग सोचता नहीं, उससे पहले ही तुम क्या कर देते हो, हाथ अड़ा देते हो। आँख वो सामने से मधुमक्खी उड़ती हुई आती है, और जब तुम ड्राइविंग कभी करोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा, है ना। या कोई ऐसे सामने से ऐसे थप्पड़ मारने की कोशिश करता है तो तुम्हारी आँख ब्लिंक हो जाती है। अपने आप बुरा है ना भाई, दिमाग कंट्रोल करता है नहीं ना। स्नीजिंग हो गया, दिमाग सोचता है कि अब छींक आ जाए, सोच के देखना, अब छींक करके देखना नहीं आएगी, तो अपने आप आती है। फिर कफिंग हो गया, वॉमिटिंग हो गया, वॉमिटिंग क्या दिमाग तुम अपने आप आ जाए, नहीं आती, तुम कोशिश करोगे नहीं आएगी, पर अपने आप आएगी। तो वही इसने बोला है, इनवॉलंटरी और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्ड हो जाए, उसी को मैं क्या बोलता हूँ, रिफ्लेक्स एक्शन बोल रहा होता हूँ। तो अब थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूँ, लाइन टू लाइन आपको पढ़ाने की बात की है तो पढ़ाना पड़ेगा, है ना। या तो मैं ये सब सारा छोड़ता, मैं बोलता आप पढ़ लो, पर पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। तो रिफ्लेक्स एक वर्ड है जो वी यूज वेरी कॉमनली व्हेन वी टॉक अबाउट द सम सर्टन एक्शन, कोई सर्टन एक्शन या इन रिस्पॉन्ड टू समथिंग, जो भी एनवायरमेंट में कोई चीज़ होगा उसका कोई रिस्पॉन्ड देता हूँ मैं, सर्टन रिस्पॉन्ड देता हूँ, सर्टन एक्शन का कोई रिस्पॉन्ड देता हूँ, तो उसी को मैं क्या बोलूँगा, रिफ्लेक्स बोल दूंगा। इसी का एक छोटा डेफिनेशन मैंने इधर बना दिया है, इट इज अ स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्ड विदाउट थिंकिंग बाय द ब्रेन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। याद हो गई होगी डेफिनेशन, आ जाओ आगे। जैसे इसने बोला, व्हेन वी से आई जंप आउट ऑफ द वे, मैं जंप आउट ऑफ द वे, बेसिकली इधर जंप कोई वो जंप करना नहीं है, बेसिकली रास्ते से हटने की बात बोला जा रहा है। आई जंप आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली मतलब थोड़ा सा अपने आप ही तुमने क्या किया, जाहिर सी बात है बस आगे से आ रहा होगा तो खड़े थोड़ी रहोगे, मैं सुपरमैन हूँ, बस में चीट तो निकल जाएगी, 2 टुकड़े में हो जाएगा, रजनीकांत का पाले जी उसको थोड़ी है ना। तो जंप आउट ऑफ द वे, तुम हट जाओगे रास्ते से। फिर उसने एग्जांपल दिया, आई पुल माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम, जाहिर सी बात है कोई चीज़ जल रही थी, वो
और बॉलीवुड की मूवी नहीं है शपथ ले रहा हूँ और कैंडल के नीचे आग रख के ना मेरा हाथ काला हो गया फिर ऐसे माथे में लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। तुम्हारा गर्म हुआ तुम हाथ हटा लोगे, ठीक है। आई वॉज सो हंग्री माई माउथ इज वॉट, हाँ ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना। मैं थोड़ा सा फूडी हूँ यार, थोड़ा सा फूडी हूँ ना, इसलिए मुझे मजा आ जाता है जब खाने की बात आती है। तो खाने की बात यार, तुम्हारे सामने कोई तुम्हारा फेवरेट खाना रखा होगा, तुम्हारा दिमाग नहीं सोचेगा पर तुम्हारे मुंह में बाढ़ आ चुकी होगी। बाढ़ मतलब पानी आ चुका होगा, उसी बोलते हैं वाटरिंग, है ना। वाटरिंग भी अपने आप ही हो जाता है। तो ये कुछ उसने एग्जांपल दे दिए। कौन कौन से एग्जांपल दिए हैं कि तुम अपना भाई जंप आउट ऑफ द वे हो जा रहे हो, फिर तुम ना हाथ बैक कर ले रहे हो फ्लेम से, फिर तुम्हें हंगरी, तुम मतलब माउथ तुम्हारा वाटरिंग करने लग जा रहा है। ये सब एग्जाम्पल है, किसके एग्जाम्पल है? रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल है। किसके हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। अपने आप चीजें हो रही है, साइमल्टेनियसली अपने आप चीजें हो रही है ना। अब व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन, इसका मतलब क्या होता है? तो कॉमन आइडिया इन ऑल सच एग्जांपल इज दैट वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग। ऐसा हम लोग कर रहे हैं ना, बिना सोचे कोई चीज हो जा रही है अबाउट इट, और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल आवर रिएक्शन। येट दीज आर द सिचुएशन वेयर वी आर रिस्पॉन्डिंग विद सम एक्शन टू चेंज एनवायरमेंट। हाउ इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अचीव इन सच सिचुएशन? कैसे होता है? कोई बात नहीं, छोड़ दो, मीनिंग नहीं समझे, छोड़ दो, नहीं मतलब है। आगे उसने क्या बोला? लेट अस कंसीडर दिस फर्दर, टेक वन ऑफ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसने एग्जाम्पल से समझाया, तो ये तुम समझने की इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बहुत चीज़ें बता सकता हूँ यार, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है ना। इधर मेरे पास क्या होता है, ऑफलाइन बैच में तो मेरे पास टाइम ही टाइम होता है, मैं जब मर्जी मेरे हिसाब से चल रहा होता है। ऑनलाइन में क्या होता है, बच्चे आप लोग देखते ही नहीं यार पूरी वीडियो, लॉन्ग फॉर्म वीडियो आपकी मतलब आदत ही नहीं है। मैं जल्दी से बता रहा हूँ, कंटेंट ना वीडियो बनाने का बहुत मन करता है, पर बच्चे नहीं देखते ना, फिर मन नहीं करता, क्योंकि वो देखेंगे 1 घंटे की वीडियो, और 1 घंटे की वीडियो कौन देखेगा। वही अगर ये ऑफलाइन बैच में पढ़ रहे होते ना, ऑफलाइन बैच में अब तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं होता, तुम उठ के नहीं जा सकते, तो तुम्हें सुनना ही पड़ता है। और जिसे पढ़ना है वो तो सुनेगा, जिसे टॉप करना है वो तो सुनेगा, जिसे अच्छे मार्क्स लाने हैं वो तो सुनेगा। सिंपल सी बात है, तो सुन लो भाई जिसे अच्छा मार्क्स लाना है। अब उसने क्या एग्जांपल ले लिया, टचिंग अ फ्लेम इन इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन होती है हमारे लिए, जाहिर सी बात है, सेम लाइन रिपीट हो रही है, पहले भी आई थी। और इनफैक्ट फॉर मैनी एनिमल, एनी एनिमल्स, कोई भी एनिमल होगा उसके लिए भी ऐसे ही होगा, है ना। हाउ वुड वी रिस्पॉन्ड टू दिस? कैसे हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे? वन सिंपल वे इज टू थिंक, मतलब हम लोग फिर सोचे आराम से ना अबाउट द पेन, अरे मुझे दर्द हो रहा है, फिर मैं पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग बर्न, और जब तक सोचूंगा तब तक तो जल चुका होगा, है ना। देयर फॉर मूव आवर हैंड, फिर उसके बाद मैं अपना हाथ हटाऊंगा। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर यह आता है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक अस टू थिंक ऑल दिस? तो हमें सोचने में कितनी देर लगती है? तो आंसर डिपेंड ऑन कैसे तुम सोचते हो। एक बच्चा होता है, उसे मैं कुछ पूछता हूँ, वो आंसर तो बताता है सही, पर वो 5 मिनट लगा देता है। फिर एक बच्चा होता है, वो आंसर, हाँ अभी पूरा क्वेश्चन ही नहीं खत्म हुआ तब भी वो सही आंसर बता देता है। तो इसका डिपेंड किस पे करता है कि तुम कैसे सोच रहे हो, है ना। कोई बच्चा होगा जिसकी थिंकिंग लो होगी, तो वो क्या करेगा, वो हाथ रखा हुआ है, हाँ अच्छा गर्म हो रहा है, फिर हटाएगा। एक बच्चा छूते ही उसे गर्म कैसे फील हो तभी हटा देगा। तो रिस्पॉन्स अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग इंसान के अलग अलग डिपेंड कर जाता है किसके ऊपर, हाउ वी थिंक, हम लोग कैसे सोचते हैं। तो इफ nervous impulse are sent around the way we have talked about earlier, then the thinking is also likely to involve the creation of such impulse। अगर मैं नर्वस impulse हमारा सेंड किया जा रहा है इस तरीके को, है ना, बात करने के लिए बोला जा रहा है, तो हम लोग जो सोच रहे होंगे उसमें भी कोई ना कोई impulse क्रिएट हो रही होगी। वो impulse क्या करेगी, हमें इंडिकेट करेगी, हमारे दिमाग तक लेके जाएगी। तो थिंकिंग एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, सो इट इज बाउंड टू इन्वॉल्व द कॉम्प्लिकेटेड इंट्रैक्शन ऑफ मैनी नर्व इम्पल्स फ्रॉम मैनी न्यूरॉन्स। अब जाहिर सी बात है, एक न्यूरॉन्स तो होता नहीं है कि इधर से पहुंचा और तुरंत पहुंच गया माल, ऐसा तो होता नहीं है। तो कॉम्प्लिकेटेड इंट्रैक्शन होता है बहुत सारे न्यूरॉन्स इम्पल्स का, तब फ्रॉम द मैनी न्यूरॉन्स के द्वारा तब जाके कोई चीज़ होती है। तो इसने बस मैं सही बताऊँ ना, इधर मैंने देखो, तुमने देखा भी होगा भैया को, इधर भैया ने कुछ हाईलाइट नहीं किया है। भैया ने इधर तुम्हारे लिए क्या कर दिया, रिफ्लेक्स एक्शन बता दिया, उसका एग्जांपल दे दिया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये सब फालतू में वो लैंग्वेज क्या ही बोलूँ, बस बोल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो पढ़ना है पढ़ लेना, मर्जी है तुम्हारी। इधर भी मैंने कुछ बताया नहीं है उसने इंपॉर्टेंट तुम्हारा क्या है इधर है, जो तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन तुम्हारा बनता है रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स आर्क क्या है। तो यार जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाऊँ मैं कोशिश यही करता हूँ, पर ठीक है। इफ दिस इज द केस, इट इज नो सरप्राइज दैट द थिंकिंग ऑफ टिश्यू इन आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ डेंस नेटवर्क होता है, इंट्रिकेटली मतलब होता है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से अरेंज होता है ना। इट सेट इन द फॉरवर्ड, हमारे स्कल में होता है, सामने रहता है, उसमें सिग्नल रिसीव करता है सारे बॉडी से, है ना, जो हम लोग सोचते हैं हमारे रिस्पॉन्ड करने से पहले। Obviously, in the order to receive this signal, this thinking part of the brain of the skull must be connected to the nerve। जाहिर सी बात है, ये जो थिंकिंग पार्ट है हमारे दिमाग का, वो किससे कनेक्ट होगा, नर्व से कनेक्ट होगा, है ना, जो वेरियस पार्ट से हमारी बॉडी से लेके आ रहा होगा सिग्नल। सिमिलरली इफ दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नॉट इंस्ट्रक्शन मसल, अगर मान लो ये पार्ट हमारा ब्रेन का क्या करे, इंस्ट्रक्शन ना दे हमारे मसल को, तो नर्व्स मस्ट कैरी द सिग्नल बैक। अब जाहिर सी बात इंस्ट्रक्शन देगा तो वो क्या करेगी, दोबारा ब्रेन से हमारा क्या आएगा, वो सिग्नल हमारे मसल तक आएगा, फिर हमारा डिफरेंट बॉडी पार्ट मूव करेगा, मसल मूव करेगा। तो इफ ऑल ऑफ दिस इज डन व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, इट मे टेक, अगर ये सारी चीज़ें हम सोचने लग गए कि यार वो हमारा हमने टच किया, फिर वो सिग्नल्स गए हमारे दिमाग में, फिर से दोबारा आया, फिर हमारा हाथ हटा, तो क्या होगा, हमारा हाथ तो जब तक जल चुका होगा। तो हमारा हाथ ऐसा जल चुका होता है, इसलिए हमारे पास क्या होता है, वो लो रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो हम लोग कर रहे होते हैं। ये हमारे पास बेसिकली हमारे दिमाग में भी, तुम पढ़ोगे ब्रेन के बारे में पढ़ोगे ना, कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में स्टोर होती हैं। जैसे हम कोई खतरा आता है तो अपने आप आँख बंद हो जाती है, हमारा दिमाग नहीं सोचता, खुद ही अपने आप हमारे दिमाग में स्टोर है कि ऐसा करना है।
ऐसे हमारा जब हाथ गर्म हो रहा होता है तो तुम हाथ हटा लेते हो, ये तुम्हारे दिमाग में स्टोर हो गया है। वो पापा जैसे होता है ना, तुम्हारे दिमाग में स्टोर होता है, गेट में पापा जैसे ड्यूटी से आए वैसे तुम्हारी बैट बजना शुरू हो जाती है। वही चीज़ समझ लो, ऐसा ही कुछ होता है जब गर्म ऑब्जेक्ट्स होता है। तो उसमें क्या होता है, तुम्हारे दिमाग में एक डर इकट्ठा होता है, हाँ बाप आ गया, अब कुछ ना कुछ हो सकता है, डेंजर, है ना। तो याद रखना ये चीज़ें। तो ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ें स्टोर होती हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें के लिए हमें सोचना पड़ता है। सोचना मतलब इन द सेंस, मुझे अगर ये उठाना है, और मुझे खोलना है इसका माउथ, तो मुझे सोचना पड़ेगा, हाँ इसे मैं नीचे करूँ ऊपर करूँ, ना। ये क्या है हमारा ह्यूमन क्या है, स्कल है। स्कल भी है, इसमें 22 हड्डी होती है, बेसिकली 3D पेंट करके भैया ने रख रखा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं भैया के पास, ठीक है। आ जाओ आगे आते हैं। हाउ डज द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी, अब इस चीज़ से कैसे हमारी बॉडी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाती है। रेदर देन हैविंग अ थिंकिंग अबाउट द सेंसेशन ऑफ हीट, इफ द नर्व्स दैट डिटेक्ट हीट वर टू बी कनेक्टेड टू द नर्व्स दैट मूव मसल इज सिंपलर वे। तो हमारा भैया क्या होता है, जो हमारी नर्व्स दिमाग तक लेके जाए ना, वो दिमाग तक नहीं लेके जाती, सीधा वो मसल तक लेके जाती है। और मसल को बोलती है, देखो काम आसान हो गया ना, कि वो मसल दिमाग तक लेके जाएगा, फिर दिमाग सिग्नल भेजेगा मसल को, फिर मूव करेगा। इससे अच्छा क्या हो, जो हमारी नर्व्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे मसल से कनेक्ट हो जाए, जैसे वो नर्व सिग्नल भेजेगी मसल को, मसल हटा लेगी। इसलिए तुम हॉट ऑब्जेक्ट को जैसे छूते हो, तुम्हारे मसल उसे मूव करने के लिए बोलती है और तुम हाथ हटा लेते हो। तो इस तरीके से कुछ हो रहा होता है हमारी बॉडी में। अब बात आती है जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट देखो उसने बोला क्या है। तब मैंने इधर एक छोटी मतलब डेफिनेशन लिखी है, ये लिख के आना, ठीक है। ये बहुत थोड़ा सा मतलब परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स आर्क इज अ पाथवे फॉलो बाय द सेंसरी नर्व्स, सेंसरी नर्व्स मतलब जो सेंस करेंगी, इन कैरिंग अ सेंसेशन फ्रॉम अ रिसेप्टर ऑर्गन टू द स्पाइनल कोड। तो जो रिसेप्टर ऑर्गन होगा, मान लो स्किन है, तो मेरे स्पाइनल कोड में लेके जाएगी। देन द पाथवे फॉलो बाय द मोटर इन कैरिंग द ऑर्डर फ्रॉम द स्पाइनल कोड। अब उधर से स्पाइनल कोड क्या करेगी, मोटर नर्व्स को क्या करेगी, ऑर्डर देगी, और फिर वो इफेक्टर ऑर्गन तक जाएगा और रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा होगा ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब जो हाथ हटा रहे होगे। तो उस पूरे पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। और जो हो रहा होता है, हम लोग जो एक काम कर रहे होते हैं, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब थोड़ा सा जिसे नहीं समझ आया, अभी समझ आ जाएगा, हम लोग एक नीचे डायग्राम देखने वाले हैं, उससे समझ आ जाएगा। उसके बाद ये हम लोग क्या कर लेंगे, डेफिनेशन पढ़ लेना। द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल एंड इनपुट ऑफ द रिस्पॉन्डिंग टू इट बाय द आउटपुट एक्शन माइट कंप्लीट क्विकली, जल्दी से हो सकता है। सच अ कनेक्शन इज कॉमनली, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोल देते हैं। वेयर शुड सच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन इज मेड बिटवीन, कहाँ पे होता है तो इधर बताएगा अभी। तो नर्व्स फ्रॉम द ऑल ओवर द बॉडी मीट द बंडल ऑफ द स्पाइनल कोड। तो पूरी बॉडी से जो नर्व्स होती है कहाँ मिलती हैं, वो स्पाइनल कोड में आके मिलती हैं, है ना, जो वे टू द ब्रेन, जो ब्रेन में जाती हैं। तो रिफ्लेक्स आर्क इज द फॉर्म इन द स्पाइनल कोड इटसेल्फ। तो रिफ्लेक्स आर्क भी कहाँ पे फॉर्म होता है, स्पाइनल कोड में। ऑल्दो द इन्फॉर्मेशन इनपुट ऑल्सो गोज टू द रीच टू ब्रेन। तो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है, ब्रेन फिर से सिग्नल भेजता है। तो उस पूरे पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो रिफ्लेक्स आर्क हैव द इन्वॉल्व इन एनिमल्स बिकॉज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन इज नॉट फास्ट इनफ। तो जो बोलो हमारा रिफ्लेक्स आर्क वाला हमारे एनिमल में, हम लोग एनिमल ही तो हैं हिसाब से देखा जाए तो। ह्यूमन वाला, ह्यूमन में क्यों इन्वॉल्व हुआ है, क्योंकि हम लोग का जो थिंकिंग पार्ट है वो बहुत ज़्यादा तेज नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्स आर्क हुआ कि हम लोग को कुछ स्टोर होंगे और हम लोग तुरंत हाथ डालेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग चल जाते, जब तक हमारा दिमाग सोचता वैसा। तो इनफैक्ट मैनी एनिमल हैव वेरी लिटिल, और बोलो नन ऑफ द न्यूरॉन्स नेटवर्क ही नहीं होता, है ना। वो कैसे करते होंगे, तो it is quite likely that reflex arc have involved such a efficient way of functioning in as the absence of true thought of process। तो अगर तुम सोच भी नहीं रहे होगे उसके बाद भी रिफ्लेक्स एक्शन एक efficient वे में फंक्शन कर रहा होता है। अगर करेगा नहीं तो तुम्हें पता है कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं। तो इवन आफ्टर अ कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस, रिफ्लेक्स आर कंटिन्यू टू बी एफिशिएंट वे में। इतना न्यूरॉन कॉम्प्लेक्स है हमारी बॉडी में, तुम देखोगे न्यूरॉन्स पूरे नेटवर्क फैला हुआ है, उसके बावजूद भी हमारा बोलो क्विक रिस्पॉन्ड हम लोग कर रहे होते हैं, जो हमारा रिफ्लेक्स आर्क होता है उसकी वजह से। तो इधर मैंने पाथवे बता दिया कि न्यूरॉन जो नर्व सिंपल्स होती है, रिफ्लेक्स आर्क का पाथवे क्या होता है। तो पहला क्या है हमारा स्टिमुलस जो चेंज होगा, फिर रिसेप्टर ऑर्गन में जाएगा। रिसेप्टर ऑर्गन क्या हो सकते हैं, वो हमने 5 पढ़े थे, स्किन, नोज, माउथ, है ना, माउथ बोल रहा हूँ, टंग हो गया ये सब। फिर सेंसरी नर्व्स को तक जाएगा, सेंसरी नर्व से स्पाइनल कोड जाएगा, स्पाइनल कोड से मोटर नर्व जाएगा। अब ये चीज़ें होती कहाँ है, तो ये फिगर भैया आपने आपके लिए बना दिया भैया ने थोड़ा सा। देखो फर्स्ट चीज़ मैंने तो लिखा है, फर्स्ट चीज़ क्या है, रिसेप्टर, जो हीट है, पेन है, जो हमारी स्किन ने उसे डिटेक्ट किया, तो ये क्या करता है, रिसीव द स्टिमुलस एंड इनिशिएट द सेंसरी इंपल्स। तो अगर बोलो रिसेप्टर का फंक्शन क्या होता है, ये तुम्हें यही नहीं मिलेगा, इसलिए भैया ने तो लिखा है, ये रिसीव करता है जो भी चेंज हुआ है, एंड इनिशिएट स्टार्ट करता है क्या, सेंसरी इंपल्स। ये चीज़ पहली चीज़ हो गई। अच्छा स्टार्ट हो गई तो आगे जाएगी, आगे जाके उसे क्या मिल जाता है, सेंसरी न्यूरॉन्स में जाती है वो। तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करती है, कैरी करती है इंपल्स को रिसेप्टर ऑर्गन से कहाँ तक, स्पाइनल कोड तक। देखो स्पाइनल कोड तक आ गया। स्पाइनल कोड तुम्हें दिख रही है इधर, स्पाइनल कोड में उसने लिखा है CNS। CNS क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो स्पाइनल कोड में 2 पार्ट होते हैं, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट होते हैं, एक हमारा स्पाइनल कोड होता है, दूसरा ब्रेन होता है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे नहीं, कोई अगर आपने रेफरेंस बुक चूज कर रखा है उधर आपको बताएंगे, इधर बस थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है, आगे वाले पैराग्राफ में तुम्हें मिल जाएगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा स्पाइनल कोड होता है और ब्रेन होता है ना। तो इधर इसलिए मैं CNS मतलब क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आगे है इसका काम क्या होता है, स्पाइनल कोड का काम क्या होता है, चेंज द सेंसरी इंपल्स इनटू द मोटर इंपल्स।
तो जो मोटर इंपल्स बेसिकली इधर कोई मोटर नहीं बैठी होती, मोटर इंपल्स मतलब जो आगे प्रोसेस लेके जा रही होगी उस चीज़ का, बेसिकली रिस्पॉन्ड लेके जा रही होगी। तो चेंज ऑफ सेंसरी इंपल्स इनटू मोटर इंपल्स में चला जाता है, फिर ब्रेन में मैसेज आता है, ब्रेन फिर से हमारा क्या होता है, इधर रिले होता है, रिले न्यूरॉन्स क्या कर देता है, आगे कंडक्ट करता है, आगे कंडक्ट करा के वो फोर्थ चीज़ हमारी स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ चली जाती है, मोटर न्यूरॉन्स में। मोटर न्यूरॉन्स हमें सिग्नल कहाँ लेके जाएगा, मसल में, जैसे हम लोग बोलते हैं इफेक्टर मसल इन द आर्म, ये गिव द रिस्पॉन्ड टू द प्रोड्यूसिंग मूवमेंट ऑफ द सम मसल्स। तो हम लोग को जो बोलो रिस्पॉन्स मिल रहा होगा क्या करके, कुछ मसल्स को मूव करवा के, तो हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है। मोटर न्यूरॉन्स क्या कर रही होती है, ये कंडक्ट करती है इंपल्स फ्रॉम कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से मिलके इफेक्टर ऑर्गन तक। तो मैंने उसके सारे फंक्शंस लिख दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचों पार्ट हो रहे होते हैं, जो मैंने इधर भी आपके लिए फ्लो चार्ट बना दिया है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, और यही असली में क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क होता है। तो यही जो पाथवे है ना, यही पाथवे को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। मेरे हिसाब से पता चल गया होगा। कैन यू नाउ ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट। हाँ भाई, जब तुम्हारा सीक्वेंस ऑफ इवेंट, अच्छा ब्राइट लाइट में जब निकलते हो तो क्या होता है, तो तुमने वो देखा होगा, जैसे ही तुम डार्क रूम में जाते हो तो तुम्हारा पीपल बड़ा हो जाता है, और जो वही तुम ब्राइट लाइट में जाते हो तो पीपल छोटा हो जाता है। तो उधर क्या हो रहा होगा, सिग्नल जा रहा होगा, उस चीज़ को छोटा बड़ा कर रहा होगा हमारा। जैसे लाइट मतलब कि बड़ा क्यों होता है, क्योंकि उधर ज़्यादा लाइट जा पाए, ये सब हमने कहाँ पढ़ा होगा, ह्यूमन आई में पढ़ेंगे। ठीक है, ह्यूमन आई हमारा जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो मेरे हिसाब से अब ये जो इसमें बेसिकली अगर इस टॉपिक का कंक्लूजन दूँ, तो इस टॉपिक में तुम्हें क्या याद रखना है, एक रिफ्लेक्स एक्शन याद रखना है, उसका एग्जांपल याद रख लो, और रिफ्लेक्स आर्क की डेफिनेशन याद रख लो। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन इसी में आता है, व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क। एक मार्क्स का बनाएगा, उसके साथ 2 मार्क्स का कोई और क्वेश्चन साइड में जोड़ेगा। जब तुम हम लोग सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तब हम उसमें तुम्हें क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, फिर ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये थोड़ा सा पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है, इस पूरे पैराग्राफ में और कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हें ये बोलो फिगर जो तुम्हारा है रिफ्लेक्स आर्क का, ये तुम्हें पता होना चाहिए, और पाथवे तुम्हें याद होना चाहिए। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, इस पार्ट में। और इस पार्ट में तो मैंने बता ही दिया था, है ना। तो सारी चीज़ मैं तुम्हें बताते हुए चल रहा हूँ। देखो लेक्चर थोड़े से लंबे हो रहे हैं तो ठीक है, पढ़ाई भी तो हो रही है, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी तो पता चल जा रही है। टाइम एक बार लगाओ, 2 घंटे 3 घंटे लगा लो, पर चीज़ें तो मिल जा रही है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओगे तो पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन भी पढ़ लें, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तुम्हारे लिए ज़िंदगी। तो चलो भाई, फिर से रेस्ट लेना है आपको, ले लो रेस्ट, ले लो जाके थोड़ी देर, 5-10 मिनट भैया, फिर स्टार्ट करते हैं आपका क्या चीज़, ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, रेस्ट ले लो, पानी पी लो, घूम लो थोड़ा सा, टॉपिक मतलब अपने दिमाग में टारगेट बना लो, ये वीडियो खत्म होगी तभी मैं उठूंगा, तभी कहीं जाऊंगा, तभी मेरा दोस्त बुलाएगा तब जाऊंगा, मम्मी बुलाएगी तब जाऊंगा। ठीक है, जाओ जल्दी से पानी वानी पी के आओ। तो सबको पता चल गया होगा भाई, पानी वानी पी लिया होगा, मम्मी से मिलाए होगे, पापा से मिलाए होगे, है ना, किसी से बात भी कराए होगे कोई ना कोई, है ना। चलो फिर बात स्टार्ट करते हैं। मोबाइल थोड़ा साइड रख लेना, मोबाइल साइड रहेगा तो तब तक पढ़ लोगे, नहीं साइड रहेगा तो फिर दिक्कत होगी। आ जाओ, ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन क्या है, ह्यूमन ब्रेन के बारे में भैया मैंने बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ, पर अभी पता चलेगा मैं कुछ भी नहीं जानता अपने दिमाग के बारे में, है ना। अभी तुम्हें पता चल जाएगा, दिमाग के पार्ट भी होते हैं, दिमाग का पार्ट अलग अलग मुझे चीज़ें भी करवा रहा होता है ना, सारी चीज़ें पता चलेंगी। इज रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द ओनली फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कोड। तो स्पाइनल कोड का सिर्फ काम होता है रिफ्लेक्स एक्शन करवाना? नहीं बाबू, ऑब्वियसली नॉट, ऐसा नहीं होता। सिंस वी नो दैट वी आर थिंकिंग बीन, हम लोग सोचने वाले इंसान है ना, सोचने वाले लोग हैं, तो स्पाइनल कोड इज मेड अप ऑफ नर्व से बना होता है, वे सप्लाई द इन्फॉर्मेशन ऑफ थिंकिंग अबाउट, जो हम लोग सोच रहे होते हैं उसी को इन्फॉर्मेशन वो क्या कर रहा होता है, सप्लाई कर रहा होता है। तो थिंकिंग इन्वॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, थिंकिंग में, सोचने में और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म चल रहा होता है वो, और बोलो न्यूरल कनेक्शंस होते हैं। तो दीज आर कंसंट्रेटेड कहाँ पे होता है वो सारा चीज़, हमारे ब्रेन में होता है। तो विच इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, तो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर भी हमारा कौन होता है, ब्रेन होता है, सिंपल सी बात है। तो द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड कंस्टिट्यूट ऑफ नर्व, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था क्या होता है, जो हमारा ब्रेन में, ब्रेन बोलो, ब्रेन और स्पाइनल कोड किसके पार्ट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। फिगर हमने 6.3 देखेंगे, द रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट, तो हम लोग की क्या करता है, सारे इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे सारे पार्ट ऑफ बॉडी से आ रही होंगी उसे इकट्ठा करता है, और बोलो इंटीग्रेट करता है, इकट्ठा करता है ना। तो इधर मैंने लिख भी दिया है, जो हमारा पार्ट है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करूँ तो 2 पार्ट में पड़ता है, एक हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, दूसरा होता है पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम के बाद भी होता है एक और, ए से होता है ऑटोनोमिक करके नॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, उसकी जरूरत नहीं है, वो PNS के अंदर ही आ जाता है, थोड़ा सा पार्ट बोला जाए तो। पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम का पार्ट क्या होता है और CNS का पार्ट क्या होता है, तो CNS का पार्ट तो मुझे पता चल गया क्या क्या होता है, वो पार्ट ब्रेन और स्पाइनल कोड हमारा CNS का पार्ट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, जो सारे इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है और इंटीग्रेट करता है, जो हम लोग लिखते हैं, बात करते हैं, चेयर को मूव करते हैं, क्लैप करते हैं प्रोग्राम के एंड में, ये सारे क्या होते हैं, हमारे वॉलंटरी एक्शन होते हैं, विच आर बेस्ड ऑन द डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो हम लोग डिसाइड करते हैं आगे क्या करना है, हाँ इवेंट खत्म होना है, हाँ गाड़ी बजा दो, एक बजाय सब बजाने लग जाते हैं, है ना। सो द ब्रेन
सो द ब्रेन ऑल्सो हैज टू सेंड द मैसेज टू द मसल। अब ब्रेन को मसल पे मैसेज भेजना पड़ता है, किससे भेजता है? वो मोटर नर्व तुमने देखा होगा, तो मसल तक वो लेके जाता है। दिस इज द सेकंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद द मसल्स। तो मसल से इस तरीके से काम कर रहा होता है, एक तो हमारा सेंसरी रिले न्यूरॉन्स होता है, दूसरा दिमाग भेजता है, याद रख लेना ये चीज़। तो कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेड बाई। अब जो मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और जो अदर पार्ट है, उन दोनों को कौन जोड़ेगा? उन दोनों को जोड़ेगा कौन? हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल मतलब भी होता है, तुम देखोगे तो आउटर बाउंड्री को बोलते हैं, पेरिफेरल हाईवे होते हैं। पेरिफेरल मतलब होता है पाई, बेसिकली तुम इसे ग्रीक वर्ड में डालोगे तो पाई मिलेगा, पेरीमीटर हो गया है ना, सर्कमफेरेंस हो गया। तो पेरी क्या है? एक वर्ड रूट होता है बेसिकली। वर्ड रूट जब तुम पढ़ोगे तो वर्ड रूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मीनिंग को याद रखने के लिए। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली जो आउटर पार्ट को पूरा कवर कर रहा होगा, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और अदर पार्ट को कौन जोड़ेगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जोड़ रहा होता है। अब जिसमें क्या होती है? कार्नियल नर्व होती है, कार्नियल नर्व्स होती हैं जो कि हमारी ब्रेन्स में निकलती हैं, और बोलो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, और ये तो सामने से नाम से पता चल जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होंगी। तो दो चीज़ होती हैं पीएनएस में, हमें क्या याद रखना है? कार्नियल नर्व्स जो कि ब्रेन से निकलती हैं, स्पाइनल नर्व जो कि हमारी स्पाइनल से निकलती है। करता क्या है ये? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बोलो अदर पार्ट ऑफ बॉडी से हमें जोड़ रहा होता है। तो ब्रेन दस अलाउ अस टू थिंक। देखो भैया ने तो थोड़ा सा इसलिए ये कर दिया था कि मैंने डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम किया, ये वाला पार्ट इधर उसने समझा दिया, ये वाला पार्ट उसने इधर समझा दिया, तो थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। ये भी आपने पेंसिल से आप बना सकते हो। तो ब्रेन दस अलाउ अस टू थिंक एंड टेक एक्शन। जो हम लोग सोच रहे होते हैं उसके हिसाब से हमारा दिमाग काम करवा रहा होता है हमसे। एज यू विल एक्सपेक्ट दिस इज अकम्प्लिश थ्रू द कॉम्प्लेक्स डिजाइन विद डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रेटिंग डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट। तो हमारा डिफरेंट पार्ट होता है ब्रेन का। ब्रेन अब छोटा सा सिर्फ ये थोड़ी है बॉक्स है पूरा सा, ऐसा नहीं होता। ब्रेन के बहुत सारे अलग अलग पार्ट होते हैं जो क्या करते हैं? इनपुट लेते हैं और आउटपुट देते हैं, सिंपल सी बात है ना। तो ब्रेन है तीन ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। पहला क्या है रीजन? हमारा फॉर ब्रेन हो गया, दूसरा क्या है? मिड ब्रेन हो गया, तीसरा क्या हो गया? हिंड ब्रेन हो गया। ये हमारे पार्ट होते हैं, ये तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। अब इनके काम भैया थोड़ा सा रुक जाओ, ज़्यादा देंगे। तो फॉर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। इट इज़ अ रीजन, इट हैज़ रीजन रिसीव। देखो इधर भैया इस वाले पैराग्राफ में दिख रहा है सब हाईलाइट है लगभग, तो बेटा ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, तो तुम हाईलाइट कर लेना, मेंशन कर लेना। जो सेपरेट एरिया भैया ने लिख रखे हैं ये भी याद रख लेना। देखो इधर बोला है सेंसरी इंपल्स फ्रॉम द वेरियस रिसेप्टर, ये रिसीव भी करता है, जाहिर सी बात है दिमाग में रिसीव करता है सेंसरी इंपल्स हमारे अलग अलग रिसेप्टर से। अब बात है बोला सेपरेट एरिया, ये सेपरेट एरिया है क्या? सेपरेट एरिया है हमारा क्या चीज़? मोटर एरिया होता है, सेंसरी एरिया होता है, एसोसिएटेड एरिया होता है। तो सेपरेट एरिया में भी तीन पार्ट में बटे हुए हैं, इसने नहीं बताया, भैया ने इधर लिख दिया है, अभी पता चल जाएगा, बताऊंगा। सेपरेट एरिया ऑफ द फॉर ब्रेन आर स्पेशलाइज फॉर हेयरिंग, स्मेल, साइट मतलब देखना एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है। तो देयर आर सेपरेट एरिया ऑफ द एसोसिएशन वेयर द सेंसरी इन्फॉर्मेशन इज इंटरप्रिटेटेड बाय पुटिंग इट टुगेदर। तो उधर एक सेपरेट एरिया होगा जहाँ पे सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ रही होंगी, उन सबको लेके एक साथ जोड़ा जा रहा होगा, एक साथ रखा जा रहा होगा। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अदर रिसेप्टर से भी लिया जा रहा होगा, एज वेल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर जो हमारे दिमाग में स्टोर है उसे भी देख के हम लोग कुछ ना कुछ एक्शन कर रहे होते हैं। तो बेस ऑन ऑल डिसीजन अ डिसीजन इज मेड अबाउट हाउ टू रिस्पॉन्ड। तो इस बेसिस पे जो हमने सारा इन्फॉर्मेशन लिया, कलेक्ट किया, बोला है ना उसने पुटिंग टुगेदर इन्फॉर्मेशन, फिर अदर रिसेप्टर से भी लिया, फिर ऑलरेडी जो स्टोर था सब चीज़ों को मिलाया, इंटरप्रिटेट किया, इंटरप्रिटेट मतलब समझा, फिर उसके बाद बेस ऑल सारी इस चीज़ के बेस पे हम लोग एक डिसीजन लेते हैं कि हाउ टू रिस्पॉन्ड एंड इन्फॉर्मेशन इज पास ऑन द मोटर एरिया। तो कौन से मोटर एरिया में मुझे वो इन्फॉर्मेशन भेजनी है, फिर वो दिमाग सोचता है, फिर हमारा दिमाग उसे कंट्रोल करता है, विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल। जो हमारी वॉलंटरी मसल जैसे लग मसल हो गई, हम लोग पैर हिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो पाती हैं। तो however certain sensation are distinct from seeing और hearing। फॉर एग्जाम्पल हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चल जाता है हम लोग बहुत सारा खाना खा लिए हैं, मतलब खाना खा चुके हैं, नहीं खाए। तो सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज अ सेंटर एसोसिएशन विद हंगर। तो हंगर एक मतलब बोलो एक एसोसिएटेड एरिया है हमारा, जहाँ पे क्या हुआ हंगर की चीज़ें हमारी प्रेजेंट होगी, मतलब जब मुझे भूख लग जा रही है, मेरा पेट भर जा रहा है, जो बोलो वो एरिया सेंसेशन का कहाँ हमारे दिमाग में प्रेजेंट होगा, कहाँ पे होगी? फॉर ब्रेन में प्रेजेंट होगा, जो हमें बता रहा होगा कि हाँ यार तुम्हारा पेट भर चुका है ना, या तुम्हें भूख लग रही है, विच इज अ सेपरेट पार्ट ऑफ द फॉर ब्रेन। सेपरेट पार्ट ऑफ द फॉर ब्रेन होता है हमारा। और इधर भैया ने बहुत अभी देखो तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ। देखो हाइपोथैलेमस कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर। हाइपोथैलेमस क्या होता है पता चलेगा, फिर तुम ईटिंग करने के लिए, ड्रिंकिंग करने के लिए हाइपोथैलेमस काम कर रहा होता है। अब तुमने पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं दिया, भैया ने इधर तुम्हारे लिए पार्ट लिखा है। जो हमारा फॉर ब्रेन होता है ना, देखो यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। फॉर ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, क्या होता है भाई? सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और ऑल्फैक्टरी लॉब्स। अब देखो ऑल्फैक्टरी लॉब्स के बारे में हमारे बुक में तो दिया नहीं है, तो भैया ने इधर साइड में तुम्हारे लिए जोड़ दिया है। अब बात आती है सेरेब्रम। सेरेब्रम का काम क्या होता है? तो भैया ने जो ब्लू पूरा पार्ट कर रखा है ना, ब्लू पार्ट, ये ब्लू पार्ट, ये ब्लू पार्ट, ये ब्लू पार्ट, ये सारा किसका काम है? ये सारा चीज़ सेरेब्रम में हो रहा होगा, सेरेब्रम में हो रहा होगा। बात आती है हाइपोथैलेमस। देखो ये भूख वाला पार्ट हो गया, ग्रीन वाला पार्ट है ना, भैया ने ये भी हाईलाइट कर रखा है, सोच रखा है, फिर आपके लिए बना दिया है क्या हाइपोथैलेमस। अब जो पूरा लेक्चर देख रहे हैं उसी को पता चल जाएगा इसका मतलब क्या है। अब जो लेक्चर ही नहीं देख रहा था उसने पीडीएफ सोचा भैया टेलीग्राम में दे देंगे, जाके डाउनलोड कर लूँगा, खुद से भी पढ़ सकता हूँ। और खुद से पढ़ तो सकते ही हो, पर जानना जरूरी है। जो दूसरे की चीज़ें यूज़ कर रहे होते हो तो पता रहना चाहिए कि दूसरी चीज़ कैसे चलती है, उसने कैसे यूज़ कर रखा है। पता चला ऑन की जगह ऑफ करे जा रहे हो और बोलो चल नहीं रहा है ना। तो ये बात आती है क्या चीज़?
मैंने डिटेल में बता दिया। ऑल फैक्ट्री लॉब्स क्या हो जाते हैं, दे आर द पेयर ऑफ वेरी स्मॉल एंड सॉलिड बोलो क्लब शेप की बॉडी होती है जो कि हम लोग को अलग कर रही होती है एक दूसरे से, वाइडली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल डिटेक्ट करने के लिए होता है डिफरेंट, मतलब बेसिकली स्मेल बोला जाए ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर नाम में छुपा हुआ है, तो स्मेल को अलग अलग पार्ट के हमारे जो स्टोर होंगे ना, कुछ स्मेल मतलब तुम्हें मिट्टी होती है वो स्मेल निकल रही होती है तुम्हारे स्टोर हो जाती है, अरे हाँ ये तो गीली मिट्टी की खुशबू है, मिट्टी उधर होगी भी नहीं, बस स्मेल वालों परफ्यूम डाल दिया है ना, उसने गीली मिट्टी वाला परफ्यूम एक डाल दिया तो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा तो गीली मिट्टी का है, तो कहाँ से आया वो तुम्हारे ऑल फैक्ट्री लॉब्स में इकट्ठा हो रखा है, उसके हिसाब से तुम्हें स्मेल पता चल पाता है। तो वो इसने बोला है दीज आर द पेयर ऑफ वेरी स्मॉल एंड सॉलिड क्लब शेप बॉडी वाइडली सेपरेट, मतलब अलग अलग होती है, थोड़ी सी सेपरेट होती है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग द स्मेल फ्रॉम द डिफरेंट रिसेप्टर, तो अलग अलग रिसेप्टर से जो स्मेल लेनी है वो कौन लेता है, वो ऑल फैक्ट्री लॉब्स लेती हैं। तो 3 पार्ट है, तीनों पार्ट मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बात आती है सेपरेट एरिया की, 2 भी समझ लेते हैं। तो सेंसरी एरिया कौन कौन से होते हैं, ये रिसीव इंपल्स करते हैं हमारे, जैसे कि स्किन हो गया, मसल्स हो गया, आई हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया, बेसिकली 5 हमारे पास होते हैं ना, ये हमारे सेंसरी एरियाज होते हैं। सेकंड एसोसिएशन एरिया क्या हो जाता है, तो इंटरप्रेट द सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन आई उसे इंटरप्रेट करेंगे और बाय रिलेटिंग द प्रीवियस एक्सपीरियंस, जो उसने बोला था ना ऑलरेडी स्टोर, तो यही चीज मैंने इधर लगा दी है, प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अदर रिसेप्टर, तो अदर रिसेप्टर से जो मेरे पास पहले से इन्फॉर्मेशन स्टोर है उस हिसाब से हमारा दिमाग प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो हमारा एसोसिएशन एरिया होता है। एसोसिएशन एरिया वैसे इधर बताया हुआ है पर इधर मैंने अलग से भी तुम्हारे लिए लिख दिया है। फिर मोटर एरिया सेंड इंपल्स टू द मसल और ग्लैंड में ऑल्सो कंट्रोल कर रहा होता है हमारे वॉलंटरी, जो हमारा ये आया ना, मतलब इसमें बताया तो हुआ है पर डिफाइन नहीं कर रखा था। देखो सेपरेट एरिया इधर बता दिया उसने, एसोसिएशन वाला इधर बता दिया, मोटर वाला इधर बता दिया, तो इसने बताया तो एनसीईआरटी में सब है उसने, पर डिफाइन नहीं करा था, तो भैया ने आपने सेपरेट एरिया डिफाइन कर दिया है इजी समझने के लिए। तो मेरे हिसाब से अब तुम्हें फॉर ब्रेन के बारे में तो पूरी तरीके से सारी ज्ञान हो चुका होगा। अगर है कहाँ भैया ये, तो ये रहा तुम्हारा दिमाग, जो हमारा दिमाग है छोटा सा ना, छोटा सा ही है हमारी बॉडी के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ, मतलब एक ऐसा बोला जाता है एडल्ट है तो 1.1 kg या 1.5 kg के आसपास उसका दिमाग होता है ना, और तुम्हारा वजन देख लो और दिमाग देख लो। अब बात आती है क्या चीज़, सेरेब्रम क्या करता है, वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुम देख रहे हो, तुम जो भी देखो इधर बताया हुए थोड़ा, कहीं ना कहीं लिखा था उसने वॉलंटरी वाला, आपको याद है कि नहीं, कहीं ना कहीं उसने लिखा था वॉलंटरी वाले पार्ट को कंट्रोल कर रहा होता है, ये बोले ना विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल्स, तो जितने वॉलंटरी वाला काम होगा ना, जो तुम सोच समझ के खुद से कर रहे होगे, कौन कंट्रोल कर रहा होगा, सेरेब्रम कर रहा होगा। अब सेरेब्रम के इसमें से हाइपोथैलेमस इधर है, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारा टेम्परेचर, जो तुम्हें खाना है, ड्रिंकिंग करना है, ये सब पार्ट भी हमारा कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा हाइपोथैलेमस कर रहा होता है। ठीक है, बात आती है किसकी आगे, मिड ब्रेन के बारे में हमारे बुक में बहुत ज़्यादा नहीं दे रखा, और मिड ब्रेन में बहुत ज़्यादा कुछ है भी नहीं खास, बेसिकली मिड ब्रेन फॉर ब्रेन और बोलो जो हमारा हिंड ब्रेन है उन दोनों को ज्वाइन करता है, तो इट कनेक्ट द फॉर ब्रेन टू द हिंड जॉइंट एंड इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ हेड का हो गया, नेक का हो गया, ट्रंक हो गया, ऑल्सो लोकेटेड द साउंड एंड विजुअल रिफ्लेक्स, मतलब साउंड उधर से आ रही है, तुम लोग इधर सुनते हैं ना, वो भी किस वजह से सुन पाते हैं, मिड ब्रेन की वजह से सुन पाते हैं, है ना। इन्वॉल्व इन द फोकसिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है, देखना है कोई चीज़, तो किसकी वजह से कर पाते हो, मिड ब्रेन की वजह से कर पाते हो। इट ऑल्सो कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई मसल, पीपल साइज, आ गया देखो, जो तुम सोच पा रहे थे, जैसे जहाँ लाइट पे गए थे, तो उसे कौन कंट्रोल कर रहा होगा, आई मसल और पीपल साइज कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन खराब हो गया तो तुम्हारा क्या हुआ, वो ऐसे जो सीलरी मसल्स वो उतनी ज़्यादा फोकस कर पाती है, वैसे सीलरी मसल्स भी वीक हो जाती हैं, और उसे सिग्नल कौन भेजता है वैसे कंट्रोल करने के लिए, मिड ब्रेन भेज रहा होता है। तो ये थोड़ी चीज़ें नहीं थी तो भैया ने उसमें ऐड कर दी, सेकंड चीज़ भी हमने सेकंड पार्ट भी पढ़ लिया ब्रेन का। अच्छा, अब लास्ट बताया हमारा क्या चीज़, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, पॉन्स, मेडुला और सेरेबेलम। तो इनका काम क्या होता है, ये भी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टडी द लेवल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, तो ह्यूमन ब्रेन का यार सही बताऊँ ना, डायग्राम भी याद करने का तरीका होता है, कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी है, वीडियो बताऊंगा, अभी तो टेस्ट नहीं आ रहे, बहुत लेट है ना, अभी पढ़ो, पहले पढ़ने की उम्र है अभी, है ना, पढ़ने का टाइम है, पढ़ लो, फिर मैं बताऊंगा चीज़ें याद कैसे करनी है, हर चीज़ें डिस्कस होंगी, इसलिए बोलता हूँ चैनल फॉलो कर लो, बकवास तो नहीं होगी, थोड़ी चीज़ें अच्छी ही लाता हूँ मैं, कोशिश यही करता हूँ हमेशा हर बार। वी हैव सीन दैट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द हैव स्पेसिफिक फंक्शन, हमने ये देख लिया अलग अलग पार्ट का अलग अलग फंक्शन होता है। कैन वी फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ ईच, भाई इससे ज़्यादा फंक्शन क्या ही पढ़ने वाले हो तुम, इतना सारा चीज़ तो पढ़ा दिया, अलग अलग पार्ट क्या ही करना है, हाईलाइट भी कर दिया तुम्हारे लिए कौन सा पार्ट क्या कर रहा है ना। अब बात आती है किसकी आगे, लेट अस लुक एट द अदर यूज ऑफ रिफ्लेक्स दैट वी हैव टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन, हमने बात की थी ना रिफ्लेक्स की। तो आवर माउथ वाटर व्हेन वी सी द फूड, लाइक मतलब बेसिकली इनवॉलंटरी एक्शंस, है ना, उसमें देखा था, उसने बोला था इनवॉलंटरी, आपको याद है कि नहीं, उसने बोला था कहीं ना कहीं लिखा होगा, देखो इनवॉलंटरी, इसलिए बोला था थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो, इनवॉलंटरी लिखा हुआ ना इधर इनवॉलंटरी। तो अब जितनी भी इनवॉलंटरी वाली चीज़ होती है वो कहाँ पे हो रही होती है, क्यों हो रही होती है, वो हमारे साइंस से बेसिकली हमारा जो हिंड ब्रेन होता है उसी से हो रही होती है, हाँ है ना। देखो अब तुम्हें विश्वास नहीं है तो बुक पे तो विश्वास होगा, बुक पे पढ़ लो। तो आवर हार्ट बीट विदाउट थिंकिंग, है ना, हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा हार्ट बीट क्या हुआ, रुक जाए, नहीं, खुद ही हो रहा है वो, है ना, अपने आप चल रहा है। इनफैक्ट वी कैन नॉट कंट्रोल दीज एक्शन ईजिली बाई थिंकिंग अबाउट देम, और इवन हम लोग चाहेंगे तब भी नहीं कर सकते। डू वी हैव द थिंकिंग अबाउट
और रिमेंबर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड। तो हम लोग को सोचना पड़ता है कि मेरा फूड पच जाए, मैं जितना ज़्यादा सोचूंगा उतना जल्दी पच जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। फिर मैं क्या, ब्रीथ लेना मुझे सोचना पड़ता है, मैं सांस लूंगा, अपने आप हो रहा है ना वो चीज़, तो वो कौन करवा रहा है भाई, ऐसे अपने आप हो जा रहा है क्या? नहीं भाई। सो इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन लाइक चेंज इन द साइज ऑफ पीपल, थॉट आउट एक्शन सच एज मूविंग अ चेयर हो गया, और सेट अनदर मसल मूवमेंट हो गई, विच वी डू नॉट हैव टू थिंक और कंट्रोल। तो ऐसे कोई चीज़ जो हमें सोचना ना पड़े, तो वो हमारा सारा चीज़ कौन सा होता है, देखो उन्होंने लिख दिया, मैनी ऑफ दिस इनवॉलंटरी एक्शन आर कंट्रोल बाई मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो मैंने इधर वो एग्जाम्पल नहीं दिया, बस मैंने बोल दिया भाई बहुत सारा, मैंने हाईलाइट उसी किया है, ये हाईलाइट फालतू में नहीं किया है कि क्लाइंट पढ़ के आप क्लिक किया है, ठीक है। और बेसिकली इसी से मैंने पढ़ाया हुआ है अपने बैच में, मैं इसी से पढ़ाता हूँ, तो उधर से भी हाईलाइट हो रखा है, सिंपल हो सकते हो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें और मैंने ऐड ही की है, उन लोग को इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया है मैंने, उन लोग को भी बोला बेटा जाके यूट्यूब लेक्चर देख लेना, ठीक है। तो आप लोग भी देख लो, वो लोग भी देख लेंगे, सब लोग देखो, पढ़ो भाई, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी, एक बार टाइम लगा लो बस। तो बहुत सारे जो हमारे इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं वो मिड ब्रेन और बोलो हिंड ब्रेन, जैसे इनवॉलंटरी एक्शन ही तो है हमारा, क्या बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्शन, पीपल का साइज चेंज होना। तो ऑल दिस इनवॉलंटरी एक्शन इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर हो गया, फिर सेलिब्रेशन हो गया, सेलिब्रेशन को थूक आ जाता है ना बेसिकली, उसी को बोलते हैं। वोमिटिंग हो गया, ये कंट्रोल बाई किसके द्वारा किया जाता है, मेडुला के द्वारा किया जाता है, जो कि हमारे हिंड ब्रेन में होता है। तो मेडुला वाला पार्ट इधर हमारा कवर कर दिया मैंने, रेड लाइन से कवर कर दिया। फिर बात आती है सेरेब्रम, सेरेब्रम को उसने कवर किया, देखो एक्टिविटी लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधे वॉक, सीधी लाइन में चलना, साइकिल को चलाना, पेंसिल को पिकअप करना, दीज आर पॉसिबल ड्यू टू द पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, जिसे हम लोग बोलते हैं सेरेब्रम। तो ये फंक्शन बेसिकली बोल सकते हो तुम, ये सारी एक्टिविटी करना। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन, जो हमारे वॉलंटरी एक्शन होते हैं बहुत प्रिसीजन से हो, मतलब बहुत सही तरीके से हो, और मेंटेन करे पॉस्चर और बोलो बैलेंस। तो बेसिकली जब तुम एल्कोहल पी लेते हो ना, एल्कोहल पी लेते हो तो तुम्हारे सेरेब्रम का क्या हो जाता है, डब्बा गोल हो जाता है, तभी तुम फिर वो गाना गाते हो, कभी इधर चला कभी उधर चला रहे हो, तुम फिसल गया, है ना। तो गाना किस लिए गाते हो कि तुम्हारा सेरेब्रम हिल चुका होता है। अगर वो सेरेब्रम हिला नहीं होगा तो तुम बढ़िया बिल्कुल मस्त रोड पे चल रहे हो सीधे, अगर हिल गया होगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो इमेजिन व्हाट वुड हैपन, अगर ये इनमें से कोई भी इवेंट फेल हो गया तो क्या होगा, तुम कहीं गिरे हुए मिलोगे, है ना, तुम सोच नहीं पाओगे, पेंसिल पकड़ोगे पेंसिल पकड़ नहीं पाओगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो तुम नहीं कर पाओगे। साइकिल इतना मस्त चला रहे हो तो बाइक बिल्कुल स्कूटी इतना दौड़ाते हो ना तुम लोग, वो चीज़ नहीं कर पाओगे अगर तुम्हारा सेरेब्रम हिल गया तो। इसलिए जो फाइटिंग होती है ना, बॉक्सिंग वाली फाइटिंग होती है, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा इसको प्रोटेक्ट करके ही लड़ना होता है। वो देखा हो बहुत बार ऐसे चोट लग गई, फिर इधर चोट लग गई, तो क्या होता है, तुम्हारा कहीं ना कहीं अंदर दिमाग हिल चुका, कहीं ना कहीं तार तुम्हारे कट गए, तार कट गए तो फिर तुम खत्म। तो यही होता है। फिर उसने देखो पॉइंट्स का बताया नहीं है, पॉइंट्स का इधर मैंने बता दिया। इट लाई अबाउट द मेडुला, मेडुला के ऊपर होता है टेक पार्ट इन रेस्पिरेशन, जो हम लोग सांस लेते हैं ना उसमें पार्ट लेता है। इट रिले इंपल्स बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो बेसिकली ये सारे इंपल्स को डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन से जोड़ता भी है। तो पॉइंट्स का ऐसा काम होता है। तो मुझे मेडुला का काम पता चल गया, सेरेब्रम का पता चल गया, पॉइंट्स का पता चल गया, मैंने हिंड ब्रेन भी कवर कर लिया। मेरे हिसाब से ब्रेन इससे ज़्यादा नहीं है, और इससे ज़्यादा हाईलाइट और बोलो डिटेल वे में तो और भी देखो, रेफरेंस बुक को जाओगे तो उसमें तो यार तुम्हें पीएनएस को भी बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया होगा, सीएनएस को भी बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया होगा, पर इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। जितना बताना चाहिए उतना मैंने सेपरेट कर दिया है आपके लिए। मैंने मतलब कोशिश ये की है कि जितना तुम पढ़ो, एनसीईआरटी में जो चीज़ नहीं है वो डाल दो, थोड़ी चीज़ें जो कि एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए लायक बन जाओ तुम, ठीक है। तो उतनी इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है, मैंने भी लास्ट ईयर मैंने बोला आपको, ऐसे वीडियो बना रखी है मैंने, वीडियो कौन सी रेफरेंस बुक लेनी चाहिए, मैंने उसमें ये भी बता रखा है, जैसे केमिस्ट्री के लिए कौन सी अच्छी, बायो के लिए कौन सी अच्छी है, बहुत पहले बनाई थी इसलिए मुझे याद नहीं है, पर हाँ तुम वो रेफरेंस बुक वाली वीडियो देख सकते हो। इनकेस तुम्हें लगता है कि एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है तो तुम उस पर जा सकते हो। बात आती है हाउ, देखो 2 टॉपिक बचा हुआ है, अब इसके लिए पानी पीने नहीं भेजूंगा मैं, ठीक है। 2 टॉपिक बचा हुआ है, इसके बाद खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो कोऑर्डिनेशन है प्लांट वाला वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ रहे होंगे। बात आती है हाउ आर दीज टिश्यू प्रोटेक्टेड, ये सारी टिश्यू कैसे प्रोटेक्ट की जाती है। तो भाई हमारे पास क्या होता है, ये दिमाग होता है इसके अंदर, तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा क्या, बोनी स्केल होता है ना, बोनी स्केल जिसे हम लोग बोलते हैं, बोनी केस जिसे हम लोग बोलते हैं, क्रेनियम, जो इधर मैंने लिख दिया आपके लिए, ये बुक में नहीं दे रखा, बेसिकली बुक में सिर्फ बोनी बॉक्स दे दिया है। तो डेलिकेट ऑर्गन होता है हमारा ब्रेन, जो कि भाई उसे प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, बहुत सारी एक्टिविटी कर रहा होता है हमारी ना, तो नीड टू बी केयरफुली प्रोटेक्टेड, है ना, नीड टू बी जैसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। फॉर दिस द बॉडी डिजाइन सो दैट द ब्रेन सिट इनसाइड द बोनी बॉक्स, तो हमारा ब्रेन कहाँ होता है, एक बोनी बॉक्स के अंदर होता है। इनसाइड द बॉक्स द ब्रेन इज कंटेन विद द फ्लूइड बैलून से कनेक्ट होता है, ये मतलब एक तरह का फ्लूइड होता है जो कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर जाता है। देखो उसने बताया विच प्रोवाइड द फर्दर शॉक एब्जॉर्बर। इफ यू रन योर हैंड डाउन टू द मिडल ऑफ द बैक, तुम मतलब पीछे जाओगे तो पीछे क्या देखने को मिलेगा तुम्हें, वो बोन्स देखने को मिलती है ना, वर्टिब्रेट तुमने सुना होगा, हार्ड और बम्पी स्ट्रक्चर देखने मिलता है, वर्टिबल कॉलम देखने मिलता है। उसी के साथ साथ क्या होती है, वही वर्टिबल कॉलम के बीच में तुम्हारा देखोगे तो स्पाइनल कोड रन कर रही होती है, नीचे तक जाती है। तो ये तुम्हें अगर नहीं दिख रहा तो एक बार थोड़ा सा फोटो देख लेना स्पाइनल कोड की, आ जाके सर्च कर लेना। तो मैंने इधर लिख दिया है, स्पाइनल कोड की प्रोडक्शन उसने इधर बताई है, ब्रेन की प्रोडक्शन उसने इधर बताई है। बात थोड़ी सी और, ब्रेन कवर विद मेनिंज करके पार्ट होता है जो कि कवर, ब्रेन हमारा कवर, बेसिकली जो आउटर लेयर होती है उसे बोलते हैं मेनिंज। फिर बिटवीन द मेनिंज स्पेस इज फिल्ड, जो उसके बीच में एक स्पेस बचा रहता है, तो उस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं,
सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड करके बोलता है, पूछता कभी नहीं है बेसिकली, जो बोला था ना उसने फ्लूइड फील्ड वाला होता है, तो वो फ्लूइड क्या होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, ये भी तुम याद रख सकते हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। बात आती है हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, कैसे नर्वस टिश्यू कैसे एक्शन हो पाता है। तो यार मैं ये सारी चीज़ नहीं पढ़ा रहा, मैं सिंपल बता रहा हूँ आगे। व्हेन नर्वस इंपल्स रीच द मसल, तो मसल फाइबर क्या करते हैं, मूव करेगा, है ना। तो सिंपलेस्ट नोशन ऑफ द मूवमेंट इज एट द सेलुलर लेवल इज इन द मसल सेल। तो बेसिकली अगर सिंपल मूवमेंट देखो तो वो सारा कहाँ पे होता है, मसल सेल में हो रहा होता है। विल मूव बाय द चेंजिंग देयर शेप सो दे कैन शॉर्टन। अब जाहिर सा उसका शेप चेंज होगा तो छोटी हो जाएगी, तो उसके हमारा हड्डी ऊपर हो रही होंगी, बेसिकली ऐसे करोगे तो छोटी होगी, ऐसे करोगे तो लंबी हो जाएंगी, हाँ या ना। तो ऐसा कुछ हो रहा होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू मसल सेल चेंज देयर शेप, मसल सेल शेप कैसे चेंज करती है। तो आंसर मस्ट लाई इन द केमिस्ट्री ऑफ, तो आंसर मस्ट लाई इन द केमिस्ट्री ऑफ सेलुलर कंपोनेंट। तो मसल सेल के पास एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो अपने शेप को और बोलो अरेंजमेंट को चेंज कर रहा होगा इन रिस्पॉन्ड टू द नर्वस इलेक्ट्रिकल इंपल्स। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स उसके पास आ रही होंगी, नर्व्स इंपल्स बोलो या इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ रही होंगी, तो उसके पास जो क्या होगा, वो उसके पास जो स्पेशल प्रोटीन होगी, प्रोटीन बोलते हैं ना, वो प्रोटीन शेक पीते हैं। प्रोटीन शेक कब पीते हैं, जब मसल्स बनाने के लिए, क्योंकि प्रोटीन से ही हमारी मसल्स बनती हैं। तो जब मसल्स बन जाएंगी तो उसमें क्या होगा, उसका शेप चेंज होगा, जो प्रोटीन प्रेजेंट होगा तुम्हारा वो शेप चेंज करेगा, बोलो अरेंजमेंट चेंज करेगा अपने सेल्स का। उसकी वजह से सेल जो मसल होगी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही होगी, और उसी की वजह से क्या बोलो, मूवमेंट हो रही होगी। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आई, मसल हमारी क्या हुई, अपनी शेप और अरेंजमेंट को चेंज किया, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हुआ, उसकी वजह से हमारा मूवमेंट हो पाता है। तो इस तरीके से बोलो मैकेनिज्म चल रहा होता है नर्वस टिश्यू इस तरीके से एक्शन कर रहा होता है। तो दिस हैपन, व्हेन दिस हैपन, न्यू अरेंजमेंट हमारा प्रोटीन का फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से मसल छोटी हो जाती है। तो रिमेंबर व्हेन वी टॉक अबाउट द मसल टिश्यू इन क्लास 9th, देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मसल सच एज वॉलंटरी मसल होती है, इनवॉलंटरी मसल होती है। बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार, व्हाट डू यू थिंक ऑफ डिफरेंस बिटवीन, उसके बीच में क्या डिफरेंस है, तो इसके बारे में अभी करने की कोई जरूरत नहीं है। बात आती है हमारा क्या मैकेनिज्म क्या होता है, वो चीज़ हमने पढ़ ली है। तो यार कैसे हमारा नर्वस टिश्यू एक्शन करता है वो भी हमने देख लिया है कि मसल में हमारा क्या होता है, वो अपना प्रोटीन अरेंजमेंट चेंज करती है, उसकी वजह से हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, उसी की वजह से हमारा क्या होता है, एक इन्फॉर्म बोलो मूवमेंट हो पाती है, जो एक्शन हो पाता है। तो यही उसने लिखा हुआ है, आपको पढ़ना है, कोई डाउट होगा तो मुझसे बाद में पूछ सकते हो, मैंने कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है मैंने, उधर आप कॉल कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो। एज सुन एज पॉसिबल मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ, पर हाँ थोड़ा सा लेट भी रिप्लाई हो सकता है, पर डाउट क्लियर होंगे। अगर मुझे लगेगा कि भैया जेन्युइन बच्चा है, वो उसे जानना है, तब मैं पक्का बताता हूँ, ठीक है। चलो फिर यही था हमारा इस टॉपिक में, है ना। तो अभी क्या करना है, तुम्हारे पास तुम्हारे क्वेश्चन आ गए हैं, इंटेक्स क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया आप नहीं दे रहे हो, बता नहीं रहे हो, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मैं एक अलग पीडीएफ बना दूंगा इस चैप्टर की, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ मैं दूंगा तुम्हें बाद में। अभी तुम चैप्टर को समझो, सारा टॉपिक लाइन वाइज पढ़ते जाओ, जैसे भैया पढ़ा रहे हैं, या आपने कहीं और से पढ़ा है तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे। तो ये सारी चीज़ें थी यार। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट पढ़ रहे होंगे। तो एनिमल वाला हमारा पार्ट खत्म हो चुका है, थोड़ी बहुत मेरे हिसाब से बहुत लंबी वीडियो होगी, 1-1.5 घंटे की वीडियो हो गई होंगी ये शायद से। तो कोई बात नहीं, 1-1.5 घंटा बुरा नहीं होगा। अगर आपको रिवाइज करना है तो इसे 2x करके देख लेना, और लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे तो यार अपने एक दोस्त को शेयर कर देना, और जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ाओ, तो भैया बहुत सारी वीडियो आपके लिए लाए, है ना। अपने दोस्तों को बोलो भैया चैनल आज अब है अच्छा, और फॉलो कर ले भाई, है ना। थोड़ा सा देख ले भैया, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे, वो आपकी मर्जी है, पर आप बोल सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। चलो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। वेलकम बैक टू द चैनल। भाई टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं हम लोग कौन सा, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ डिस्कस कर ली है, मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन आपको दे देता हूँ। हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन में हमने समझा था भाई चैप्टर में होने क्या क्या वाला है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है ये समझा था, है ना। उसमें भी हमने कुछ देखा था, जो मूवमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कुछ ग्रोथ मूवमेंट होते हैं, कुछ नॉर्मल मूवमेंट होते हैं, सारे देखे थे। फिर हमने पढ़ा था नेक्स्ट पार्ट में, हमने 2 पार्ट कवर कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने क्या कवर किया था, हमने न्यूरॉन्स कवर किया था, उसके एक फंक्शन कवर किए थे, उसके एक पार्ट कवर किए थे, किसलिए होता है, वो सारा चीज कवर हुआ था हमारा, है ना। हमने एक्टिविटी भी कवर की थी, उसके क्वेश्चन आंसर कवर किए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज जाके वो वीडियो पहले देख लेना, फिर उसके बाद ये वाला टॉपिक देख लेना, या ये वाला टॉपिक देख के वाला वीडियो देख लेना, मर्जी आपकी है ना। फिर हमने कवर किया था रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क। हमने बहुत अच्छे से समझा कौन सा पार्ट फर्स्ट होता है, सेकंड पार्ट क्या होता है, थर्ड पार्ट क्या होता है, तीनों पार्ट चारों पार्ट जो है हमारे, उसके क्या फंक्शन होते हैं, वो सारी चीजें कवर की थी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट कवर किया था हमने ह्यूमन ब्रेन के सारे पार्ट, सारे फंक्शंस, ऑल थिंग्स वी विल कवर इन प्रीवियस लेक्चर्स। आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, आज हम लोग कवर करने वाले हैं भाई कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स कैसे चीजों को कोऑर्डिनेट करते हैं, है ना। कुछ तो चीजें होंगी जो कोऑर्डिनेट मतलब बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह करने में, मतलब इधर से मैं सिग्नल आया और वो दिमाग तक गया, प्रोसेस होकर दोबारा दिमाग से मैं हाथ हटाऊंगा, ये सारी चीजें हमने कहीं ना कहीं देखी है ना।
तो वही चीज़ इधर भी हम पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा दिख जाता है। अगर आपको देखना है भैया, झलक देखना है कैसे भैया पढ़ाते हैं, तो मैंने 2 लेक्चर पहले बना दिए है ना। अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। क्यों? क्योंकि ऐसे लेक्चर्स बहुत सारे आने वाले हैं, डिटेल लेक्चर होंगे। ऐसे लेक्चर्स मेरे हिसाब से किसी ने नहीं दिया है और एनसीईआरटी को भी इस तरीके से किसी ने नहीं पढ़ाया है। ठीक है, चलो फिर टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है 6.1, ये टॉपिक बेसिकली मैं थोड़ा सा और जस्ट दे दूं तो ये 2-3 मिनट का जो हमने बातें कर ली, ये तो हमारा कुछ भी काम का नहीं था। अब जो आधा घंटा बात होने वाली है वही काम की होगी। तो आप अब फोकस हो गया, अपनी बुक ले लो और उसमें हाईलाइट जहां मैंने कर रखा है, जो पॉइंट लिख रखा है वो भी अपनी बुक में आप हाईलाइट कर सकते हो। इवन पेंसिल जरूर लेके बैठना अगर ये लेक्चर पढ़ रहे हो या देख रहे हो, जो भी बोलो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बात आती है एनिमल हैव नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन द एक्टिविटी। जाहिर सी बात है, एनिमल के पास हमारे क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें हमने न्यूरॉन्स पढ़ा था, है ना। बट प्लांट हैव नाइदर नर्वस सिस्टम होता है, ना तो मसल्स होती है इनके पास। हमने लास्ट टॉपिक में ये भी देखा कि मसल हमें मूवमेंट करवाने के लिए हेल्प करवा रही होती है। अब बात आती है प्लांट के बाद दोनों नहीं होती, ना नर्वस सिस्टम होता है ना मसल्स होती हैं। फिर कैसे चीजें होती हैं? तो प्लांट के पास ना तो नर्वस सिस्टम होता है ना मसल्स होती हैं। फिर क्या कर रहे होते हैं वो लोग, कैसे हो रहा होता है? तो इधर उसने एक एग्जांपल ले लिया, हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। स्टिमुली मतलब क्या था, मैंने बताया था, कोई चेंज, कैसे वो उसके रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हमने एक एग्जांपल देखा किसका, छुई मुई। आपने अगर ये प्लांट नहीं देखा है तो इसे बोलते हैं टच मी नॉट भी बोलते हैं, सेंसिटिव प्लांट होता है। और ये मिमोसा फैमिली करके एक फैमिली प्लांट ऑफ फैमिली है जिसका ये पार्ट होता है। ठीक है, तो छुई मुई को जिसने देखा है, बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा होगा, कोई बात नहीं। अगर मैं वीडियो देखता हूँ, अगर मिलेगी तो डाल दूंगा। तो उसे हम लोग जैसे ही छूते हैं तो क्या हो जाता है, वो फोल्ड हो जाती है, उसकी लीव्स क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। तो इधर इसने एक चीज बोली, क्या बोला मुझे समझना है ना। क्या चीज? मैंने तो क्या किया, ऐसा कुछ छोटी छोटी लीव्स होती हैं, बहुत ज्यादा उसकी बड़ी लीव्स नहीं होती, ऐसे पूरी एक लाइन होगी और इसमें छोटी छोटी लीव्स होती है हमारी। अब मैं क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ मैंने तो टच कहाँ किया होगा, इसके एंड पॉइंट में टच किया होगा, है ना, बिल्कुल ऊपर टच किया होगा। और पर फोल्ड कहाँ से होती है? फोल्ड ये जहां से उसकी, मतलब ऐसा समझ लो ये लीव्स है, तो मैं तो टच उसके इधर करता हूँ, फोल्ड कहाँ से होती है, ऐसे हो जाती है ये फोल्ड। तो कोई ना कोई चीज तो होगी जो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक क्या कर रही होगी, कुछ ना कुछ कनेक्शन कंट्रोल कर रही होगी, तभी वो ऐसा फोल्ड हो रहा होगा, है ना, दोनों तरफ से ऐसा फोल्ड हो रहा होगा। तो ये चीज समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा था, तो उसी को हम लोग समझेंगे, प्लांट ऐसा कर कैसे पाता है, जो मूवमेंट होते हैं प्लांट्स में वो कैसे हो पाते हैं, उनके पास तो मसल नहीं होती, कैसे करते हैं वो लोग। तो हम लोग इधर देखेंगे, देखो, दे बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रूप व्हेन द सीड इज जर्मिनेटेड द रूट गोज डाउन। मुझे पता है जैसे ही सीड जर्मिनेट करता है, रूट नीचे के लिए नीचे जाती है और स्टेम क्या होती है, ऊपर के लिए आ जाती है। व्हाट हैपन, ये सब बेसिकली तुम्हें मूवमेंट दिखा रहा है, वो क्या हो रहा है। अगर सीड में जनरेट करेगा तो जाहिर जाता है रूट क्या होंगे, नीचे के लिए जाएंगे। ऐसा तो होता नहीं है रूट ऊपर के लिए जाएंगे और स्टेम नीचे के लिए जाती है, ऐसा तो नहीं होता, है ना। तो फर्स्टली द लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्स टू टच। पहला चीज उसने क्या बोला कि जो भी हमारे सेंसिटिव प्लांट होते हैं वो क्या करते थे, बहुत तेजी से उसका रिस्पॉन्स देते हैं। ऐसा नहीं मैंने छुआ और 1 घंटे बाद वो लीफ फोल्ड हो रही है, ऐसा नहीं होता। अगर आपने देखा हुआ है तो उसमें क्या होता है, छूते ही वो लीफ बंद हो जाती है ना। तो देयर इज अ नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट। अब जाहिर सी बात है, अगर मैंने लीव्स को छुआ और वो बंद हो गई तो इसमें कोई ग्रोथ मूवमेंट तो नहीं दिख रही। अब ये ग्रोथ मूवमेंट क्या है और एक नॉर्मल मूवमेंट क्या होता है, इंट्रोडक्शन वीडियो हमने डिस्कस किया था। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी बात की जाए तो मुझे डायरेक्शनल मूवमेंट दिखी, किसकी, सीडलिंग की। जो मैंने सीड बोया था उसकी मुझे डायरेक्शनल दिखी। डायरेक्शन कैसे दिखी, बेसिकली रूट नीचे के लिए और शूट ऊपर के लिए। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था क्या होता है अगर कोई प्लांट है उसमें क्या सी होती है, एक ग्रोथ मूवमेंट होती है जो हमने देखा सीड वाला केस, और एक होती है नॉर्मल मूवमेंट। नॉर्मल मूवमेंट मतलब क्या चीज, नॉर्मल फोल्ड हो जा रहा है वो, है ना। ये दो हमने मूवमेंट पहले भी देखी थी इंट्रोडक्शन में। इफ इट इज प्रिवेंटेड बाय ग्रोइंग इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट। अगर मैं उसे रोकूंगा, ग्रो नहीं होने दूंगा, तो जाहिर सी बात है मुझे मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा ही नहीं। तो सो प्लांट शो द 2 डिफरेंट मूवमेंट। तो प्लांट 2 मूवमेंट शो करते हैं, एक क्या होता है डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ होता है, दूसरा इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ हो जाता है, बेसिकली नॉर्मल मूवमेंट, जैसे छुई मुई वाला पेड़ हमारा कर रहा होता है। तो ये चीज़ मैंने हाईलाइट कर दी है। इस पैराग्राफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं था, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए छुई मुई एक प्लांट होती है जो क्या करती है, क्या करता है, उसमें छूते ही वो बंद हो जाता है। तो उसमें मसल्स नहीं होती, तो कैसे ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं वो हमें पता होना चाहिए। प्लांट के मूवमेंट भाई एक डिपेंड करेगा ग्रोथ पे, जो रूट होते हैं, रूट नीचे के लिए, शूट ऊपर के लिए, और दूसरा जो ग्रोथ में मूवमेंट में इफेक्ट नहीं कर रहा होगा, जैसे छुई मुई। ठीक है, तो प्लांट हमारे 2 तरह के मूवमेंट कर रहे होते हैं। बात आती है इसके 6.2.1 के। तो इसमें क्या बोला है, इमीडिएट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। तो हमने जो पहला टाइप पढ़ा था ना, देखो मैंने लिख भी दिया है, असली में ये टॉपिक कुछ नहीं है। ये क्या बता रहा है, जो फर्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट हमने देखा था ना कि इमीडिएट रिस्पॉन्ड कर रहा है वो चेंज का, इमीडिएट रिस्पॉन्ड क्या, वो तुरंत लीव्स बंद कर ले रहा है, वही चीज़ बताई जा रही है। अब इसमें मैंने पहले देखो हाईलाइट क्या किया हुआ है, नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व, इसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही होती है। प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट्स लीव इन रिस्पॉन्ड टू टच। प्लांट अपनी लीव्स को कहीं ना कहीं मूव कर रहा होता है जब उसे टच किया जाता है, बट देयर इज नो नर्वस टिश्यू, उधर कोई टिश्यू नहीं होती, उधर कोई मसल्स नहीं होती। तो कैसे वो डिटेक्ट करता है उस टच को, और वो लीव कैसे उस चीज़ को रिस्पॉन्ड कर रही होती है, ये कहीं ना कहीं दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। अगर उधर मसल्स नहीं होती तो कैसे मूव करेगा, उधर नर्वस टिश्यू नहीं होती तो चीजें कैसे वो ट्रांसफर हो रही है। हमारे इधर तो क्या था, हाँ इधर टिश्यूज हैं, वो क्या कर रही है, मेरे ब्रेन तक लेके जा रही है सिग्नल, फिर मैं उसे रिस्पॉन्ड दे रहा हूँ, मोटर में उसे रिस्पॉन्ड देती, तब जाके वो हाथ मेरा हट पाता है। हमने ऐसा अपने ह्यूमन बॉडी में तो देख लिया, पर प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, तो कैसे कंट्रोल कर रहा है उस चीज को, कुछ ना कुछ तो हो, है ना। तो हमने क्या देखा, इफ वी थिंक अबाउट वेयर एग्जैक्टली द प्लांट इज टच, द पार्ट ऑफ द प्लांट एक्चुअली मूव
अगर वही मैं जो तुम्हें बता रहा था कि हमने टच कहाँ किया उसके एंड पे और मूव कहाँ से करता है इधर से, वही सारी चीज़ इधर लिख दी है। तो सो द इंफॉर्मेशन सो इन्फॉर्मेशन डेट अ टच हैज अकर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हुई है वो कम्युनिकेट तो हो रही होगी, जाहिर सी बात है, रास्ते में कोई ना कोई तो होगा जो बात करने वाला होगा इसके बीच में, इधर से लेके इधर तक बात कराने वाला। जिसे नहीं समझ आ रहा थोड़ा सा इमेजिन करके देख लो, ये मेरे हाथ जो है ये मेरा लीव है, अब मैं टच करता हूँ इधर और फोल्ड कहाँ से होता है, वो इधर से फोल्ड होती है। तो इधर कोई ना कोई बीच में तो होगा ना जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा होगा, कम्युनिकेट कर रहा होगा, वही इसने लिखा है। सो द इन्फॉर्मेशन डेट a touch has occurred must be communicated, and the plant also use electrical and chemical mean to convey this information from cell to cell। तो प्लांट भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल रास्ते अपनाते हैं इन्फॉर्मेशन को सेल टू सेल ट्रांसफर करने के लिए। बट अनलाइक इन एनिमल देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन प्लांट। पर एनिमल में क्या थे, बहुत सारे स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते थे, मसल्स होते थे, इधर ऐसा नहीं होता है। इधर वही बोला है, देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन प्लांट फॉर द कंडक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो प्लांट में इलेक्ट्रिकल और केमिकल मीन ऑफ इन्फॉर्मेशन कन्वे तो होता है, एक जगह से दूसरी जगह तो ट्रांसफर होता है, कम्युनिकेट होता है, बट इधर कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होती है। फाइनली अगेन एज इन एनिमल सम सेल मस्ट बी चेंज देयर शेप इन ऑर्डर टू मूवमेंट ऑफ। हमारे उसमें हमने देखा था कि हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारी मसल मूव करती है, रिलैक्स होता है तो मसल खुल जाती है, बेसिकली ऐसा कुछ देखा होगा तुमने। अगर लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज जाके पहले पढ़ो वो लेक्चर्स, इसमें बोलता हूँ लाइन वाइज करते जाओ, चीजें सब समझ आएंगी। इंस्टेड ऑफ स्प्लाइस प्रोटीन फाउंड इन एनिमल इन, अब हमारे उसमें क्या था, प्रोटीन होती थी जो मसल्स को, बेसिकली तुम बोलते भी हैं प्रोटीन खाओ, प्रोटीन शेक पियो, जब तुम मसल बिल्ड करने पे जाते हो तो बोलते हैं प्रोटीन शेक पियो तो मसल तुम्हारी बिल्ड होगी। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि हमारा क्या होता है, मसल्स को बिल्ड करने के लिए प्रोटीन चाहिए होती है, और प्रोटीन की ही अमाउंट हमने देखा था उसमें क्या होता है, प्रोटीन का अमाउंट या बोलो वाटर का अमाउंट चेंज एक्सचेंज ऑफ बोलो कम हो रहा होता है, ज़्यादा हो रहा है, उसी वजह से हमारी मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही होती हैं। वही सेम चीज़ थोड़ा बहुत प्लांट में होता है। तो प्लांट चेंज देयर शेप, इसमें क्या बताया हुआ है, देखो मैंने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया हुआ है, प्लांट चेंज देयर शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर। उनके अंदर मसल तो होगी नहीं, तो वो क्या करते हैं, जो भी उनके अंदर वाटर है उसे वो चेंज करते हैं। समझो एक जगह पे मुझे मूवमेंट करानी तो उधर पानी ज़्यादा चला जाएगा, पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा चले जाएंगे तो मूवमेंट होने जाएगी, ऐसा कुछ हो रहा होगा। जैसे हमारे मसल्स में होता है वैसे उधर क्या हो रहा होता है, वाटर की मूवमेंट की वजह से हमारा क्या होता है, प्लांट अपनी शेप चेंज कर रहा होता है। हमने ये चीज़ पढ़ी भी थी कहीं ना कहीं, कहाँ पे हमने पढ़ी थी, हाइपोटोनिक, आपको याद आ रहा होगा हाइपोटोनिक, फिर हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक, कुछ याद आ रहा होगा जब हमने ओसोमोसिस पढ़ा था क्लास 9th में। तो वही चीज़ इधर भी है, देखो रिजल्टिंग इन स्वेलिंग हो जाता है, फिर श्रिंकिंग हो जाता है, याद आ रहा होगा। हाइपो मतलब वो फूल जाता था, श्रिंक हो जाता था। मैंने, अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी एक्टिविटी भी कर रखी है, उससे भी समझ सकते हो। देयरफॉर इन द चेंजिंग द शेप, और उसी की वजह से चेंज होती है। तो प्लांट में मैंने देख लिया क्या चीज़ यार, कि इमीडिएट रिस्पॉन्स से कैसे चेंज होता है, वो चीज़ मुझे पता चलेगी कि कोई ना कोई उधर ग्रोथ नहीं है तो प्लांट क्या कर रहा होगा, एक्चुअली अपने टच करके कहीं ना कहीं मूव कर रहा होगा। तो मूव कैसे कर रहा होगा बता दिया मैंने, कि प्लांट में भाई इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स होते हैं जो सेल से सेल टू सेल ट्रांसफर होते हैं, पर इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होती। तो फिर किस तरीके से ये लोग करते हैं, तो ये लोग करते हैं भाई अमाउंट ऑफ वाटर को चेंज करके, तो वो सेल हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, इस तरीके से प्लांट अपने मूवमेंट कर रहे होते हैं। मेरे हिसाब से प्लांट की मूवमेंट समझ आ गई होगी। दूसरी मूवमेंट क्या है, दूसरी मूवमेंट है हमारी जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट है ना, इस वाले मूवमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, हमें पता होना चाहिए। जो सेकंड मूवमेंट है इससे हमारे क्वेश्चंस अच्छे खासे बनते हैं। तो मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ में क्या पढ़ना है हमें, जो सेकंड टाइप ऑफ ग्रोथ है ना, सेकंड टाइप ऑफ मूवमेंट है हमारी। तो मैं यार बेसिकली तुम लोग इधर रीड कर लेना, मैं हाईलाइट पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट बता देता हूँ, या तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर बच्चे बोलते हैं भैया बहुत लंबी वीडियो बनाते हो आप। तो मैं हाईलाइट चीज़ बता देता हूँ, आप उस चीज़ को पढ़ लेना। अगर डाउट है तो भैया कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, नंबर व्हाट्सएप का नीचे दे रखा है, पूछो आराम से, भैया बताएंगे आपको, ठीक है। तो सम प्लांट लाइक जैसे पी प्लांट हो गया, ये सब क्लाइम होते हैं, है ना, टेंड्रिल और सेंसिटिव टच। अब मीन बाय द टेंड्रिल, अब जो तुम देखोगे, मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। जो पी का प्लांट होता है, मटर का प्लांट होता है, उसके देखोगे वो जो भी उसके आसपास चीजें होती है क्या कर लेता है, उसे रोल कर लेता है, उसे पकड़ के ग्रोथ कर रहे होते हैं। क्लाइंबर प्लांट जितने बोल देते हैं ना, तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए हेल्प कर जाता है। अब मुझे पता है यार, जो दूर पार्ट होगा, बेसिकली जो सपोर्ट के दूर पार्ट होगा, वो धीरे धीरे वो तेज ग्रो करेगा, और जो सपोर्ट के पास होगा वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। इसलिए वो धीरे धीरे ग्रो करने की वजह से क्या करता है, वो उस चीज को राउंड कर लेता है और उसे पकड़ लेता है। कौन पकड़ लेता है, जो बेल होती है, बेल तुमने सुना होगा, जो उसकी स्ट्रेम्स होती हैं, जो आगे बढ़ रही होती है, ग्रोथ कर रही होती है, वो स्ट्रेम्स पकड़ती जाती हैं, सर्कुलेट होती है। देखो तो लिखा है टेंड्रिल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट। तो जो टेंड्रिल होती है उसे क्या करती है, सर्कल कर लेती है उस ऑब्जेक्ट के अराउंड और उसे पकड़ लेती है, दस क्लिंग टू इट। मोर कॉमनली प्लांट रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस स्लोली बाय ग्रोइंग इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो अगर मैं बोलूँ कोई भी चेंज हो रहा होगा वो बहुत धीरे हो रहा होता है ना, तो प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस स्लोली बाय द ग्रोइंग इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो धीरे धीरे वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में कहीं ना कहीं ग्रो हो रहा होगा। बिकॉज दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल इट अपीयर एज इट प्लांट इज मूविंग। अभी एक डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही होती है प्लांट की, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि प्लांट क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं। तो इधर एक बहुत अच्छी एक्टिविटी उसने करवाई हुई है हमें। क्या करवाई हुई है देखो,
हमारा एक क्या था, हमने मतलब क्या ले लिया, फ्लक्स ले लिया है और इधर एक हमने छोटी सी जाली लगा ली है। देखो इधर जो जो लिखा हुआ है मैं वो उधर बता दे रहा हूँ, ठीक है। हमने इधर क्या किया है, एक फ्लक्स लिया है, फ्लक्स ले में हमने एक छोटी सी जाली लगाई है और उसमें प्लांट हमने बीज रख दिए। और क्या हो रहा है, रूट हमारी नीचे के लिए उग रही है और ये प्लांट हमारा शूट ऊपर के लिए उग रहा है। अब इधर से लाइट आ रही थी तो प्लांट क्या कर रहा है, लाइट की तरफ जा रहा है। ऐसा कुछ देखने के लिए मिल रहा है हमें इस एक्टिविटी में, है ना। बेसिकली रिस्पॉन्ड ऑफ द प्लांट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। देखो इस तरफ से लाइट आ रही थी तो उसी की तरफ रिस्पॉन्ड कर रहा है। और थोड़ा सा देखोगे तो रूट सीधी नहीं जा रही है, थोड़ी सी ऐसे जा रही है, उल्टी साइड जा रही है। तो जो इस अगर मेरा जो बोलो शूट इस तरफ जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, तो मेरा रूट किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है। ऐसा भी कुछ होता है क्या, हम लोग एक्टिविटी तो नहीं कर सकते इधर, पर हम लोग ने एक्टिविटी में ऐसा देखा, ऐसा होता है, हम लोग ने ये नोटिस किया। तो व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, तो मुझे यही देखने मिला, शूट क्या शो कर रहा है, फोटोट्रॉपिज्म। अब ये भैया कौन सा वर्ड आ गया, तो फोटो मतलब क्या होता है, लाइट, ट्रॉपिज्म मतलब होता है ग्रोथ। तो जहां लाइट की तरफ डायरेक्शन में ग्रोथ हो उसी को हम लोग बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। और जो रूट है वो क्या कर रहा है, जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म क्या होता है भाई, जियोट्रॉपिज्म जो ग्रेविटी की तरफ जा रहा हो, सिंपल। तो जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट, फोटोट्रॉपिज्म लाइट की तरफ मूवमेंट। तो शूट कंक्लूजन हमें इस एक्टिविटी में यही मिलता है कि शूट होता है वो फोटोट्रॉपिज्म, लाइट की तरफ जा रहा है देखो, और रूट क्या हो रहा है, ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ। अब इधर एक और उसने ड्राइंग बना दी है, देखो ये जो हमारा शूट है वो देखो ऊपर के लिए जा रहा है, नेगेटिव ट्रॉपिज्म। क्यों, ग्रेविटी तो नीचे के लिए लगती है ना, और ये कहाँ जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, इसलिए उसे बोला नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। और ग्रेविटी नीचे के लिए लग रही है, रूट भी नीचे के लिए जा रही है, इसलिए मैं बोला पॉजिटिव जियोट्रॉपिक ट्रॉपिक। तो ये देख लेना आराम से, बहुत आसान है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा हार्ड है समझना, कुछ हार्ड नहीं है इस वाले टॉपिक में समझना तुम्हें। और यही मूवमेंट थोड़ी सी कहीं ना कहीं याद करना पड़ता है तुम्हें, और छोटा सा पार्ट है, जल्दी से खत्म करते हैं। तो एनवायरमेंटल ट्रिगर सच एज लाइट हो गया, ग्रेविटी हो गई, विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ। जाहिर से आता है, कुछ लाइट हो गया, ग्रेविटी होता है, कुछ चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंटल ट्रिगर है ना, बोलो इन्वायरमेंटल ट्रिगर जो प्लांट की ग्रोथ को कहीं ना कहीं डायरेक्शन को चेंज कर रहे होते हैं। तो दीज डायरेक्शनल और ट्रॉपिक मूवमेंट कैन आइदर बी टूवर्ड द स्टिमुलस, तो जो भी चेंज हो रहा है उसकी तरफ हो जाएगा या तो उसके अवे हो जाएगा। जैसे इधर देखो, ये इधर जा रहा है और इसके अवे जा रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है, तो वही उसने बोला हुआ है। सो इन टू डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट, शूट रिस्पॉन्ड टू द बेंडिंग टुवर्ड द लाइट वाइल रूट अवे फ्रॉम द लाइट। हमने इसमें देखा ही था, देखो लाइट से ये दूर जा रही है और ये लाइट की तरफ जा रही है। ये किस में देखा हमने, फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट में देखा। वही आगे उसने बोला है, प्लांट शो ट्रोपिज्म इन रिस्पॉन्ड टू अदर स्टिमुलस ऑल्सो एज वेल। तो और स्टिमुलस क्या हो सकते हैं, और चेंजेस क्या हो सकते हैं, तो द रूट ऑफ द प्लांट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड। जो रूट होती है हमेशा नीचे के लिए जाती है, भाई वाइल जो शूट होती है वो क्या होती है, ऊपर के लिए जाती है। तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। दिस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ द शूट एंड रूट रिस्पेक्टिवली इट इज रिस्पॉन्ड टू द पुल ऑफ अर्थ। पुल ऑफ अर्थ मतलब अर्थ उन्हें खींच रही होगी और बोलो ग्रेविटी की वजह से ऐसा जा रहा होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, जियोट्रॉपिज्म बोल देते हैं। तो ये इसने एग्जांपल जियोट्रॉपिज्म का भी दे दिया है ना, ये रहा जियोट्रॉपिज्म। फिर हाइड्रो मतलब होता है वाटर और केमो मतलब होता है केमिकल्स। तो तुम खुद सोच के देखो, हाइड्रो मतलब क्या, अब जहाँ पे तुम देखोगे, कहाँ पे, जहाँ राजस्थान जाओगे, जहाँ डेजर्ट वाला एरिया होगा, उधर प्लांट क्या करता है, प्लांट की रूट उस तरफ भागती है जहाँ पे पानी हो, जहाँ पे पानी हो उस तरफ उसकी रूट क्या होती है, ग्रो होने लग जाती है। तो ये क्या शो कर रहा होगा, ये शो कर रहा होगा हाइड्रोट्रोपिज्म। वही केमोट्रोपिज्म क्या होता है, केमोट्रोपिज्म तुमने नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है उसमें आएगा, हम लोग उसमें पॉलन ग्रेन्स पढ़ेंगे। तो ऐसा कुछ होता है हमारा, क्या चीज़, फीमेल पार्ट हमारा होता है ना, हमारा क्या होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, और इधर कहीं हमारा ओवरी होता है। तो इधर हमारा जो पॉलन ग्रेन आके गिरता है तो वो उसमें केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। केमिकल्स क्या करते हैं, ग्रो करके को करके स्टाइल के थ्रू वो ओव्यूल में जाके हिट होता है। तो इधर क्या होता है, इधर एक हमारा केमिकल की मतलब केमिकल प्रेजेंट है, उसकी वजह से मूवमेंट हो रही होती है, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं केमोट्रोपिज्म। कहाँ लिखा हुआ है भैया, ये लिखा हुआ है। तो वन एग्जाम्पल ऑफ केमोट्रोपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टुवर्ड द ओव्यूल्स। तो ये कहाँ पे मिलने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर में मिलने वाला है जब हम लोग पॉलिनेशन पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो अबाउट विच वी लर्न अबाउट, देखो उसने बता ही दिया है, हमने कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में पढ़ा हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो मैंने बता दिया है और इधर मैं फोटो भी आपके लिए लगा दूंगा। लेट अस नाउ वंस अगेन थिंक अबाउट द फॉर हाउ इन्फॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड इन द बॉडी, कैसे कम्युनिकेट होती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। हमने प्लांट में तो देख लिया कुछ कुछ चीज़ें, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उसमें कैसे होती हैं। तो द मूवमेंट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट इन रिस्पॉन्ड टू टच इज वेरी क्विक। द मूवमेंट ऑफ द सनफ्लावर इन रिस्पॉन्ड टू डे और नाइट, हाँ वो देखा होगा तुमने, सनफ्लावर उस सन की तरफ डायरेक्शन हो जाता है, वो क्या है, फोटोट्रॉपिज्म दिखा रहा है। ऑन द अदर हैंड इज क्वाइट स्लो। तो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ द प्लांट इज इवन विल बी इवन स्लोअर। तो जो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होती है वो तो स्लोअर होती है, और उससे भी अगर थोड़ा सा उससे तेज जाओ तो क्या हो जाएगा, वो रिस्पॉन्ड हो जाएगा, चाहे वो कैमो हो सकता है, हाइड्रो हो सकता है, जियो हो सकता है, फोटो हो सकता है। ये चार चीज़ें हैं हमारी, ठीक है। और फिर एक चीज़ हमने देखी, जो छूते ही बंद हो जा रहा है वो सबसे ज़्यादा क्विक होता है। तो तीन तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिल जाए, जो सबसे तेज, फिर मीडियम, फिर सबसे स्लो। इवन इन द एनिमल बॉडी देयर इज केयरफुली कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ। हमारे इधर में तो बॉडी में ऐसा ही होता है, ऐसे थोड़ी होते हैं हाथ लंबे होते हैं, एक हाथ बहुत लंबा होता जा रहा है, दूसरा सर बहुत लंबा होता जा रहा है, एक सर छोटा ही रह गया, पेट पूरा बड़ा होता जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता। हम लोग ये कंट्रोल मूवमेंट में करते हैं ना, हमारे ऐसे फिंगर या आर्म्स ऐसे किसी भी डायरेक्शन में थोड़ी ग्रो होने लग जाती हैं, बोले चार फिंगर बड़ी हो गई एक छोटी रह गई, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो वही इसने भी बोला है कि नॉट रेंडमली,
कि आवर आर्म्स एंड फिंगर ग्रो इन सर्टेन डायरेक्शन नॉट रैंडमली, सो कंट्रोल मूवमेंट कैन बी आइदर स्लोअर और फास्टर। जो कंट्रोल मूवमेंट होगा वो जल्दी भी हो सकता है और धीरे भी हो सकता है। हमारे केस में भी धीरे ही होता है। बेसिकली जो ग्रोथ हो रही है, देखो तुम 15 साल के हो तब जाके इतने बड़े हुए हो, है ना। इफ द फास्ट रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुली आर टू बी मेड, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर मस्ट हैपन क्विकली। अगर तुम्हें फास्ट करना है तो मुझे पता है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर भी जल्दी करना पड़ेगा। फॉर दिस द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन मस्ट बी एबल टू, जाहिर सी बात है अगर तुम्हें जल्दी ट्रांसफर करना है तो तुम्हें मीडियम भी तो तेज करना पड़ेगा। मीडियम तेज नहीं होगा तो तुम जल्दी ट्रांसफर कर ही नहीं पाओगे, सिंपल सी बात है। अब बात आती है कुछ बात किसकी, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की लिमिटेशन की। अब इलेक्ट्रिकल इंपल्स हमने देखा था कहाँ पे, जब हमने न्यूरॉन्स पढ़े थे। न्यूरॉन्स हमने देखा था इलेक्ट्रिकल इंपल्स होते हैं, वो जाके साइनेप्स पे क्या होते हैं, केमिकल में चेंज होते हैं, फिर वो केमिकल आगे जाके दूसरे वाले को इलेक्ट्रिकल इंपल्स फिर से जनरेट करता है और इस तरीके से पूरी जगह पे हमारा क्या होता है, सिग्नल्स पहुंच पाता है। पर उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। तो क्वेश्चन बन जाता है कि भाई क्या लिमिटेशन है इलेक्ट्रिकल इंपल्स की, क्योंकि हमने पढ़ा था केमिकल वाला सबसे अच्छा होता है क्योंकि वो थ्रू आउट द बॉडी पहुंच के सारे सेल्स को इन्फॉर्मेशन दे देता है, पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स ऐसा नहीं कर पाता है। तो कुछ लिमिटेशन है, कमियां हैं, वो क्या है देखो। तो दे विल रीच ओनली दो सेल दैट आर कनेक्टेड टू द नर्वस टिश्यू। अब ऐसे ही सेल से ही कनेक्ट हो, मतलब ऐसे सेल तक पहुंच पाएगी जो कि नर्वस टिश्यू से कनेक्ट है। नॉट कैरी ईच एंड एवरी सेल, यही इसकी सबसे बड़ी कमी है कि ये हर बॉडी के सेल तक नहीं पहुंच पाती है। ये उन सेल्स के तक जाती है जहां तक नर्वस टिश्यू हमारी फैली हुई है ना। Secondly, once electrical impulse is generated in a cell and transmitted, the cell will take some time, और बोलो उसे कुछ समय लग जाता है दोबारा से रीसेट होने के लिए अपने मैकेनिज्म को और जनरेट करने के लिए दोबारा नई इंपल्स को। तो इन अदर वर्ड बोला जाए तो सेल कैन नॉट कंटिन्यूसली क्रिएट एंड ट्रांसमिट, तो कोई भी सेल है वो कंटिन्यूसली क्रिएट और ट्रांसमिट नहीं कर पाती है इलेक्ट्रिकल इंपल्स को, तो इसलिए भी ये दिक्कत देती है। तो ये लेट करेगा तो हमारे लिए दिक्कत है। इसलिए बोला जाता है केमिकल जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो केमिकल कम्युनिकेशन, ये देखो लिखा हुआ है, केमिकल जो कम्युनिकेशन होता है ये ज़्यादा अच्छी होती है किसके लिए, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो मैं ह्यूमन बोलूँ, चाहे वो एनिमल बोलूँ, चाहे वो प्लांट बोलूँ, सबके लिए। तो इन अदर वर्ड ये हमने पढ़ लिया। दस नो वंडर दैट मोस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिम्स यूज अनदर मीन ऑफ, जाहिर सी बात अगर इसकी ये लिमिटेशन है तो हमें सर्वाइव कर रहे हैं हम लोग, तो सर्वाइव कर रहे हैं तो कोई ना कोई दूसरा मीन ऑफ कम्युनिकेशन तो होगा, जैसे हम लोग ने क्या बोला, केमिकल कम्युनिकेशन, सिंपल। तो इफ इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इंपल्स स्टिमुलेट सेल रिलीज केमिकल कंपाउंड, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट ना करने की जगह क्या करते हैं वो लोग, कुछ ना कुछ केमिकल कंपाउंड रिलीज कर देते हैं, और वो कंपाउंड क्या करते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं ऑल अराउंड द ओरिजिनल सेल, और वो कंपाउंड पूरे सेल में डिफ्यूज हो जाएंगे और हमारी जो भी चेंजेस होंगे वो हो जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल उसने बताया, ये केमिकल जो हमारा क्या है, ये केमिकल कॉम्बिनेशन उसने बोला है ना, इधर एक वर्ड आया था क्या, केमिकल कंपाउंड। दीज केमिकल कंपाउंड इज नोन एज हार्मोन, है ना, हार्मोन, जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। यही केमिकल कंपाउंड को हम लोग हार्मोन बोल रहे होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी तुम्हें पता चलेगा एक हार्मोन नहीं हुआ तो क्या दिक्कत आ सकती है। इफ अदर सेल अराउंड हैव द मीन ऑफ टू डिटेक्ट दिस कंपाउंड हैव स्पेशलाइज मॉलिक्यूल ऑन देयर सरफेस, देन दे विल एबल टू रिकॉग्नाइज इन्फॉर्मेशन। अब जाहिर सी बात है, तुम कहीं गए, है ना, तुम्हारे गले में अगर तुम्हारे स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड है तभी तुम्हें लोग पहचान पाएंगे, हाँ ये बच्चा उस स्कूल का है। वैसे ही सेम ये जो सेल्स हमने रिलीज की, सेल ने क्या किया, एक केमिकल कंपाउंड रिलीज किया, अभी एक तरह का स्पेशल मॉलिक्यूल होगा, है ना, स्पेशल मॉलिक्यूल होगा। अब ये दूसरे सेल्स के पास जाएगा या दूसरी जगह पे जाएगा तो उधर भी कोई चीज होगी ना डिटेक्ट करने के लिए, उस चीज को अगर वो डिटेक्ट कर ही नहीं पाएगा तो पहचान नहीं पाएगा तो चेंजेस नहीं होंगे। तो वही इसने बोला है, क्या बोला है, देखो इधर लिखा है, इफ अदर सेल अराउंड हैव मीन टू डिटेक्ट दिस कंपाउंड यूजिंग स्पेशल मॉलिक्यूल ऑन देयर सरफेस, देन दे वुड एबल टू रिकॉग्नाइज द इंफॉर्मेशन, तब वो रिकॉग्नाइज कर पाएंगे उस इंफॉर्मेशन को और इवन ट्रांसमिट कर पाएंगे। तो दिस विल बी स्लोअर, ऑफ कोर्स ये स्लोअर तो होगा ही होगा, बट पोटेंशियल इसका सारे बॉडी में पहुंचने का है। भाई सब बोलते हैं ना धीरे धीरे चलो, पर सारा पढ़ के चलो, सारी चीज़ तुम्हें आनी चाहिए, ये नहीं कि एक दिन में पढ़ा और अगले दिन सब भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही हमारा क्या है, केमिकल कम्युनिकेशन भी बोलता है कि भाई मैं धीरे तो हूँ पर मैं सबको सब बॉडी पार्ट को देख के चलता हूँ, मैं सारी चीज़ों को संभाल के चलता हूँ। तो वही उसने बोला, दिस विल बी स्लोअर ऑफ कोर्स बट इट कैन पोटेंशियली रीच ऑल सेल ऑफ द बॉडी रिगार्डलेस ऑफ द नर्वस कनेक्शन एंड इट कैन बी डन स्ट्रीटली एंड परसिस्टेंटली। स्ट्रेटली मतलब जैसे नहीं पता, उसका मतलब होता है रेगुलरली ये चीज़ होती रहती है। परसिस्टेंटली मतलब होता है कंटिन्यूसली। तो तुम्हें भी अपने जिंदगी में दो वर्ड जोड़ लो, क्या, कि रेगुलरली मुझे पढ़ाई करना है, कंटिन्यूसली मुझे पढ़ाई करना है, कंटिन्यूसली मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है, नहीं करूंगा तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाऊंगा। ठीक है, तो दीज कंपाउंड और हार्मोन यूज बाय द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिम्स आर कंट्रोल फॉर कंट्रोल एंड कंडीशंस ओवर ग्रेट डील ऑफ डाइवर्सिटी। अब जाहिर सी कुछ एक सिंपल चीज़ तो होगा नहीं, एक रिलीज होगा, हमारी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है, हमने खुद ही देखा हुआ है, जिसे समझना ही मुश्किल हो जाता है, तब भी हम लोग कोशिश करते हैं, है ना। तो उसने वही बोला है, कंट्रोल एंड कंडीशंस ओवर ग्रेट डील ऑफ डाइवर्सिटी, बहुत सारी डाइवर्सिटी है इसमें भी, एज वी वुड एक्सेप्ट different plant hormone help to coordinate growth, development and respond to the environment. They are synthesized at a place away from, बेसिकली ऐसा कुछ बोला जा रहा है इधर, जो सिंथेसाइज मतलब होता है प्रिपेयर होना, तो जो भी हार्मोन बन रहे होंगे वो
जिस जगह जरूरत है उस जगह नहीं बनते, वो कहीं और बन रहे होंगे और उधर से ट्रेवल होकर उस जगह पे आ रहे होंगे जहाँ पे उसकी जरूरत होगी। तो वही इसने लिखा है, दे आर सिंथेसाइज एट अ प्लेस अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट, जहाँ पे उन्हें काम करना है उससे दूर बनते हैं, एंड सिंपली डिफ्यूज टू द ऑल एरिया ऑफ एक्शन। तो जहाँ पे काम करना है उधर जाके फिर वो डिफ्यूज हो जाएंगे, जहाँ पे बनना है बन जाएंगे, फिर बन के आएंगे और डिफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल मैं बोलूँ, अगर लीव एक खाना बनाती है, तुम्हें पता है ना, लीव किचन बोलते हैं उसे, है ना। तो लीव में खाना बन जाता है तो स्टेम तक कैसे जाता है, रूट तक कैसे जाता है, तो वो ट्रांसफर करती है। तो ऐसा ही इधर भी होगा, अगर कोई हार्मोन है तो कहीं ना कहीं वो बनता होगा और फिर हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं डिफ्यूज होता होगा। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी को अगर मेरे फिंगर को जरूरत है तो इधर ही बन जाएगा और इधर ही डिफ्यूज है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो एरिया कौन कौन से हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट वी हैव वर्क विद अर्लियर एक्टिविटी 6.2। हमने 6.2 में कुछ ना कुछ पढ़ा था। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये किसका, हमारे किसका, इस टॉपिक का, है ना। मैं इधर इंपॉर्टेंट भी लिख देता हूँ। When the growing plant detect light, अगर कोई ग्रोइंग प्लांट है उसने लाइट को डिटेक्ट किया तो एक हार्मोन होगा, जैसे हम लोग क्या बोल देंगे, ऑक्सीन। ऑक्सीन सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप। अब याद रखना है क्या है, जो हमारा शूट होता है ना, शूट मतलब जो ऊपर के लिए पार्ट निकलता है, उसके पार्ट में एक पार्ट होगा जो बोला ऑक्सीन होगा। ऑक्सीन उस चीज को डिटेक्ट करेगा, जो उसके पास लाइट आ रही होगी उस चीज को डिटेक्ट करेगा और हेल्प करेगा, हेल्प द सेल टू ग्रो लॉन्गर। तो ऑक्सीन एक चीज है जो कहाँ प्रेजेंट है, वो शूट में प्रेजेंट है, शूट टिप पे प्रेजेंट है, और जब लाइट आई तो उसने डिटेक्ट किया और हेल्प किया ग्रोथ के लिए। इसलिए हम लोग इसे ग्रो करने के लिए भी बोल देते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है, ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। तो व्हेन द लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, अब जाहिर सी बात है, अब लाइट इसी तरफ से आ रही है, मेरा जैसे मेरा घर मान लो, अगर मेरा प्लांट भी है तो पीछे वाले प्लांट के पत्तों पे लाइट नहीं जा पा रही है, जो सामने प्लांट के पत्ते हैं उसी पे लाइट जा पा रही है। तो जो धूप आ रही होगी सिर्फ उन पत्तों पे आ रही होगी। तो जो उधर के ऑक्सीजन होंगे, ऑक्सीजन मतलब जो हार्मोन होगा, वो क्या कर रहा होगा, उस लाइट को कैप्चर कर रहा होगा, और जो जिस तरफ लाइट नहीं जा रही है उस तरफ भी वो लाइट को बेसिकली उस चीज को लेके जा रहा होगा, जो भी चीज उसने कैप्चर की है उसे ट्रांसमिट कर रहा होगा। तो वही इसने बोला है, व्हेन द लाइट इज कमिंग फ्रॉम द वन साइड ऑफ द प्लांट, ऑक्सीजन डिफ्यूज टुवर्ड द शेडी साइड ऑफ द शूट। तो शेडी शूट मतलब शूट का जो शेडी साइड होता है उधर वो ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है। तो ऑक्सीजन का काम तुम्हें थोड़ा बहुत पता चल गया होगा, बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये भी पता चल गया होगा, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, शूट टिप पे प्रेजेंट होता है, और बेसिकली ग्रो करने के लिए हेल्प करवाता है। इट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टिमुलेट द सेल टू ग्रो। देखो आ गया, तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या स्टिमुलेट करता है, क्या स्टार्ट करता है, टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ शूट विच इज अवे फ्रॉम द लाइट। तो जो भी ऐसा पार्ट जो लाइट से दूर है उसे भी ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। दस प्लांट अपीयर टू बी बेंड टुवर्ड लाइट, और उसी की वजह से क्या लगता है कि हमें कि वो लाइट की तरफ थोड़ा सा बेंड हो रखा है, क्योंकि लाइट की तरफ एब्जॉर्ब कर रहा होगा और दूसरी तरफ उसे ट्रांसफर कर रहा होगा, ऐसा कुछ दिमाग में इमेजिन कर सकते हो तो इमेजिन कर सकते हो तो कर लो, है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज मैंने इधर क्या लिखा है, हमारा क्या है, जिबेरलिन, जिबेरलिन्स। तो ये हमारा प्लांट हार्मोन है, जैसे वो क्या बोलते हैं, जिबेरलिन्स, विच इज लाइक ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की तरह होता है और ये हमें ग्रोथ करता है, किसकी, याद रखना, ये स्टेम को ग्रोथ करने के लिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, भैया ऑक्सीजन और फिर ये गिबेरलिन दोनों तो ग्रोथ के लिए बोला जा रहा है। तो बस मैं बोलूंगा डिफरेंस क्या है, शूट टिप का डिफरेंस है ना। जो शूट टिप होता है वो हमारा डिफरेंस है, और इधर क्या बोला जा रहा है, इधर स्टेम का डिफरेंस है। अगर स्टेम की ग्रोथ की बात, स्टेम कौन सा होता है, जो तना होता है, उसकी ग्रोथ की बात की जाए तो उधर कौन सा हार्मोन काम कर रहा होता है, जिबेरलिन। और अगर मैं बात करूं शूट टिप कैसे ग्रो कर रही होती है उसका बात करूं तो वो कौन कर रहा होता है, ऑक्सीजन कर रहा होता है। तो ये दोनों में छोटी सी डिफरेंसेस है, याद रख लेना। अब बात आती है किसकी, साइटोकिनिन, केनाइन, ठीक है। साइटोकिनाइन एक और तरह का हार्मोन होता है जो प्रमोट करता है क्या, सेल डिवीजन। हमारे इधर भी दो तरह के होते हैं, मियोसिस और मिटोसिस, तुमने पढ़े होंगे। ऐसे प्लांट में अगर कोई है जो सेल डिवीजन के लिए काम करता है, सेल डिवीजन बेसिकली, अब ग्रोथ होगी तो सेल डिवीजन होगा ही होगा। जैसे तुम्हारे अंदर जब छोटे रहोगे एक ही सेल थे, फिर डिवीजन होते 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 अब पूरी बॉडी बन चुकी है। तो ऐसे साइटोकाइनिन होता है जो कि प्रमोट करता है सेल डिवीजन को, एंड इट इज नेचुरल देन दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसेंट्रेशन इन द। अब जाहिर सी बात है कहाँ पे प्रेजेंट होगा, खुद सोच के देखो। अगर एक प्लांट है, ये प्लांट मान लो, तो प्लांट ग्रो कहाँ से होता है, स्टेम से ग्रो होता है। अच्छा ये चीज मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, हमने पढ़ी थी किसमें, चैप्टर में पढ़ा था हमने, 3 पार्ट होते हैं, है ना। सबसे पहला पार्ट इंटरकैलरी पार्ट, और नीचे हमारा तीसरा पार्ट होता है, और जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वही ग्रो कर रहा होता है ना। सबसे ऊपर वाला पार्ट एपिकल टिश्यू बोल देते हैं उसे, अगर याद आ रहा हो तुम्हें, तो एपिकल टिश्यू क्या होता है, ग्रो होता है। फिर इंटरकैलरी ऊपर आ जाएगी, बेसिकली जो हमारा एपिकल पार्ट है वो धीरे धीरे नीचे चला जाएगा, मतलब प्लांट बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो तुम लोग, पता नहीं। अगर ये मेरा प्लांट है तो इसके 3 पार्ट होते हैं, एक सबसे ऊपर टॉप पार्ट, फिर एक मिडल पार्ट और एक सबसे नीचे वाला पार्ट। तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वही तो ग्रो कर रहा होगा। तो इसने भी वही बोला है, जो साइटोकिनिन होगा उधर ही, अगर ग्रो उधर हो रहा हो तो सेल डिवीजन भी उधर ही हो रहे होंगे। सेल डिवीजन हो रहे हो तो साइटोकिनिन का जो कंसंट्रेशन है ना, वो उस ग्रोथ वाले पार्ट पे होगा, ग्रोथ वाले पार्ट पे उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। जैसे इसने देखो लिखा है, साइटोकिनिन प्रमोट द सेल डिवीजन। पहली बात मैं थोड़ा सा
समझा देता हूँ। देखो लिखा है दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन द एरिया ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। जहां पे सेल डिवीजन बहुत ज्यादा चाहिए होगा उस एरिया पे साइटोकिनिन ज्यादा होंगे। सच है जैसे फ्रूट और सीड बनना होता है उधर भी सेल डिवीजन होना होता है, तब जाके फ्रूट और सीड मतलब फ्रूट पूरा बनता है, सीड पूरा बनता है, जो भी बोलो, तो साइटोकिनिन उस जगह पे होगा। तो साइटोकिनिन का एक बोलो फंक्शन क्या है, वो तो सेल डिवीजन ही है कि प्रमोट करता है सेल डिवीजन को। और कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जहाँ पे डिवीजन हो रहा होगा उधर ही प्रेजेंट होगा, उधर कंसंट्रेशन इसका ज्यादा होगा। बेसिकली एपिकल पार्ट पे जो एरियल पार्ट होता है, बाहर वाला पार्ट होता है जहाँ से प्लांट ग्रो हो रहा होगा, उस जगह पे साइटोकिनिन बहुत ज्यादा प्रेजेंट होगा। गिबरेलिन स्टेम पे, ऑक्सीन भी हमारा कहाँ पे, जो बोला शूट वाले पर टिप पे, शूट टिप पे बोल सकते हो, ठीक है। अब बात आती है दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन विच हेल्प इन प्रमोटिंग ग्रोथ। तो ये कुछ हार्मोन है, पहला दूसरा तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा हमने पढ़ लिया जो ग्रोथ करने के लिए हेल्प करते हैं। बट प्लांट ऑल्सो नीड सिग्नल टू स्टॉप ग्रोइंग। ऐसे हमारे दिमाग में भी होता है भाई, हमें भी तो पता होता है कि कब हमें नहीं पढ़ना, कब हमें पढ़ना है। ऐसे ही हमारे प्लांट में भी होता है कि भाई ग्रोथ होती जाए, ऐसे तो कभी रुकेगा ही नहीं, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। वो 50 साल तक कोई पेड़ है वो तो हमारी जो टॉप बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा से भी ऊपर हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होता। तो कोई ना कोई चीज तो होगा ना जो प्लांट में क्या कर रहा होगा, सिग्नल भेज रहा हो कि भाई रुक जा, अब ग्रो करना बंद कर दे। तो ऐसा कौन होता है भाई, एब्सिसिक एसिड होता है। ये एग्जांपल उसने बता दिया, हार्मोन विच इनहिबिटेड ग्रोथ, जो ग्रोथ को रोकता है। इट अफेक्ट इंक्लूडिंग द विल्टिंग ऑफ लीफ। तो विल्टिंग ऑफ लीफ मतलब जो पत्तियां होती है जो सड़ जाती है, टूट जाती हैं, तो ये भी कौन करवा रहा होता है, एब्सिसिक एसिड करवा रहा होता है। और यही प्लांट को बताता है कि भाई अब इतना ग्रो नहीं होना, इतना ही ग्रो हो चुके हो, बस इतना बहुत है, ठीक है। तो ये हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट था मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। इसके कुछ क्वेश्चन हैं, आप अटेम्प्ट करना। मैं क्वेश्चन आंसर टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शेयर करूंगा। तो टेलीग्राम का लिंक अगर तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसमें दोनों यार एडविक करके, एडविक क्लास 9th एंड 10th दोनों मैंने एक ग्रुप बना दिया है। बहुत कंफ्यूजन होता था दोनों में कंटेंट डालना, तो मैंने एक ग्रुप बना दिया। आप उधर जाके आराम से ज्वाइन हो जाओ, आपको पता चल जाएगा यार, आप पढ़ रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कौन सा चैप्टर किसका है, 9th का है कि 10th का है। तो उधर आप आराम से इजीली कर सकते हो और मुझसे भी पूछ सकते हो, मैं भी बता दूंगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उधर ही मिल रहे होंगे और जो पीडीएफ्स हैं ये भी उधर ही मिल रही होंगी टेलीग्राम्स पे आपको, ठीक है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। और लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, हार्मोन इन प्लांट पढ़ लिया हमने। अब पढ़ेंगे हम लोग हार्मोन इन एनिमल्स। हार्मोन इन एनिमल्स बहुत छोटा पार्ट है जो हम लोग जल्दी खत्म कर देंगे। बात आती है हाउ आर सच केमिकल्स एंड हार्मोनल मीन ऑफ इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट यूज इन एनिमल्स में कैसा होता है। व्हाट डू सम एनिमल्स, फॉर इंस्टेंस स्क्वायरल हो गया एक्सपीरियंस। अब स्क्वायरल के केस में क्या होगा, उसने बोला स्क्वायरल के केस में तुम देखते हो गाड़ी के सामने आ जाती है, अब उसके सामने क्या होगा, या तो वो क्या करे, मुझसे लड़ तो सकती नहीं है तो दूर ही भागेगी वो, है ना। तो देयर बॉडी हैव टू प्रिपेयर आइदर, या तो लड़ने के लिए या तो दूर भागने के लिए उसकी बॉडी को प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो बोथ आर दोनों कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी, ऐसा तो है नहीं कि तुरंत हो जाएगा। तो उसने बोल दिया यूज ऑफ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी भी चाहिए होगा और एक कंट्रोल वे में चाहिए होगा, है ना। तो मेनी डिफरेंट टिश्यू टाइप विल बी यूज्ड एंड देयर एक्टिविटी इंटीग्रेटेड टुगेदर विद द एक्शन। तो बहुत सारे टिश्यू क्या होते हैं, उन बोलो क्या उन एक्टिविटी के साथ कनेक्ट होते हैं और फिर हमें हेल्प करवा देते हैं ऐसी सिचुएशन को जल्दी से हैंडल करने के लिए। तो हाउएवर द टू अल्टरनेटिव एक्टिविटी जैसे फाइटिंग और रनिंग आर क्वाइट डिफरेंट, सो हियर इज अ सिचुएशन इन विच सम कॉमन प्रिपरेशन कैन बी यूजफुली मेड इन बॉडी। तो कुछ ऐसी चीजें होंगी ना जो मेरी सिचुएशन, जैसे मैं बोलता हूँ यार, जैसे वो हमने पढ़ा था कहीं ना कहीं इनवॉलंटरी एक्शन में, उसमें तुम्हें सोचना थोड़ी पड़ता है, तुरंत हो जाती है ना वो चीजें। तो वही चीज इधर है, सिचुएशन ऐसी आ गई और उसमें मैं सोच थोड़ी रहा हूँ, तो तुरंत अपना भाई भागूंगा ना, सामने से गाड़ी आ रही तो मैं तुरंत हट जाऊंगा, ये थोड़ी सोचूंगा मेरा दिमाग बोलेगा तब हटूंगा। तो कुछ ना कुछ चीजें होती है जो पहले से हमारे दिमाग में क्या होती है, स्टोर होती हैं और हमारे टिश्यू या बोलो मसल्स को क्या करती हैं, डायरेक्शन देती हैं और तुरंत हम लोग वो काम कर लेते हैं। तो वही इसने बोला है दीज प्रिपरेशन शुड बी आइडली मेक इट इजियर टू आइदर एक्टिविटी इन नियर फ्यूचर। तो जो भी हम लोग एक्टिविटी कर रहे होंगे उस चीज को करने के लिए हमारे दिमाग में पहले से ही आसानी कर देता है, थोड़ा सा ऐसा बोलो। हाउ वुड बी दिस अचीव, कैसे ये सारी चीजें होती है। तो इस वाले टॉपिक में बेसिकली वो लैंग्वेज बोल रहा था, जो हमें याद रखना है वो इस वाले टॉपिक में पढ़ना है, हमें जो पढ़ना है बेसिकली क्वेश्चन जहां से बनता है। तो इफ द बॉडी डिजाइन ऑफ द स्क्वायर रिलाई ऑन ओनली इलेक्ट्रिकल इंपल्स और बोलो नर्व सेल, द रेंज ऑफ टिश्यू इंस्ट्रक्शन टू प्रिपेयर फॉर कमिंग एक्टिविटी वुड बी लिमिटेड। अब जाहिर सी बात है, अगर मेरा जो स्क्वायरल के अंदर जो नर्व, पहली बात स्क्वायरल एक एनिमल है, उसमें नर्वस सिस्टम होगा, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम अगर वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स पे रिलाई कर जाए, कि भरोसा कर ले कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स के वजह से मैं सारी चीजें कर लूंगा, तो जाहिर ज्यादा जो उसकी टिश्यूज है रेंज ऑफ इंस्ट्रक्शन देने का वो प्रिपेयर करना पड़ेगा और उसकी लिमिटेशन लिमिटेड होगी, जाहिर ज्यादा वो एक्टिविटी लिमिटेड होगी। क्यों, हमने देखा था लिमिटेशन कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स की लिमिटेशन होती है, वो दोबारा से रीसेट करती है ट्रांसमिट करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं लिमिटेड होगी, किसके लिए, उस स्क्वायरल के लिए भी। तो ऑन द अदर हैंड क्या होगा, इफ द केमिकल सिग्नल वर बी सेंड, अगर केमिकल सिग्नल भेजता हूं तो मुझे पता है, मैंने देखा था उसी के जस्ट नीचे पढ़ा था मैंने, क्या केमिकल कम्युनिकेशन वो ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि पूरी बॉडी में डिफ्यूज हो जाता है। तो इधर भी वही बोला जा रहा है, इफ द केमिकल सिग्नल वर बी सेंडेड एज वेल इट वुड रीच ऑल द सेल ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड द वाइड रेंज ऑफ चेंजेस नीडेड। तो वो क्या करेगा, वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा और वाइड रेंज ऑफ चेंजेस जो जरूरी है बॉडी को वो कर देगा। तो दिस इज डन इन मेनी एनिमल। तो ऐसा ही बहुत सारे एनिमल में होता है, इवन इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग यूज हार्मोन कॉल। हमारे इधर भी ह्यूमन में भी क्या होता है, एक हार्मोन होता है जैसे हम लोग बोलते हैं एड्रेनालाइन, ठीक है, या थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकती है, एड्रेनालाइन
हम लोग बोलते हैं एड्रेनालाइन दैट सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रेनलन ग्लैंड। ठीक है, अभी ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होगा, तो उसने बोला है फिगर हम लोग 6.2 देखेंगे, 6.7 सॉरी, तो 6.7 हमारी ये फिगर है। तो इसमें हमने क्या देखा, ये रहा हमारा क्या होता है बेसिकली पेनक्रियास के जस्ट नीचे हमारा क्या होता है, पेनक्रियास के पीछे बोल सकते हो तुम, क्या होते हैं हमारे एंड्रेनल ग्लैंड होते हैं, एंड्रेनल ग्लैंड होते हैं जो कि एंड्रेलाइन हार्मोन रिलीज करते हैं जो हमें इस सिचुएशन को, स्केरी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हेल्प कर रहे होते हैं। और ये हार्मोन क्या करेंगे, पूरी बॉडी में फैल जाएंगे और हमारी पूरी बॉडी उस चीज के लिए एक्ट करेगी बहुत जल्दी से। तो ये हमने पहला क्या पढ़ लिया, हार्मोन पढ़ लिया जो हमारी ह्यूमन बॉडी में जरूरत है ना। तो क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले मैंने सर्कल कर दिया आपके लिए बहुत आसानी से, आप उसे समझ पाओगे। अच्छा, ये काम कैसे करता है, तो एंड्रेलाइन इज सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ब्लड में सिक्रेट हो जाता है, ब्लड में मिल जाता है, एंड कैरी टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और जो भी टारगेट ऑर्गन होगा या स्पेसिफिक टिश्यू होगी उस पर जाके वो एक्ट करेगा, चाहे वो हार्ट हो, चाहे कुछ भी हो। अब वो हार्ट पे जाके एक्ट करता है, तभी तुम्हारी वैसे सिचुएशन क्या होता है, हार्ट बहुत ज्यादा पंप होने लग जाता है। क्यों, क्योंकि वो जो एंड्रेलाइन ग्लैंड है वो जाके उधर एक्ट करता है, बोलता है बेटा स्केरी सिचुएशन है ये, और उस समय तुम्हारा हार्ट बहुत ज्यादा पंप करेगा। एज अ रिजल्ट क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, और रिजल्टिंग क्या होती है, मोर सप्लाई होने लग जाता है हमारे मसल्स को, और ब्लड टू डाइजेस्ट सिस्टम एंड स्किन टू रिड्यूस the blood to digestive system and skin is reduced due to contraction of the muscle around the small arteries in these organ and these diverted the blood। अब जो और जगह यूज हो रहा होगा ना ब्लड, वो भी क्या कर दिया जाएगा, डाइवर्ट कर दिया जाएगा। जो भी ब्लड हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रहा था या स्किन में जा रहा था, वो सारा चीज रिड्यूस करके कहाँ भेज दिया जाएगा, स्केलेटन मसल्स में भेज दिया जाएगा। और हमारी जो ब्रीथिंग रोड होगी वो भी तेज हो जाएगी बिकॉज द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द डायफ्रेम एंड रिब, जो रिब मसल्स होती है, क्योंकि हम लोग तेज तेज सांस लेने जाएंगे तभी हमारा हार्ट बहुत तेज होने जाएगा। तो बेसिकली पूरा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हम लोग सिचुएशन से बाहर हो पाते हैं और सिचुएशन के प्रिपेयर भी होते हैं, सिंपल अगर बोला जाए तो ऑल दिस रिस्पॉन्ड टुगेदर अनेबल द एनिमल बॉडी। अभी सारी चीजें जो रिस्पॉन्ड हो रही हैं इसी की वजह से हमारी एनिमल बॉडी रेडी हो पाती है उस सिचुएशन को डील करने के लिए। तो सच एनिमल हार्मोन आर द पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम का ये पार्ट होता है विच कंस्टिट्यूट द सेकंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन बॉडी। तो हमारा पहला क्या था, वो हमारा हमने पढ़ा था किसका, ब्रेन वाला, और दूसरा हमने देखा भाई ये दूसरा तरीका है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, हार्मोन वाला। ठीक है, एक न्यूरॉन वाला पढ़ लिया, एक हमने हार्मोन वाला पढ़ लिया। तो हार्मोन वाला दूसरा तरीका कम्युनिकेट करने का, पहला तरीका न्यूरॉन्स वाला कम्युनिकेट करने का तरीका। तो मैंने इधर लिख भी दिया हाउ एंड्रेलिन, बेसिकली पूरी कहानी है, तुम इसमें कंक्लूजन निकाल सकते हो। मुझे कुछ कंक्लूजन इधर दिख नहीं रहा था तो मैंने सोचा मैं बस ये बता दूं कि हाँ मुझे इधर क्या पता चल रहा है, हाउ एंड्रेलाइन फंक्शन, एंड्रेलाइन जो हमारा हार्मोन है वो कैसे फंक्शन करता है। मैं उधर क्या बोलना चाहता हूँ मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा आपको कि इस पैराग्राफ से मुझे यही पता चलता है कि एंड्रेलाइन कैसे फंक्शन करता है। तो मैंने इधर साइड में आपके लिए दे दिया है। अब बहुत सारे हमारे हार्मोन हैं, कैसे देखते हैं ये भी देखते हैं, फिर खत्म करते हैं। तो रिमेंबर द प्लांट हार्मोन हमारा कंट्रोल करता है डायरेक्शनल मूवमेंट को। व्हाट फंक्शन एनिमल में क्या करता है, छोड़ दो। अब इधर एक चीज उसने बताई है, क्या चीज, लास्ट में मैं बोलूंगा। इधर लास्ट में क्या है, इट बिकम द एविडेंट दैट इवन इन एनिमल बॉडी ग्रोथ हैपन इन अ केयरफुली कंट्रोल प्लेसेस। प्लांट विल ग्रो लीव इन मेनी प्लेसेस ऑन द बॉडी, फॉर एग्जाम्पल बट वी डू नॉट ग्रो फिंगर। हमारे ऐसा नहीं होता कि फिंगर हमारी पूरी कहीं भी फेस से निकल आ रही है, हाँ इधर आर्म से निकल आ रही है, ऐसा नहीं होता। तो डिजाइन ऑफ द बॉडी इज केयरफुली मेंटेन किया जाता है। इवन ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, जब बच्चों का ग्रोथ हो रहा होता है तो कोई ना कोई चीज़ है जो बहुत अच्छे से हमें कंट्रोल कर रही होगी और ग्रोथ करवा रही होगी। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं अभी पता चल जाएगा और जल्दी से चैप्टर खत्म होने वाला है हमारा। तो हमारे कुछ ग्लैंड हैं, सारे किसके पार्ट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के सिस्टम के पार्ट होते हैं। ये हमारा मेल का है सारा और ये हमारा फीमेल का है। फीमेल और मेल में सिर्फ एक ही अंतर होता है, हमारे मेल में क्या होता है, टेस्टिस होता है, वही अगर फीमेल की बात करें तो वो क्या होता है, ओवरी होता है। और सारा देखो हाइपोथैलेमस फीमेल में भी होता है, पिट्यूटरी हो गया, थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, थाइमस हो गया, पैंक्रियाज हो गया, एड्रेनलिन हो गया, पिनियल ग्लैंड हो गया, सारे हमारे जो हमारे मतलब मेल में भी है और फीमेल में भी है। तो बस अंतर किसका होता है, टेस्टिस और ओवरी का। अगर ये दोनों चेंज नहीं होते तो दोनों सेम ही होते हैं, है ना। तो बात आती है इनका काम क्या होता है, तो मैंने इधर थोड़ा सा हाईलाइट कर रखा है, आप इससे पढ़ भी सकते हो, मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ। तो बात आती है थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तुमने कहीं ना कहीं इसमें देखो बताया हुआ है, कहीं ना कहीं पैकेट में भी लिखा रहता है आयोडाइज सॉल्ट रिच इन एनरिच विद आयोडीन, है ना। डाइट में आयोडीन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। तो आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड टू मेक द थायरोक्सिन हार्मोन एंड थायरोक्सिन रेगुलेट, देखो उसने लिखा है क्या काम करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को रेगुलेट करता है, प्रोटीन को रेगुलेट करता है, इवन फैट को भी, और मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी को भी, मेटाबॉलिज्म फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी एंड सो एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस ऑफ द ग्रोथ। उसी की वजह से अच्छी बैलेंस ऑफ ग्रोथ हो पाती है। तो लाइन जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है, हाईलाइट करके आपको याद ही होनी चाहिए, याद रख लेना। फिर एसेंशियल, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। अब जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है उसे प्रिपेयर करने के लिए भी आयोडीन चाहिए होती है। इसलिए अगर आयोडीन की कमी हो गई तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं होगा, थायरोक्सिन हार्मोन नहीं होगा तो तुम्हें एक बीमारी हो जाएगी। देखो उसने लिख दिया आयोडीन नहीं होगी तो उसकी वजह से वी माइट सफर फ्रॉम गाइटो। अभी गाइटो क्या होता है, गला फूल जाता है। और गला क्यों फूलेगा, तो तुम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो देखो कहाँ पे है ये हमारा थायराइड ग्लैंड, कहाँ, गले के पास में है। तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं रिलीज होता तो ये थायराइड ग्लैंड क्या होगा, स्वेल हो जाएगा। तो इसलिए तुम देखोगे, देखो लिखा है द सिम्टम इज स्वेलन नेक। तो कभी कभी तुमने देख, बहुत कॉमन बीमारी तो बोलोगे नहीं पर दिख जाती हैं, ठीक है। पोजीशन क्यों, मैंने बता दी, पोजीशन जाहिर सी बात है, गले में हमारा थायराइड ग्लैंड होता है तो थायरोक्सिन जो हमारा गाइटर होता है वो भी गले के जरिए हमें इफेक्ट दिखाता है।
तो देख लिया एक इंपॉर्टेंट, बस एक हार्मोन अगर सही से रिलीज नहीं हो रहा तो तुम्हें बीमारी हो जा रही है। और देखो सम टाइम वी कम अक्रॉस द पीपल आइदर जो छोटे होते हैं या कुछ देख तो कुछ ज़्यादा ही बड़े हो जाते हैं ना, तो ऐसा क्यों होता है? तो ग्रोथ हार्मोन किसी में ज़्यादा रिलीज हो जाता है, किसी में कम रिलीज होता है। जिसमें कम रिलीज होगा वो क्या हो जाएगा? उसमें डार्फिज्म आ जाएगा, और जिसमें ज़्यादा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो भाई एक्सट्रीमली टॉल जाइंट हो जाएगा। तो इसमें वही बोला है ग्रोथ हार्मोन इज वन ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी। जो हमारा पिट्यूटरी कहाँ पे है? ये हमारे दिमाग के इधर होता है ना, दिमाग के इधर देखोगे पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रहा होता है। एज इट नेम इंडिकेट ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट द ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ हमारी बॉडी। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन अच्छे से नहीं निकल रहा होगा तो तुम्हारी बॉडी अच्छे से ग्रो ही नहीं कर पाएगी। तो इफ देयर इज अ डिफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन इन चाइल्डहुड, तो क्या होगा? तुम्हें भाई हाइट छोटी रह जाती है किसी किसी की, तो किस लिए होता है? क्योंकि हार्मोन की कमी हो जाती है हमारे बचपन में। फिर बात आती है किसकी? देखो एक और हार्मोन पता चल गया इंपॉर्टेंस। अब यू मस्ट नोटिस दिस, बहुत सारे ड्रामेटिक चेंजेस आते हैं हमारे अपीयरेंस में एज वेल एज हमारे फ्रेंड में। हम जो जब 12 से 13 साल में पहुंचते हैं तो पिविट्री होती है ना, हमने पढ़ा था उसमें। तो क्यों हो पाता है? क्योंकि टेस्ट्रोजन मेल में एक हार्मोन रिलीज होने लगता है और ऑस्ट्रोजन फीमेल में एक हार्मोन सिक्रेट होने लगता है। इसी की वजह से हमारी बॉडी में चेंजेस आने लग जाते हैं, दाढ़ी आने लग जाती है, मूछें आने लग जाती है ना, हमारी मसल बिल्ड होने जाती है मेल में, वॉइस चेंज होने लग जाता है, ये सारा तुमने देखा होगा। वही फीमेल में ब्रेस्ट होने लग जाता है, थाई हिप्स थोड़ी मोटी होने लग जाती है, ये सब चेंजेस आने लग जाते हैं किसमें? फीमेल में, है ना। और फिर उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी हमारा बोलो फीमेल में कब स्टार्ट होता है? वही 12 से 13 साल 14 साल जो बोलो स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि इस एक हार्मोन की वजह से, और ये एक हार्मोन रिलीज ना हो तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो फीमेल में भी इंपॉर्टेंट है और मेल में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी एक हार्मोन की वजह से वो मेल है और इसी एक हार्मोन की वजह से वो फीमेल है। अगर यही दोनों हार्मोन ही गायब हो गए तो वो ना मेल कहलाएगा ना फीमेल कहलाएगा। सिंपल से लॉजिक अगर समझना चाहो तो ऐसा कुछ है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट हमारा क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन कौन, ये हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है? पेंक्रियाज प्रोड्यूस करता है, और हमारा ब्लड शुगर जो लेवल है ना वो रेगुलेट करता है। तुम देखते हो ना डायबिटीज हो गया भैया, डायबिटीज मतलब क्या होता है? ब्लड में शुगर में बोलो ब्लड में शुगर की लेवल बढ़ जाना, उसी को हम लोग डायबिटीज बोल देते हैं। तो अगर इंसुलिन तुम्हारा पेंक्रियाज सही से नहीं बना रहा होगा तो तुम्हें डायबिटीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। तो इसलिए बोला है इफ इट इज नॉट सिक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट द शुगर लेवल ऑफ ब्लड क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा और हार्मफुल इफेक्ट हो जाएगा, तो डायबिटीज हो जाएगा। देखो उसने बताया हुआ है डायबिटीज, है ना। तो हमने देख लिया हार्मोनल डिसऑर्डर, गाइटो, डाफिज्म और बोलो डायबिटीज, सारे हो पाते हैं। फिर एक और डू यू नो में एक चीज पढ़ना हमें जरूरी है। हाइपोथैलेमस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिलीजिंग द मेनी हार्मोन। व्हेन द लेवल ऑफ हार्मोन ग्रोथ इज लो तो हाइपोथैलेमस रिलीज द ग्रोथ हार्मोन। अब जब ग्रोथ हार्मोन का अगर लेवल कम होगा तो हाइपोथैलेमस उस हार्मोन को रिलीज करने के लिए बोल देगा और स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भाई उस हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन रिलीज करो। बेसिकली तो इधर बोला क्या गया है, अब मान लो कोई हार्मोन कम निकल रहा है, ग्रोथ हार्मोन कम निकल रहा है, तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को याद दिलाएगा भाई साहब तुमने ग्रोथ हार्मोन निकाला नहीं, इसकी वजह से ग्रोथ कम हो जा रही है। तो हाइपोथैलेमस ये रोल प्ले कर रहा होता है। मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। अब फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? इट इज सो इंपॉर्टेंट द ह्यूमन हार्मोन शुड बी सिक्रेटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटी, वी नीड अ मैकेनिज्म थ्रू विच दिस इज डन। तो द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज एंड रेगुलेटेड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म। तो फीडबैक मैकेनिज्म बेसिकली ऐसा कुछ कि मैंने जैसे मेरे ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा होने लग गया तो इंसुलिन प्रोड्यूस ज़्यादा होने लग जाएगा। क्यों? उस शुगर लेवल को कम करने के लिए। अगर मेरा जो मैंने एक और देखा ग्रोथ हार्मोन कम होने लग जाएगा तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने लग जाएगा। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म है कि उसने बताया कि मेरे में कमी है तो वो चीज़ आने लग जाती है, दूसरे ने बताया कमी है वो चीज़ रिलीज होने लग जाती है। ऐसा कुछ बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल उसने बताया इफ द शुगर लेवल ऑफ ब्लड इज राइज दे डिटेक्ट बाय द सेल ऑफ पेंक्रियाज की सेल उसे डिटेक्ट कर लेंगी और वो क्या करने लग जाएंगी? ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करने लग जाएंगी और फिर शुगर लेवल फॉल हो जाएगा। इंसुलिन जब शुगर लेवल फॉल हो जाएगा तो इंसुलिन भी कम निकलेगा। फिर हमारी लास्ट एक्टिविटी है इस चैप्टर की, जो हमारा चैप्टर इसके बाद खत्म है। मैंने इधर आपके लिए फिल कर दिया है, आप भी फिल कर सकते हो, पेंसिल से फिल करना कोशिश करना। ग्रोथ हार्मोन का उसने बता ही दिया है। फिर थायराइड ग्लैंड में क्या होता है? थायरोक्सिन हार्मोन होता है जो हमारा ग्रोथ की बॉडी को मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर रहा होता है, वो लोग रेगुलेट कर रहा होता है। इंसुलिन हमारा पेंक्रियाज से निकलता है जो ब्लड शुगर लेवल को करता है। टेस्ट्रोजन हमारा टेस्टिस से निकलता है जो कंट्रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला। एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन ओवरी जो फीमेल सेक्स वाला होता है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमारा होता है। एंड्रल ग्लैंड से निकलता है, प्रिपेयर करता है इमरजेंसी सिचुएशन को। रिलीजिंग ऑफ हार्मोन करता है हाइपोथैलेमस बोलता है बेटा अब तुम्हारा काम आ चुका है, तुम रिलीज नहीं कर रहे हो तो स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस बोलता है पिट्यूटरी ग्लैंड को भाई ग्रोथ हार्मोन निकालो क्योंकि दिक्कत हो रही है ग्रोथ में, ठीक है। तो ये कुछ टाइप थे, उसके फंक्शन थे, ग्लैंड कौन कौन से थे वो हमें याद रखने पड़ेंगे, कहाँ कहाँ पे होता है। एक बार थोड़ा सा तुम्हें ये फिगर भी याद रखनी पड़ेगी। फिर मैंने इधर देखो पैराथायरॉइड ग्लैंड का उसने बताया नहीं है तो मैंने बता दिया इधर। वो क्या रिलीज कर रहा है? पैरा हार्मोन रिलीज कर रहा होता है जो क्या कंट्रोल करता है? वो हमारे कैल्शियम हमारी बॉडी में कितनी है उस चीज़ को बोलो क्या कर रहा होता है? कंट्रोल कर रहा होता है। ये चीज़ तुम्हें एक्स्ट्रा मैंने बता दी है, इधर नहीं दे रखी थी इसलिए मैंने लिख दी है। तो ये पूरा था यह चैप्टर। अब इसके जो टॉपिक्स होंगे बोलो क्वेश्चन आंसर होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो कब डिस्कस होने होंगे वो डिस्कस हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर डिस्कस नहीं होंगे तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अगर ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, बताना भैया ऐसे ऐसे पढ़ा रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो तो जरूर बता देना, ठीक है। वरना मैं जिस टॉपिक पे चाहूँगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। चलो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।